हेलो हाय गुड इवनिंग टू सॉरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन गुड मॉर्निंग सुप्रभात गुड मॉर्निंग टू एवरीवन चल रहा है राम राम सारियानो yesterday you told left and right hand looking हाँ जी सर गुड मॉर्निंग बुक में भी वही लिखा है सर इलन गाई वेडन गाई यस सर गुड मॉर्निंग सुप्रभात हाँ जी सर बढ़िया सब कैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है ना सर अपन ने तो बुक सेंट्रिक पढ़ाया था सर समझे आई गेस बुक सेंट्रिक तो ज़्यादा यस सर गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप लोगों ने 75 डे हार्ड चैलेंज चालू किया कि नहीं किया पढ़ाई में सर लोग कर रहे हैं तो पढ़ाई में शुरू करो आप लोग 75 डे हार्ड चैलेंज अरे क्या बात है सर हाँ दिस मेड माय डे सर मेरे को भेजो सर फोटो भी शेयर करो सर मैं भी स्क्रीनशॉट तो ले लाऊँ उसका क्या बात है सर कहाँ का है सर फ्यूचर चिल्ड्रन वर्षा दी के अच्छा वर्षा के डॉक्टर और सर हैं अच्छा अच्छा वर्षा के हैं ओके ओके शी यूज्ड टू अटेंड द क्लासेस आई रिकॉल्ड ओके चलिए वेरी गुड टीवी पे अब तो यूट्यूब टीवी पे देखते हैं ये किसी ने कोई गांव का भेजा था आई नॉट एबल टू रिकॉल बट देयर वाज दिस वीडियो जहां कुछ बच्चे बैठे हुए गांव में मतलब कहीं प्रीमाइसेस में एंड दे आर वाचिंग सम वीडियोस तो ऑनलाइन एजुकेशन यार कुछ चीजें तो बदली है सर तो ऑनलाइन एजुकेशन हैज लाइक नो हमारी आउटरीच बहुत बढ़ा दी है आउटरीच बढ़ाने का मतलब ये है कि मतलब हम जो पढ़ाना चाहते हैं हम जो रीच आउट करना चाहते हैं वो काफी फर्क पड़ गया सर तो इट फील्स गुड एज वेल सर अच्छा लगता है नहीं आप रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव साथ में करो क्योंकि अभी एंशिएंट इंडिया खत्म होने आया है विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द मिडिवल इंडिया वेरी सून मतलब है ना शुरू कर ही रहे हैं अभी कल्चरल पार्ट थोड़ा बाकी है एंड आई गेस फिर रिकॉर्डेड देख लीजिएगा हाँ जी सुप्रभात चलो गुड मॉर्निंग चलिए शुरू करें अपन क्लास को एंड अपन बढ़ते हैं आगे कहाँ पहुंचे थे इट माइट बी द लास्ट क्लास फॉर अटेंडिंग लाइव कोई बात नहीं रिकॉर्डेड देखना और जैसे भी तैयारी करो सर समझो सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है कोई दिक्कत नहीं आपने डायरेक्शन ले लिया है उसके ऊपर भरोसा रखो देखिए ये पूरी लाइफ की जर्नी ऐसी रही समझे नहीं समझे आपको एक फेज में सब लोग मिलेंगे और एक फेज के बाद वो चले जाएंगे आपको चलते जाना है सब अपनी पेस पे अपनी गति पे चल रहे हैं समझे नहीं समझे ये यूपीएससी को या स्टडीज को लेकर नहीं है दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट लाइफ सर ओके और समटाइम यू विल बी क्लोज टू पीपल जैसे आप यहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे तो यू बी वेरी क्लोज ओके वही मैं देख रहा था वो शैलेश लोढ़ा जी है तो तारक मेहता पे जिन्होंने तारक मेहता का रोल प्ले किया वो बता रहे थे कि जब काम के समय पे होते तो बहुत निकट होते हैं हम लोगों से है ना सो वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर उनका ललक टॉपिक हुआ था तो उसमें बता रहे थे कि जब शो कर रहे थे तो उनके जितने भी सह कलाकार थे मतलब आर्टिस्ट थे उनके साथ बहुत क्लोज अब ऐसा हुआ कि जैसे शो खत्म हुआ वो अलग रास्ते के ऊपर गए तारक मेहता अलग रास्ते के ऊपर गए एंड देन नाउ वी विल सी कि टच नहीं रहता और ये सबके साथ होता है वो बात मेरे को बहुत छू गई क्योंकि एक दौर ऐसा भी था जहाँ मैं जब पहले कहीं और काम कर रहा था या बाकी सारे वर्क और प्रोफेशन में था फैमिली के साथ थोड़ा बहुत बिजनेस में था आई यूज्ड टू बी डेली टच है ना समझे अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब महीनों महीनों तक बात नहीं हो रही सर मेरे को लग रहा है कि यार इनके साथ सुबह शाम चाय गप्पा मस्ती भजिया खाना ये करना वो करना बातें करना धंधा कैसे ये करना फलाना कॉलेज में भी यही था ना आपके दोस्त हुआ करते थे कॉलेज में आप सुबह शाम है ना रूम पार्टनर्स कॉलेज में जो हॉस्टल फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप इधर उधर की बकैती कर रहे हो दुनियादारी दिख रहे हो ये और अचानक एकदम साफ सुपड़ा साफ सर है ना समझे एकदम खत्म फिर आप आगे नेक्स्ट फेज में तो ये यूपीएससी भी यही है सर समझे नहीं समझे तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट दिस ओनली हाउ मेनी डेज मिडिवल पार्ट विल टेक वो नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा शिवाय चलिए सर ओके तो हम चलते हैं आगे और हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे पीरियड बिटवीन द अर्ली मिडिवल इंडिया ओके तो हमने जब पढ़ना शुरू किया था अर्ली मिडिवल इंडिया को तो वी हैड डिवाइडेड अर्ली मिडिवल इंडिया into 3 phases right है ना समझे so with respect to the 3 phases of early medieval India we had discussed about the period between I would say 600 to 750 सर ना उसके बाद हमने देखने की कोशिश की थी 750 to 1000 एंड फाइनली हमने आज शुरू करना है 1000 से लेकर 1200 तक का पीरियड सर ओके एक्चुअली इसको मिडिवल के साथ ही लिंक अप किया जा सकता है पर मैं थोड़ा बहुत राजपूत पीरियड के बारे में आज ही पढ़ा देता हूं क्योंकि अल्टीमेटली उसके बाद इसका क्रक्स निकाल लेंगे खैर क्रक्स तो हमने निकाला हुआ है अच्छी तरह से इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत देखनी है कि किस तरह से इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस रहा है आप ज्यादातर किताबें देखोगे ना जैसे उपिंदर सिंह की किताब है या ये रणबीर चक्रवर्ती साहब की किताब है उसमें क्रक्स दिया होता है सर क्रक्स का मतलब ये है कि ओवरऑल ये 1200 साल या 600 साल का पीरियड को उन्होंने कंबाइन करके पैराग्राफ फॉर्मेट में दे दिया होता है सर ओके बट देन द इशू इज दैट कि हमको बिकॉज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो और मैक्रो दोनों आता है तो मैं मैक्रो पोर्शन है वो भी आपको पढ़ा रहा हूं और माइक्रो पोर्शन भी पढ़ा रहा हूं सर समझे ठीक है समझे सो वी विल बी डूइंग बोथ दिस थिंग्स ओके हम इसके ऊपर मैक्रो लेवल के ऊपर भी जाएंगे और माइक्रो लेवल के इसके लिए हमने इंडिविजुअल डायनेस्टीज को भी पढ़ा हमने जैसे 600 to 750 के बीच में हर्षा को पढ़ा हमने समझने की कोशिश की कि पल्लवा का कैसे डेवलपमेंट हुआ हमने ये भी देखा कि कैसे चालुक्य डायनेस्टी का ओरिजिन होता है सर ठीक है ना 750 to 1000 के अंतर्गत हमने कनौज की इंपॉर्टेंस के बारे में देखने की कोशिश की और हमने ट्रायंगल स्ट्रगल देखी कि कैसे गुर्जर प्रतिहार पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट का इमर्जेंस हो रहा है सर ठीक है इस दौर के ट्रांजिशन के अंदर 1000 तक आते साउथ इंडिया के अंदर इंपीरियल चोलास के बारे में भी हमने समझने की कोशिश की सर ठीक है समझे अब आप देखिए कि व्हेन दिस अर्ली मिडिवल ट्रांजिशन पीरियड इज टेकिंग प्लेस कंटेम्परेरी टू दैट वी विल आल्सो सी कि इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे हैं सर ठीक है ये फॉरेन इन्वेजन्स तीन पीरियड में आपको या इस दौर में तीन ट्रांजिशन जोन में मिलेंगे सर ओके तो समवेयर बिफोर 750 712 के आसपास अरब इन्वेजन ऑफ सिंध होता है सर ठीक है समझे एंड अरब्स हैड एंटर्ड इंडिया अरब्स का आक्रमण हुआ और उसके बाद फिर भारतीय इतिहास में गुर्जर प्रतिहार उसके सामने उसका प्रतिरोध करेंगे सर ठीक है ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1000 तक आते हमें पता चलता है कि गजनी का इन्वेजन हुआ सर समझे और 1000 के बाद करीबन 1170s और 1190s के ट्रांजिशन तक आ जाते घोरी का इन्वेजन हुआ सर ठीक है समझे तो हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई पीछे बैकग्राउंड के अंदर और भी रीजनल डायनेस्टीज का क्रिएशन हो रहा है साइमल्टेनियसली अर्ली मिडिवल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग देखेंगे तो 1000 से 1200 तक के पीरियड में इंपीरियल चोलास का इमर्जेंस हुआ पर इंपीरियल चोलास आप समझने की कोशिश करिए कि ये फॉरेन इन्वेजन को रिपेल नहीं करेंगे सर ओके क्योंकि दे वर डाउन साउथ इनफैक्ट गजनी जब आया तब राजेंद्र रूल कर रहा था अगर आपको पता ना हो तो सर ओके राजेंद्र द चोला राजेंद्र ओके समझे ही वाज द पर्सन हु वाज रूलिंग इन द डेक्कन एंड द साउदर्न पार्ट बट गजनी तो गुजरात तक आया था गुजरात से आगे तो गया नहीं सर ना सेंट्रल इंडिया में गया सो
दैट इज वन ऑफ द रीजंस विल कम टू नो कि इवन व्हेन राजेंद्र वाज रूलिंग, ओके ना, द गजनवी इन्वेजन हैड टेकन प्लेस, ओके। गुर्जर प्रतिहार जब रूल कर रहे थे तब अरबों का आक्रमण हुआ था, और उसके बाद 1000 से लेके 1200 तक का जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस पीरियड के अंदर हमें ये भी पता चल रहा है कि राजपूत डायनेस्टीज का इमर्जेंस होगा, ठीक है ना, समझे। ये राजपूत डायनेस्टीज वी हैड डिस्कस्ड इन हिस्ट्री कि जब गुर्जर प्रतिहारों का डिक्लाइन हो रहा था, उनमें से ही कुछ-कुछ ही राजपूत डायनेस्टी शासक के रूप में या रूलर्स के रूप में इमर्ज हो के आएगी, समझे। तो हम बेसिकली अब सबसे लास्ट फेज में जा रहे हैं, ओरिजिन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक आध बार सवाल आ चुका है कि राजपूत डायनेस्टीज का ग्रोथ बता दीजिए, ये कौन थे, ये कहाँ से आए थे। बाकी इनके ऊपर माइक्रो लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब सोलंकी के ऊपर से नहीं आएगा, या आप पकड़ने की कोशिश करिए वी विल फाइंड कि परमार के ऊपर से नहीं आएगा, चंदेल वंश के ऊपर से नहीं आएगा, गढ़वाल हुआ करते थे। तो बेसिकली जो मैंने 5 उत्तर भारत के राजपूत डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस किया था, जैसे चौहान डायनेस्टी है, तोमर है, तो वो सबके सब मेन हमारे लिए थीमेटिकली इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना। पीटी में वहां से बहुत सारा सवाल आता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट जो क्वेश्चन आ रहा है वो राजपूत डायनेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, और दूसरा आपको जो सवाल आता है वो ये आता है कि भाई व्हाई द इंडियन रूलर्स लॉस्ट अगेंस्ट दिस फॉरेन इन्वेजन, ओके। उसमें गजनी और गुरी के बीच में 150 साल का अंतर था, मतलब आप पकड़ने की कोशिश करिए तो ये 1020 के दशक में सबसे ज्यादा अटैक किया भारत में सर, ओके। और इसने 770 से फिर से रिवाइव करना शुरू किया, मतलब 1178 में ये आया था सबसे पहली बार केरला में ये माउंट आबू के पास लड़ाई होती है नैका देवी के साथ, है ना। तो अभी डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन एज वेल कि गुजरात में जब आए सोलंकी के सामने लड़ाई की, और उसके बाद ये घुरी की पराजय होती है, ओके। तो हमें ये कहानी समझ में आनी चाहिए कि कैसे ये डायनेस्टीज निकल के आई है, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है, एंड वी विल सी कि राजपूत का जो ग्रोथ है या ओरिजिन कहां से निकल के आया, ठीक है, समझे। तो क्योंकि ये सबसे लास्ट फेज है अर्ली इंडिया की, उसके बाद तो फिर घुरी इन्वेजन हुए, और घुरी इन्वेजन होने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम भारतीय इतिहास के अंदर बहुत बड़ा चेंज हुआ, क्योंकि तुर्किश रूलर्स की शुरुआत हो जाएगी, समझे। तो हम अब लास्ट फेज में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। आई लोड द पीडीएफ एज वेल, समझे। तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, और 1000 के बाद वाले पीरियड में, क्योंकि 14 जो राजपूत डायनेस्टीज कंटेम्पररी हुआ करते थे, आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए सर, ओके। क्योंकि 14 करीबन 12-13 सेंचुरी तक सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट 14 के डिक्लाइन के बाद साउथ इंडिया में बहुत बड़ा चेंज हुआ सर, ओके। आप समझने की कोशिश करिए व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, और जब हम लोग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्या कह सकते हैं कि जब टाइम एंड स्पेस डायमेंशन देखेंगे, तो हमें 14 का जो पीरियड है ना वो करीबन 13 सेंचुरी तक, मतलब 1200 के बाद डिक्लाइन में हुए सर, ठीक है। और जब इंपीरियल 14 रूल कर रहे थे ना सर, है ना, साउथ इंडिया में पेनिनसुला के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब गजनवी इन्वेजन शुरू हो चुका था सर, ठीक है ना। गजनी बाय दैट टाइम हैड लूटेड सोमनाथ। इनफैक्ट सोमनाथ के ऊपर जब आक्रमण हुआ 1025-26 में, तब राजेंद्र ही रूल कर रहे थे, क्योंकि राजेंद्र का टाइम पीरियड ही अगर आप समझिए तो 1014 से लेके 1044 तक था सर, ओके। सो इन बिटवीन दिस गजनवी इन्वेजन हैड टेकन प्लेस, ओके। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली विल सी कि राजा भोज आपको देखने को मिलेंगे सर, है ना, जो बेसिकली परमार डायनेस्टी से प्रोमिनेंट रूलर्स थे। और यहाँ विल सी कि शाही डायनेस्टीज हुआ करती थी, हिंदू शाही कहते हैं। ये हिंदू शाही डायनेस्टी को खत्म करके गजनी ने भारत में एंटर किया था सर, ओके। तो जयपाल, आनंदपाल जैसे राजा आपको मिल जाते हैं सर, है ना, समझे। और ये गजनी ही था जो कन्नौज तक भी गया, और कन्नौज में जाके ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने कन्नौज के शासकों को उठा दिया सर, ठीक है ना, समझे। तो कन्नौज के अंदर विल सी कि ये मोखारीज हुआ करते थे, ये मोखारीज की भी पूरी बजाई जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वहां का जो आखिर का राजा था विद रिस्पेक्ट टू गुर्जर प्रतिहार, ये गुर्जर प्रतिहार को भी खत्म करेगा। मैंने आपको बताया था गुर्जर प्रतिहार में एक राजा हुआ करता था राज्यपाल। ये राज्यपाल मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट के रूप में पहचानते हैं, और गजनी ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया 1118 में, तो ये भाग गया वहां से सर, ओके। तो उसके भागने के कारण इसी के ही सामंत ने इसको मारा सर, है ना, समझे। तो चंदेल वंश के विद्याधर करके एक राजा हुआ करते थे, जो उसके सामंत हुआ करते थे। वो कहता है कि ऐसा कैसा राजा बनेगा रे तू, है ना, समझे। क्योंकि सामंतवाद और सामंत चक्र के ऊपर हमने पढ़ लिया ना सर, ठीक है। देखिए पॉलिटी आपकी सेम रहेगी सर, है ना, समझे, समझे। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो पॉलिटी तो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी है सर, ओके। यूनिटी का अभाव हमको देखने को मिलता है 750 टू 1000 की फीचर्स हमने पढ़ ली है सर। तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन द फीचर्स। तो आपको उसकी ट्रांजिशन तो पता ही होनी चाहिए कि क्या-क्या चीजें हो रही थी सर, है ना, समझे। तो उसके साथ हम लोग कोरिलेट कर देंगे सर, है ना, अंडरस्टूड द पार्ट, ओके। तो हमें मूल तरह से राजपूत की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीजें याद रखनी है, और उनकी हिस्टोरिकल सेंस हमको क्या देखनी है सर, ठीक है, समझे। दूसरी चीज हमको इस दौर के अंदर की जो कंटेक्स्ट देखनी है वो है बेसिकली कल्चरल इंपॉर्टेंस। कल्चरल इंपॉर्टेंस को हम लोग आगे क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे, विल ट्राई टू कवर द कल्चरल इंपॉर्टेंस एज़ वेल, ओके। इनफैक्ट गजनी से लेके जब घुरी का आक्रमण हुआ ना सर, ओके, तभी भी इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, रीजनल डायनेस्टीज आपकी चेंज हो रही थी। मतलब जैसे गजनी का इन्वेजन हुआ तो 14 रूल कर रहे थे सर, ओके। एंड देन विल सी कि व्हेन द घुरी इन्वेजन टुक प्लेस, है ना, घुरी कब आया, पहली बार 1178 में आया सर, ओके। तो 1178 में उसको गुजरात में मार पड़ गई सर, उसके बाद उसने रास्ता बदल दिया, पंजाब की तरफ गया सर, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू चेंज हिज वे एंड देन नॉट टू अटैक ओवर गुजरात। एक्चुअली उसको सोमनाथ को रिवाइव करना था, मतलब उसको ऐसा था कि गजनी करके गया तो मैं भी सोमनाथ के ऊपर फिर से आऊंगा, पर रास्ते में अरवली की पहाड़ियों में सर, है ना, गलियां तेरी गलियां हो गई सर, ओके। तो देन वो गली गली छू करके निकल गया वहां से सर, ओके। तो देन ही डिसाइडेड टू अटैक ओवर पंजाब एंड टेक पंजाब एज कंसोलिडेशन। अब घास का ट्रेडिशनली बोल रहा है कि भाई पंजाब उनके बैकयार्ड के रूप में है, और पंजाब के थ्रू वो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के ऊपर आते थे सर, ओके। अब्दाली की भी लड़ाई इसके कारण तो हुई है सर, भाई अब्दाली इन्वेडेड ओवर दिल्ली, तो इट वाज मराठास हु टुक ओवर पंजाब फ्रॉम देम। मराठास ने कहा कि भाई पंजाब का है तुम्हारा, तो घास करेगा कि ये तो सदियों से हमारा रहा है। आफ्टर गजनीज एंड घुरी इन्वेजन, तो के बीच में रणजीत सिंह का एक दौर आया जब पंजाब इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब इंडिक हो गया था, इंडिया सेंट्रिक हो गया था, बट देन इट कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड्स, ओके। तो हुआ क्या कि जब घुरी का इन्वेजन हुआ ना सर, ओके, तो उस दौर के अंदर तो पंजाब में तो बहुत बड़ा वैक्यूम है सर, ठीक है। गुजरात में इसकी मार पड़ गई थी, एंड देन विल सी कि चौहान डायनेस्टी आपको ऊपर रूल करती हुई दिख जाएगी, आपको परमार डायनेस्टी मिल जाएगी सर, है ना, आपको चंदेल वंश देखने को मिलता रहता है। ये 3-4 प्रोमिनेंट डायनेस्टीज थी। यहाँ गुजरात में ये गुजरात में सोलंकी थे, बंगाल के अंदर आपको सेना डायनेस्टी आपको मिलती है सर, ठीक है। नीचे साउथ इंडिया में देखोगे तो आपको यादव वंश देखने को मिलता है सर, ठीक है ना। चोलास का पतन हो चुका है, ये चोलास ऑलमोस्ट डिक्लाइन के ऊपर चले गए हैं, एंड विल आल्सो फाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन के रूप में काकटियास का इमर्जेंस आपको यहाँ से देखने को मिलता है सर, ठीक है ना, समझे। विल आल्सो फाइंड कि यहाँ उड़ीसा के अंदर गजपति डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है, सूर्यवंशी गजपति वंश, ओके। विल आल्सो सी कंटेम्परेरी टू द होयसाल डायनेस्टीज कमिंग इनटू द पावर सर, है ना। होयसाल वर द एक्चुअली लैंड, दे वर द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ द वसाल्स ऑफ द चोलास, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे विल कम टू पावर। एंड नीचे आपको पंड्यास का रिवाइवल देखने को मिलता है, तो पंड्यास ऑफ मदुराई जो पहले से रूल कर रहे थे, चोलास ने उनको खत्म किया था थोड़े समय तक सर, ओके। इंपीरियल चोलास का डाउनफॉल आपको मिलेगा सर, ओके। तो ओवरऑल स्थिति ऐसी है कि जहाँ द ट्रांजिशन ऑफ 1178 से 1178 से लेके 1200 तक आ जाते हैं, ये सब डायनेस्टीज रूल करेगी सर, है ना, समझे। अब इनकी खुद की वीकनेसेस तो थी ही, एंड साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो फाइंड कि इनके बीच में पॉलिटिकल यूनिटी ना होने के कारण व्हेन द फॉरेन इन्वेजन विल टेक प्लेस, ओके, समझे, समहाउ द फॉरेनर्स विल बी ट्रायम्फिंग सर, है ना, तो ये जीतेंगे सर, ओके। कामरूप के अंदर भी बहुत बड़ा चेंज हो रहा था। कामरूप में एक्चुअली अहोम डायनेस्टी नहीं आई थी, लोकल रूलर्स आपको मिल जाएंगे सर, समझे। तो वी विल कम टू नो कि न्यू थिंग्स आर कमिंग इनटू द पिक्चर, नए प्रकार के डेवलपमेंट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, कल्चरल चेंजेस आपको यहाँ से मिलेंगे सर, है ना। तो हमारे लिए मेन इस दौर में ये देखना है कि व्हाट वर द कल्चरल चेंजेस अस्क्राइब टू दिस पीरियड सर, ओके। सेकेंडली हमको ये देखना है कि इस दौर के अंदर राजपूत डायनेस्टीज का इमर्जेंस कैसे हुआ, क्योंकि राजपूत डायनेस्टीज के ऊपर से ही आपको सवाल पूछे जा सकते हैं या आए हुए हैं सर, ठीक है, समझे। तो जहां तक मेरा मानना यह है कि हमको यहाँ से दो ही पॉइंट्स करना है सर, ठीक है, समझे। पहला ओरिजिन ऑफ राजपूत, ओके, समझे, एंड सेकंड इज द कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पीरियड सर, ओके। कल्चरल इंपॉर्टेंस क्यों, क्योंकि डिबेट जो इसके ऊपर चलती है वो डार्क एज वाली डिबेट चलती है, डार्क एज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई 750 टू 1200 या 1000 से लेकर 1200 तक जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो भारत के अंदर एक ऐसा दौर चल रहा है वेयर विल सी कि डार्क एज की परिस्थिति को इसको हाईलाइट किया गया है। बाय द वे ये सेक्शन बी में पूछता है सर, ओके, समझे। तो अगर आप अर्ली मिडिवल इंडिया और मिडिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दे विल आस्क यू सेक्शन बी, नॉर्मली सेक्शन बी में होता है, जैसे फ्यूडलिज्म का भी सवाल आप देखोगे तो सेक्शन बी में शुरू किया था इस बार, है ना। आपने देखा होगा 2023 के मुख्य परीक्षा का पेपर, ओके। सो यूपीएससी हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन सेक्शन बी सर, ओके। ये तो एक ट्रांजिशन में है, ट्रांजिशन का मतलब है कि विल नॉट कीप इट कंपार्टमेंटलाइज्ड और वाटर टाइप, बट आप में से बहुत लोग जो कह रहे हैं कि मिडिवल कब शुरू हो रहा है, मिडिवल कब शुरू हो रहा है, बेटा शुरू हो गया है सर, ठीक है, समझे। हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये मिडिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें
आपको पूछी जा सकती है। तो चोलास हमने पढ़ लिया है, फ्यूडलिज्म हमने पढ़ लिया है, अब जो भी पढ़ना है वो राजपूत पीरियड से पढ़ना है सर, ठीक है ना समझे? तो राजपूत पीरियड में 3-4 दफा सवाल आए हुए थे कि ब्रेक डाउन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द राजपूत पॉलिटी, द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ गज़नविद कैंपेन एंड द कैवलरी ऑफ द राजपूत्स, ओके, एंड इंग्रीडिएंट्स ऑफ द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ द अर्ली मिडीवल इंडिया सर। तो ज्यादातर आपको सवाल जो है वो थीमेटिक पूछे है, राजपूत पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे और यहाँ से कल्चरल हिस्ट्री आपको पूछी गई है सर, ठीक है ना समझे? तो वी विल सी कि एक तो ये कहानी है, दूसरी कहानी हमको इस दौर के अंदर कश्मीर भी मिलेगा सर, ठीक है ना समझे? तो कश्मीर के अंदर भी हमको ये जानकारी मिलती है कि रात रंगीनी जैसी किताबों का निर्माण किया गया एंड साइमल्टेनियसली वी विल सी कि कश्मीर का भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको यहाँ से मिलता है सर, ठीक है ना समझे? तो वी विल सी दैट जब हम लोग बात करेंगे द पीरियड बिटवीन 1000 टू 1200 इसमें दो विदेशी आक्रमण मिलते हैं, विदेशी आक्रमण अरब, गजनी और घुरी को हम लोग बाद में करेंगे सर, ठीक है ना समझे? तो अभी नहीं कर रहे, अभी हम लोग मेनली राजपूत सेंट्रिक पॉलिटी के ऊपर चले जाते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ एंड द ओरिजिन ऑफ द राजपूत किंगडम्स, ये कौन थे, ये कहां से आए थे और इनके बारे में कितनी सारी चर्चा होती रहती है सर, समझे? तो आई जस्ट लोड द फाइल राजपूत किंगडम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बाद आगे चलेंगे सर, समझे? तो देखिए भाई यहाँ राजपूत के बारे में हमको डिबेट पता होनी चाहिए, डिबेट का मतलब ये है कि ये कौन थे सर, ठीक है ना समझे? और ये कहां से आए थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दूसरी इस पीरियड में कल्चरल डेवलपमेंट को मैं बताया अभी बाद में करेंगे सर, समझे? पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लो आज राजपूत पीरियड के साथ और बाकी सारे डायनेस्टीज को थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, देन विल डू द होल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द 750 टू 1200 सर, ओके। इसमें कल्चरल हिस्ट्री में भक्ति और भक्ति के साथ-साथ जो डेवलपमेंट है वो है फिलॉसफिकल डेवलपमेंट्स में वेदांत दर्शन से लेके बाकी सारे शंकराचार्य और उनके जो दर्शन है, अद्वैतवाद द्वैतवाद उन सब के ऊपर हम लोग साथ में करेंगे सर, ठीक है ना समझे? तो वी विल ट्राई टू कवर बोथ दिस पार्ट है ना समझे? नहीं आज की क्लास में तो नहीं होगा, बट परसों की क्लास कल या परसों की क्लास में कर देंगे सर, ओके। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग सर, ओके। सो चोलास के कंटेम्परेरी पीरियड में द चोलास वर डेवलपिंग द नेवल सुप्रीमेसी एंड डोमिनेटिंग द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कंटेम्परेरी टू दैट पार्ट विल सी कि द न्यू डायनेस्टीज विल इमर्ज, ओके। सो इस दौर के अंदर हमें पता चलता है कि पहला तो गजनवीड इन्वेजन हुआ सर, ठीक है। जब गजनवीड इन्वेजन होता है तो गजनी गुजरात तक आएगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा और इस दौर के अंदर राजपूत डायनेस्टीज थी जो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आती है, बट समहाउ दे कुड नॉट डिफेंड इंडिया फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन, ओके ना समझे? इसको जेल मेहता बेसिकली फर्स्ट हॉलोकॉस्ट के रूप में लिखते हैं कि भाई ये तो पहला हत्याकांड हुआ था, मैसेकर हुआ था इंडिया के अंदर सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये गजनी का जब आक्रमण हुआ 1026 के बाद उसके 150 साल का टाइम पीरियड था, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा इन्वेजन जब होगा वो 1178 में होगा सर, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो 1178 के अंदर होता है वो घुरी का आक्रमण होगा सर, ठीक है समझे? घुरी 1178 में पहली बार गुजरात में आया था पर उसको मार खा के भगा दिया गया सर, ओके। उसके 14 साल के बाद 1192-91 के अंदर वो फिर से पंजाब की तरफ आएगा तो उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की सर, ठीक है समझे? इन दोनों लड़ाई के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि घुरी की डायनेस्टी भारत में बैठती है, इसी को घुरी वंश के रूप में पहचानते हैं और इसी के ही सेनापति कुतुब नैबत दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की शुरुआत करेगा, क्योंकि उसका गुलाम था, ही वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घुरी सर, है ना समझे? और कहानी पूरी बदल गई सर, समझे? अब देखिए कि इंडिया में 3 प्रकार के चेंजेस इस दौर के अंदर हुए, मैंने आपको बताया सर, ठीक है समझे? पहला बेसिकली जो डेवलपमेंट हुआ वो अरबों के समय पे होता है सर, है ना? जब अरब आए थे तब गुर्जर प्रतिहार, पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट तीनों का बेसिकली डेवलपमेंट हो रहा था और इस पीरियड में राजा दाहिर ने इसके साथ लड़ाई की थी सर, ठीक है ना? दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ इन्वेजन ऑफ इंडिया, बट देन वी विल सी कि इसको हम लोग अरबों को बाद में करेंगे कि कासिम के साथ क्या हुआ सर, ठीक है ना समझे? इनफैक्ट अरब्स हैड आल्सो ट्राइड टू गो टू कश्मीर एज़ वेल सर, आपको जान के ये हैरानी होगी कि जब कासिम ने सिंध जीता तो कासिम को लग रहा था उसके सेनापतियों को दे शुड गो टू कश्मीर एज़ वेल, और कश्मीर में ललित आदित्य मुक्त पीड़ा करके राजा हुआ करते थे जिन्होंने इसकी पूरी बजा दी, कहा कि भाई तू रॉन्ग नंबर के ऊपर आया है सर, ठीक है ना? यू शुड नॉट कम ओवर हियर क्योंकि तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है सर, ठीक है? फिर गजनी आया सर, है ना? गजनी आते-आते वी विल सी कि गजनी ने हिंदुशाही वंश को उठाया, गजनी के समय पे अरबों का भी पतन हो चुका था, अरब बेसिकली गुजरात में तो आए नहीं थे पर वो सिंध में मंसूरा और मुल्तान करके जगह है वहां पे सेटल हुए थे सर, ओके। तो उनकी डायनेस्टीज को भी टॉपल करवा दिया गया और गजनी था जो ग्रेजुअली विल सी कि सोलंकीस को भी हराता है या उनके साथ उसकी कॉन्फ्लिक्ट होगी और गजनी था जिसने वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम संघर्ष किया इन द कन्नौज रीजन सर, है ना समझे? तो गजनी के समय पे ही गुर्जर प्रतिहारों का पतन हुआ और गुर्जर प्रतिहारों के बाद उसके जो छोटे राजपूत राजा थे उसके अंदर से इंडिपेंडेंट हुए सर, ठीक है। गजनी के कंटेम्परेरी पीरियड में इंपीरियल चोलास भी थे और गजनी के कंटेम्परेरी पीरियड में चालुक्यस थे, कल्याणी चालुक्य, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि चालुक्यस का रिवाइवल होता है, चालुक्यस 2.0 सर, ओके। पहले चालुक्यस थे वो कौन से थे? दे वर द फर्स्ट चालुक्यस जो 1.0 वाले थे, जो बादामी वाले थे। ये कल्याणी चालुक्यस भी उसी का ही पार्ट था बट वो राष्ट्रकूटों के बाद आता है, वी हैड डिस्कस ना, मैंने बताया था कि चालुक्यस 3 बार आपको मिलता है, ये बिल्हान वाले थे, ये एग्जैक्टली सर, ठीक है। मिताक्षरा सिस्टम इस पीरियड के अंदर कंपोज की जाती है, तो हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी सर, ठीक है ना समझे? इनफैक्ट ये वो पीरियड, यहाँ सेना नहीं आएगा, यहाँ पाल डायनेस्टी आएगा सर, ठीक है। अभी पाल डायनेस्टी है, गजनी के समय पे पाल डायनेस्टी था, फिर वी विल सी कि घुरी के समय पे सेना वंश आएगा सर, है ना समझे? तो वी विल सी कि अब ट्रांजिशन हो रहा है, राजपूत डायनेस्टी का ग्रोथ होना शुरू हो गया था और तीसरा वी विल सी कि जब घुरी आया तो घुरी के समय पे हिंदुशाही वंश तो डिक्लाइन में चला गया, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। हिंदुशाही हैड ऑलरेडी डिक्लाइंड एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस डायरेक्ट उसकी कॉन्फ्लिक्ट चौहानों के साथ हुई सर, ओके। घुरी सबसे पहले सिंध के रास्ते गुजरात की तरफ आने की कोशिश तो कर रहा था पर यहाँ उसको कहीं पे मार पड़ गई सर, अरवलियों में सर, ओके। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी चौहान के साथ लड़ाई हुई, पृथ्वीराज चौहान के साथ और फिर कहानी बदल जाती है सर, ठीक है। इस कंटेम्परेरी पीरियड में साउथ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो यादव डायनेस्टी थी, कल्याणी चालुक्य डिक्लाइन में चले गए थे, काकटिया आ चुके थे वारंगल के अंदर सर, है ना? यहाँ पे आपको सेना डायनेस्टी मिलती है, उड़ीसा में गंगा डायनेस्टी मिलती है और होयसाल डायनेस्टी मिलेगी इन द कर्नाटक रीजन, ये द्वार समुद्र में थे सर, ठीक है समझे? और नीचे आपको पांड्यास का इमर्जेंस मिलेगा सर, है ना? पांड्यास वर दी इंपीरियल पांड्यास जो संगम पीरियड से एग्जिस्ट करने वाली डायनेस्टी थी पर वो छोटे-छोटे टाइम में गायब हो जाती थी, गायब होने का मतलब वो सुंडी में चले जाते थे सर, ठीक है। फिर वंस अगेन देश टू कम अप सर, अभी हम जिंदा है सर, ओके। ये पांड्यास को फाइनली खत्म करता है आपका मलिक कफूर सर, ओके। मलिक कफूर को भेजा जाता है खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी आके ये मलिक कफूर बेसिकली आके रामेश्वरम और मदुरई के ऊपर आक्रमण करके इनके बचे-खुचे वंश को खत्म करेगा। इनफैक्ट उसके बाद भी ये लोग सर्वाइव करते हैं सर, ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली राउटेड हो गए थे क्योंकि मदुरई के अंदर की लेटर आर्किटेक्चर में भी पांड्या राजाओं की छाप मिलती है, मतलब मिडिवल एरा के अंदर 15th सेंचुरी के आसपास, ओके। तो बड़ी लंबी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वी कैन से रूलिंग डायनेस्टीज इन इंडिया या सर्विंग डायनेस्टीज या एक्जिस्टेंस इनका होगा वो पांड्यास का रहेगा सर, है ना? क्योंकि चोलास तो खत्म हो गए सर, 13th सेंचुरी के बाद पांड्यास कंटिन्यू टू बेसिकली सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। फिर मार्को पोलो आया था 1288 में सर, 1288 में मार्को पोलो भी आया था। मार्को पोलो भी इस दौर के अंदर हाईलाइट करता है कि मैंने ये पांड्यास के बारे में देखा और उसमें वहां क्योंकि वो केरला में तमिलनाडु में उतरा था पहले सर, कयाल करके एक जगह है कयाल सर, ओके। वहां पे उतरा और फिर वहां से ऊपर की तरफ गया था, तो ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ काकटियास, ओके। फिर वहां उसने रुद्रमादेवी बाकी सब चीजों को हाईलाइट किया सर। खैर तो आप समझिए कि सो मेनी बेसिकली लाइक डायनेस्टीज आर देयर, इसमें हम लोग बेसिकली दो प्रकार की डायनेस्टीज को देखते हैं ना। तो 1000 से लेके 1200 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो नॉर्थ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा साउथ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? समझे कि नहीं समझे? अभी हम लोग नॉर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि राजपूत डायनेस्टीज कैसे आई सर, है ना? क्योंकि साउथ में तो अभी इंपीरियल चोलास चल रहे हैं सर, है ना? एंड व्हेन इंपीरियल चोलास आर रूलिंग कंटेम्परेरी टू दिस पीरियड हु वर द राजपूत और ये कहां से आए और इनका ओरिजिन कैसे हुआ था, इसको लेके डिबेट चलती है सर, ठीक है ना? समझ गए, ओके। अब देखिए कि इनकी डिबेट के अंदर 3-4 प्रकार की डिबेट होगी सर, मैं आपको पहले फ्लो चार्ट से समझा देता हूं क्योंकि फ्लो चार्ट से आपको कांसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपको डिबेट हिस्टोरिकल डिबेट्स आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी सर, है ना? समझे? अब देखिए कि राजपूत की बेसिकली ओरिजिन जो है सर, है ना? उसको लेके अलग-अलग प्रकार की कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक डिबेट जो लिटरेचर के अंदर और टेक्स्ट के अंदर चलती रहती है सर, ठीक है ना? समझे? वो ये चलती है कि भाई राजपूत डायनेस्टीज अपने आप को इंस्क्राइब करती है, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करती है कि हम एक लीनिएज बेस्ड क्लेम थे जो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे और मूलतः से हमारी बेसिकली एंसेस्ट्री है वो कृष्ण भगवान या बेसिकली भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है सर, ठीक है ना? समझे? तो कुछ-कुछ राजपूत क्लैन्स अपने आप को सूर्यवंशी के रूप में कंसीडर करेंगे सर, ठीक है ना? समझे? और कहेंगे कि भाई हम बेसिकली सन लीनिएज से बिलोंग करते हैं, जैसे सतवाहन थे वैसे
जैसे ये लोग भी अपने आप को क्लेम करेंगे, या कुछ बेसिकली अपने आप को चंद्रवंशी के रूप में कंसीडर करेंगे सर, ठीक है, और कहेंगे कि हमारी लीनियज जो है वो कृष्ण भगवान के साथ जुड़ी हुई है सर, ठीक है, समझे। इसमें ही विल सी की एक कहानी चलती है, वो है अग्निकुल, अग्निवंशी राजपूत के बारे में सर, ठीक है। अग्निकुल के बारे में इसके लिए क्योंकि वी विल कम टू नो कि ऐसा कहते हैं कि समवेयर इन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, ओके ना, समझे। सो देयर वाज अ यज्ञ दैट वाज कंडक्टेड बाय ऋषि, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और वशिष्ठ जो हुआ करते थे उनके द्वारा यज्ञ कंडक्ट किया गया था, और यज्ञ के अंदर किसी ने बाधा पहुंचाई थी। ये जब बाधा पहुंचाई थी तो इसमें से अग्नि के अंदर से बेसिकली एक वॉरियर प्रकट होते हैं, और ऐसा कहते हैं कि ये जो वॉरियर प्रकट हुए इन्होंने विल सी की जो बाधा पहुंचाने वाले लोग थे, असुर हुआ करते थे, उनको खत्म कर दिया सर, ठीक है। और वहां से विल सी की अग्निवंशी राजपूतों का इमर्जेंस हुआ सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस दृष्टिकोण से कुछ-कुछ का सूर्यवंशी का ओरिजिन, कुछ-कुछ का चंद्रवंशी और कुछ-कुछ का अग्निकुल, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये प्रकार की बातें आपको यहाँ से मिलती है। ये बातें मेनली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी की राजपूत बाडिक लिटरेचर के अंदर आपको बहुत मिलेगी। बाडिक लिटरेचर समझ में आ रहा है, कविराज सर, है ना, समझे। तो राजपूत कोर्ट्स के अंदर वी विल सी की बहुत सारे कवि बैठते थे सर, ओके ना, वो हर एक किंगडम में आपको मिलते हैं सर, ओके। एंड वी विल सी की ये जो कविराज थे, दे यूज्ड टू हाइलाइट दिस फैक्ट, ओके ना, समझे, कि इनका ओरिजिन ऐसे हुआ, इनका ओरिजिन ऐसे हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको फिर सपोर्ट किया जाएगा। सपोर्ट करने का मतलब क्या है सर, है ना, समझे। वी विल कम टू नो कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट के साथ, कंटेक्स्ट के साथ सपोर्ट करेंगे। तो एवरी डायनेस्टी विल बी क्लेमिंग कि भाई हम बेसिकली कोई अग्निकुल है, कोई चंद्रवंशी है, और कोई वी विल कम टू नो कि अग्निवंशी है सर, है ना, ये अग्निकुल से प्रोडक्ट के रूप में निकल के आया है सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये बाडिक लिटरेचर को बेसिकली फिर ओपिनियन के ऊपर लाया गया सर, है ना, समझे। ओपिनियन बेसिकली स्कॉलर्स के द्वारा, ऑथर्स के द्वारा दिया जाता है। अब वैसे बेसिकली अगर आप देखिए, क्योंकि हम लोग राजपूताना का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति का नाम भर भर के आएगा जिसका नाम है जेम्स टॉड सर, है ना। अगर आप में से जो लोग आरएस के एग्जाम दे रहे हैं, ये दिव्यराज को पता ही होगा सर, है ना, कि टॉड बाबू कितने जरूरी है सर, है ना, राजपूताना इतिहास को समझने के लिए सर, ठीक है। क्योंकि आरएस में पूरा का पूरा राजपूताना कंटेक्स्ट जो है वो बेसिकली जो जेम्स टॉड ने दिया है सर, ओके। एक्चुअली जेम्स टॉड वाज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर वर्किंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके। इसकी किताब थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान सर, ओके। इसमें बहुत सारी चीजें गोल गोल करके बताई है सर, ठीक है ना। मतलब वो गया था कुछ और काम करने के लिए, पर वो हिस्टोरियन के रूप में अपने आप को प्रकट करवाता है, अंडर कवर रहना पड़ता है सर, ठीक है। आइडेंटिटी तो अलग प्रकार की बतानी पड़ती है, क्योंकि व्हेन द इनिशियल कंपनी वाज एक्सपांडिंग इन इंडिया, आप देखिए 1820 तक आते-आते इन्होंने मराठा को खत्म कर दिया, इन्होंने बंगाल जीत लिया, इन्होंने दक्कन जीत लिया, इन्होंने टीपू खत्म कर दिया। सब एक विस्तार बाकी है जो बेसिकली ये खत्म नहीं कर पा रहे थे, वो थे राजपूताना, ओके ना, समझे। सो दे रियलाइज दिस पार्ट ब्रिटिश, बोले यार ये तो कतई जहरीला है सर, समझे। और फिर इतिहास पढ़ा तो समझ में आया कि मुगलों को भी पानी पिलाया यहाँ पे सर, ठीक है, समझे। और एक स्टेट ऐसा था जो कंटीन्यूअसली लड़ता रहा सर, मेवाड़ स्टेट, तो भाई इनको बोले कैसा तोड़े, बोले इसको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में लाके थोड़ा बहुत इसको घुमाना पड़ेगा सर, ठीक है, समझे। तो तोड़ मरोड़ के इतिहास को कैसे समझ गया सर, ठीक है, देखिए ओके। उसने पूरी गेम की सर, उसमें कुछ-कुछ बातें उसने बहुत जेन्युइन लिखी है, कुछ-कुछ बातों को उसने एक्सैजरेट किया है सर, समझे। ये क्यों किया, उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस आपको मिलते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में सर, ओके। तो इसमें ओपिनियंस है, इसमें टॉड के ओपिनियंस मिलते हैं, इंडियन स्कॉलर्स के ओपिनियंस मिलते हैं सर, ठीक है, समझे। इनफैक्ट ये ओपिनियन में उस पीरियड के अंदर हर्षवर्धन या बाणभट्ट ने भी लिखा है सर, ठीक है, समझे। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है सर, ठीक है, समझे, ओके। ये टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग देखते हैं तो ये टर्म कोई आज की टर्म नहीं थी सर, समझे। ये मॉडर्न डे टर्म नहीं थी सर, समझे, दिस वाज अ टर्म व्हिच वाज यूज्ड इन द पोस्ट हर्षा पीरियड सर, समझे। अगर हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी की ओरिजिन देखते हैं सर, समझे, तो समवेयर इन द हर्षा एंड द पोस्ट हर्षा पीरियड, मतलब 600 सीई ऑनवर्ड से ही ये टर्म का उपयोग होते हुए देखने को मिलेगा सर, ठीक है, समझे। और ये टर्म में वेरिएशंस कभी-कभी होते थे, कभी रणका, कभी राहुल, कभी राउत, कभी राजा, राजपुत्र, है ना, समझे। डिफरेंट आपको ये टर्म्स मिले, रावल आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना। जैसे रावल से बप्पा रावल निकल गया, बप्पा रावल ने रावलपिंडी की स्थापना की सर, है ना, समझे, कि किसका पिंड है ना, बोले बप्पा रावल के पिंड से बिलोंग करता है सर, ठीक, समझे, समझे। तो विल सी दैट रावलपिंडी में किसके नाम से बनाया हुआ है सर, ओके ना, समझे। तो जैसे लाहौर है, लव कुश के साथ एट्रीब्यूट किया जाता है सर, ओके ना, समझे। तो बप्पा रावल भी बेसिकली राजपूत चीफ ही हुआ करते थे सर, ओके। तो कहानी ये है कि ये टर्म का मतलब क्या होता है। ये टर्म को लेके बेसिकली बहुत सारी डिबेट्स आपको मिलेगी सर, है ना, समझे। और ये डिबेट्स के अंतर्गत वी विल सी कि राजपूत जो टर्म है वो राजपुत्र से आई है सर, है ना। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र सर, है ना, समझे। अब राजा बेसिकली कौन था, तो मैंने आपको बताया था कि 600 सी के आसपास इंडिया के अंदर सामंताइजेशन की शुरुआत हो गई है, और सामंताइजेशन की शुरुआत के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक छोटा-छोटा रजवाड़ा या छोटे-छोटे स्टेट्स बने शुरू हुए अंडर फ्यूडल सिस्टम। वी हैड डिस्कस ना सेगमेंटरी पॉलिटी या इंटीग्रिटी पॉलिटी, जो भी आप इसको देखते हो, पर छोटे तो चीफ तो हुआ ही करते थे सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो द टर्म एक्चुअली शोज द सन ऑफ अ किंग सर, है ना, समझे, समझे। अब बेसिकली ये राजा था कौन सर, हम जिसको कहते हैं सन ऑफ अ किंग सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसको लेके अलग-अलग प्रकार की ओपिनियंस और ऑथर्स की अलग-अलग मानना है सर, ठीक है ना। जैसे हर्षचरित कुछ और लिखता है सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी विल सी की कादंबरी में हर्षवर्धन खुद भी लिखने की कोशिश की कि नोबल पीपल हु आर अपॉइंटेड एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, है ना। कल्हान ने इसके बारे में बताने की कोशिश की है सर, ठीक है। कहीं पे इसको मिलिटरी चीफ के रूप में कंसीडर किया गया है, कहीं पे ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी ये शब्द यूज होता है सर, ओके। सो द टर्म राजपुत्र और राजपूत इज बेसिकली रिलेटेड टू डिफरेंट फॉर्मेट्स, ओके। देयर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, ओके। नॉर्मली सन ऑफ अ किंग, एरिस्टोक्रेट, नोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम लिखा गया है, कभी-कभी इनको मिलिटरी चीफ के रूप में भी कंसीडर किया गया है सर, ठीक है, कि दे वर लोकल रूलर्स हु यूज्ड टू हैव द मिलिटरी चीफ, ओके ना, समझे। और दे यूज्ड टू हैव सम काइंड ऑफ मिलिटरी अंडर देयर कंट्रोल एंड दे यूज्ड टू हेल्प द बिगर रूलर हु वर ओवर लॉर्ड ऑफ देम, समझे। सो राजपुत्र शब्द आपको हर्षा पीरियड से ही मिल जाएगा, पोस्ट गुप्ता पीरियड से ही सर, ठीक है। और हर्षा पीरियड में बाणभट्ट ने भी इसको लिखा है और कादंबरी में भी इसको मेंशन किया गया है सर, ठीक है। और कादंबरी तो हर्षवर्धन खुद लिखता है ना सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो द रूट वर्ड इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सन ऑफ अ किंग ओनली, और वहां से ही ये निकल के आया था सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको लेके अलग-अलग प्रकार की डिबेट चलती रही कि भाई एग्जैक्टली थे कौन सर, ओके। इनफैक्ट ये ओपिनियन में हम रात रंगीनी में भी इसके अंदर की आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी सर, ठीक है। हमको पता चलता है कि बाणभट्ट ने हर्षचरिता में भी इसका मेंशन किया हुआ है, क्योंकि सामंताइजेशन का चक्र मैंने आपको बताया था, और कादंबरी में भी इसका मेंशन है। कादंबरी तो बेसिकली हर्षवर्धन खुद लिखेगा ना सर, ठीक है। सो विल बी डिफाइनिंग सर, ओके। इनफैक्ट इस पीरियड में जब लोकल राजपूत लिटरेचर या बाडिक लिटरेचर आप देखोगे ना सर, ओके, तो बाडिक लिटरेचर में भी राजपूत की मेंशन की गई है सर। खास करके आपको पृथ्वीराज रासो जैसी किताब देखने को मिलती है। पृथ्वीराज रासो में भी इनका ओरिजिन मेंशन किया गया था। इसमें लिखा गया था कि ये 36 क्लैन से जो निकल के आई थी सर, ठीक है ना, समझे। जहां से ही वी विल कम टू नो कि राजपूत का ओरिजिन हुआ है सर, ठीक है। पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय चांद बड़ाई। चांद बड़ाई वाज द मिनिस्टर ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जो घोरी के साथ लड़ते-लड़ते फिर फाइनली वो भी बेसिकली घोरी को खत्म करके उनकी भी मृत्यु हो जाती है सर, ठीक है। तो हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। इनफैक्ट पृथ्वीराज रासो है, या आपको कुमारपाल चरिता, हेमचंद्राचार्य का आपको नाम पता होगा। हेमचंद्राचार्य मैंने बताया था, ही वाज अ जैन स्कॉलर सिटिंग इन द कोर्ट ऑफ सिद्धार्थ जयसी, और सिद्धार्थ जयसी के बाद कुमारपाल करके एक राजा आया सर, उसका भाई था सर, स्टेप ब्रदर हुआ करता था, हाफ ब्रदर था। और कुमारपाल चरिता में भी इनका मेंशन किया गया है सर, ठीक है। तो इन द एंशिएंट टेक्स्ट, है ना, अर्ली मेडिवल टेक्स्ट में आप देखोगे सर, है ना, समझे। अर्ली मेडिवल टेक्स्ट में भी इनका मेंशन आपको मिलता रहेगा। बाडिक लिटरेचर हो गया हो, कोर्ट ऑथर्स हो गए हो, या विल सी की कंटेम्परेरी ऑथर्स हो गए, एवरीवेयर इट इज रिटन सर, ओके। इनकी ओरिजिन के ऊपर अलग-अलग प्रकार की डिबेट चलती है, पर ये है हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द टर्म राजपूत, ओके, समझे नहीं समझे। हिस्टोरिकल ओरिजिन समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है, समझे। सो वी विल सी कि देयर वर स्पेसिफिक लीनिएज बेस्ड क्लैन, ओके ना, जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहते थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कुछ अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे सर, है ना, समझे नहीं समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठाकुर भानु प्रताप आपको पता ही होंगे, फिर खीर खा लेते हैं सर, है ना, फिर तो आपको पता ही है कि रेस्ट इज हिस्ट्री सर की क्या कहानी किस तरह से चलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल सी कि दे हैव डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन, सम ऑफ देम वर क्लेमिंग देमसेल्व्स टू बी लॉर्ड रामास डिसेंडेंट, ओके ना, सम ऑफ देम वर क्लेमिंग टू बी लॉर्ड कृष्णास डिसेंडेंट एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कुछ लोगों का ये मानना था हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, टेक्स्ट के अंदर बाडिक लिटरेचर में, कि दोस सैक्रिफाइसल फायर और काइंड ऑफ यज्ञ और रिचुअल दैट वाज बीइंग डन इन माउंट आबू, गुजरात के अंदर, मतलब राजस्थान गुजरात की बॉर्डर पे सर, ठीक है। और वहां से इनका ओरिजिन हुआ सर, ठीक है, समझे। तो बहुत सदियों पुरानी आपको ओरिजिन देखने को मिलती है, अग्निकुल वंश के रूप में आपको मिलेंगे सर, ठीक है, समझे। तो टोटल 36 वंश यहाँ या 36 समुदायों की बात की गई है सर, ठीक है। और 36 पंथी बेसिकली इनका ओरिजिन आपको इसके अंदर से मिलता रहेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो द टर्म इज बीन रिटन इन डिफरेंट डिफरेंट वॉइस, है ना, समझे। तो नाम है राजपुत्र, द सन ऑफ अ किंग के रूप में कंसीडर किया गया है। टाइटल्स वर टेकन इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, है ना, समझे। तो कभी राहुल भी है, कभी राउत भी है, कभी रावत भी है ना। तो आप देखोगे, है ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पुराना भी देखने को मिलेगा सर, ठीक है। सो दैट डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स गिवन टू द राजपूत किंग्स एंड द राजपूत रूलर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, ओके। बट इनकी ओरिजिन करीबन 600 सीई से ही हमको मिलेगी सर, है ना, समझे।
हर्षचरिता और कादंबरी ये करीबन 600 साढ़े 600 के बीच में लिखे गए हैं। दोनों में लिखा गया है कि दे वर द नोबल और लैंड ओनर्स, ओके ना, समझे। दोनों में लिखा गया है कि नोबल उस लोग हैं जिनको राजा बेसिकली अपॉइंट करता था। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर सामंत चक्र के बारे में पढ़ाया था, याद है कि नहीं आपको? ठीक है। एंड इन द प्रीवियस सेशंस व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द सामंत चक्र का कॉन्टेक्स्ट इसी के साथ जुड़ा हुआ था। दिस वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द सामंत चक्र ओनली, ठीक है, समझे। रात तरंगिणी में इनको 36 क्लैनों में डिवाइड कर दिया गया। रात तरंगिणी थोड़ी बाद में लिखी गई थी 11वीं सेंचुरी के बाद से, ठीक है, समझे। तो इनके लिए अलग-अलग प्रकार की परिभाषा है। कोई मिलिट्री चीफ कहता है, कोई कहता है कि दे वर द सन ऑफ द किंग ऑफ द सन ऑफ द नोबल ऑफिशियल्स एज़ वेल, ठीक है। इनके हाथ में चीफ्स एस्टेट हुआ करते थे और एक से अधिक प्रकार के गांव इनके अंडर में आपको मिलेंगे, ठीक है, समझे। ये लिटरेचर है जो मेनस्ट्रीम लिटरेचर था। दूसरा बाडिक लिटरेचर आपको यहाँ से मिलता रहता है, ठीक है, समझे। ये बाडिक लिटरेचर में भी इनकी अलग-अलग व्याख्याएं आपको मिलती रहेगी, ठीक है, समझे। अब जैसे अग्निकुल ओरिजिन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, समझे। तो चांद बढ़ई पृथ्वीराज रासो में इसको हाईलाइट करेंगे कि भाई विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य ये सब ऋषि एक जगह के ऊपर बैठे थे, माउंट आबू के अंदर यज्ञ कर रहे थे और असुर आए। असुरों ने आके फिर विघ्न पहुंचाने की कोशिश की। तो उसमें से 3 योद्धा निकल के आए ना, प्रतिहार, सोलंकी और परमार, और इन तीनों को विल सी की अग्निकुल वंश के रूप में कंसीडर किया गया। तो एक काइंड ऑफ आप देखोगे फेबल स्टोरीज के रूप में है, फोक स्टोरीज के रूप में है, ठीक है, समझे। तो ये इनका फोक ओरिजिन है। फोक ओरिजिन बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि ये कहानियों के रूप में, योद्धाओं के रूप में इसको इस तरह से हाईलाइट किया गया। इनफैक्ट इसको सपोर्ट उस पीरियड में भंडारकर ने किया था। यार भंडारकर इंडिक सेंट्रिक हिस्ट्री लिखते हैं मॉडर्न पीरियड के अंदर, है ना, 19th सेंचुरी में सोशल फॉर्म्स हो रहे थे तब की बात है। ये गुजरात में स्कॉलर थे अलेक्जेंडर फोप्स। अलेक्जेंडर फोप्स अगर आपको नाम पता होगा, गुजराती साहित्य में इनका योगदान है, मतलब आईसीएस अधिकारी जैसे टॉड हुआ करता था। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम फोप्स ने भी हाईलाइट किया कि भाई ये कौन थे, समझे। तो अलग-अलग प्रकार की कहानी आपको मिलती रहती है। कोई कहता है गुर्जर प्रतिहार अग्निकुल वंश थे, कोई कहेगा कि नहीं प्रतिहार, सोलंकी और परमार तीनों के तीनों अग्निकुल वंश थे, ठीक है। इनफैक्ट प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहार ये दोनों के दोनों इकट्ठी हुई टर्म्स है, ओके। प्रतिहार का मतलब होता है प्रोटेक्टर, है ना, समझ गए, ओके। एंड गुर्जर प्रदेश का मतलब ये हो रहा है कि ये गुर्जर रीजन में एस्टैब्लिश्ड है। गुर्जर मतलब गुजरात राजस्थान वाला रीजन है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस इनके साथ ये टाइटल लगा गुर्जर प्रतिहार, समझे। तो वी विल सी कि देयर डिफरेंट ओपिनियन। जैसे एक ऑथर है प्रतिपाल भाटिया, ठीक है। इनका ये मानना है कि गुर्जर इज नॉट ओनली द नेम ऑफ द पीपल बट इट वाज द नेम ऑफ द रीजन, ठीक है। सो ऑल दोस पीपल हु इनहेबिटेड दिस रीजन, है ना, यहाँ जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर्स पे जो रहने वाले लोग थे, वो बेसिकली उनको गुर्जर के रूप में कंसीडर कर दिया गया, है ना, ओके। तो वहां से गुर्जर प्रतिहार प्रतिहार इसके लिए क्योंकि दे वर द प्रोटेक्टर्स, दे वर द वंस हु एक्चुअली प्रोटेक्टेड द ऋषिस फ्रॉम द यज्ञस, ओके ना, असुरों ने आके जो यज्ञ में विघ्न पहुंचाने की कोशिश की थी उसके साथ। दूसरा दे वर आल्सो द वंस हु प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अरब्स, ओके ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जब अरबों का आक्रमण हुआ, नागभट्ट 1 नागभट्ट 2 जैसे राजा आपको मिलते हैं, वो विदेशी आक्रमणों से बचाते हैं। इसके लिए भी उनको प्रतिहार का टाइटल दिया जाता है ना। प्रतिहार आज की तारीख में परिहार बन गया, ठीक है। सो यू गो टू राजस्थान, यू कम टू नो कि आज भी आपको परिहार करके एक वंश मिलेगा या एक कम्युनिटी मिलेगी, ठीक है। परिहार वर ओरिजिनली द प्रतिहार, है ना, समझे, ओके। तो परमार जैसे आपको आज की तारीख में मिल जाता है। परमार फिर पवार बन गए, है ना, समझे। सो द परमार्स व्हेन दे केम डाउन टू द दक्कन रीजन दे बिकम पवार्स, ओके ना, समझे। और ये परमार ऊपर की तरफ गए तो पवार बन गए, है ना, तो न बन जाता है बीच में, ठीक है। फिर चौहान आप देखोगे तो चौहान बन जाता है, ठीक है। यू कम टू महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आपको चौहान मिलेंगे, चौहान मिलेंगे, ठीक है। चौहान बेसिकली द डिसेंडेंट्स ऑफ द चौहान ओनली, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें फिर इंटरमिंगलिंग और कम्युनिटी नेम्स है वो सब चेंज होते रहे, क्लैन बेस, ठीक है। पर इस तरह से आपको मिलती है। देखो लाट प्रदेश बेसिकली गुजरात का नाम था, बट दैट वाज मेनली टू साउथ एंड सेंट्रल गुजरात, ओके। सो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, द कच्छ रीजन और द नॉर्दर्न गुजरात, द एरियाज अडजॉइनिंग टू राजस्थान एंड मालवा वर कॉल्ड एज गुजर प्रदेश, ओके, समझे। तो लाट जो था वो मेनली दक्षिण के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, समझे। तो दक्षिण गुजरात में बात का सूरत से लेके बारडोली वाला जो रीजन है वहां आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो महाभारत और पुराणों में भी इनका मेंशन है, ठीक है। कुछ-कुछ अपने आप को सूर्यवंशी, कुछ-कुछ अपने आप को चंद्रवंशी कहेंगे। इनफैक्ट चंद्रवंशी नॉर्मली एक ही डायनेस्टी को अस्क्राइब किया जाता है, वो चंदेल। चंदेल कहां से रूल करते थे? महोबा से, ठीक है ना, कलिंजर महोबा। तो आज का वी विल सी की बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो झांसी बुंदेलखंड के आजू-बाजू वाले रीजन में इनका डोमिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है, समझे। तो ये इनकी ओरिजिन पार्ट थी जो हमको पता चलता है। इनफैक्ट कुछ-कुछ राजपूतों को मिलिट्री चीफ के रूप में कंसीडर किया। मैंने आपको बताया अलग-अलग प्रकार की ओपिनियंस है, ओके। अब बेसिकली ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको किताब देखने को मिलती है चाचनामा से, ओके। चाचनामा करके किताब है जो सिंध के इतिहास के ऊपर है ना, समझे। और ये सिंध के ऊपर जब अरबों का इन्वेजन हुआ था तब की ये किताब लिखी गई है, ठीक है। ये चाचनामा में भी राजपूत का ओरिजिन लिखा गया है कि भाई ये कौन थे, ये कहां से आए थे। उसमें इनको मिलिट्री योद्धाओं के रूप में, मिलिट्री चीफ के रूप में कंसीडर किया गया। बाडिक लिटरेचर में भी इनको मिलिट्री चीफ ही कहते थे, ठीक है, समझे। और गुजरात और उस पीरियड के अंदर बहुत सारा लिटरेचर निकल गया था, उसमें से एक लिटरेचर का राइटिंग जिसका नाम है लेखा पद्धति। इसके ऊपर मैं आऊंगा। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछ दिया था 50 मार्कर का, और भाई साहब मजाक कर दिया था सर। अब तो नहीं पूछता, अच्छी बात है सर, ठीक है ना। मतलब मैपिंग में चलो 4-5 लोकेशन आड़ी आउट डाल दी चलेगा सर, ओके। तो कम से चलो ना 4 लोकेशन डाली तो 10 मार्क ही गया सर। यहाँ तो सीधा 15 मार्क का ना पूरी बच जाता है सर, ओके, समझे। तो आजकल तो डाला है ना इस बार मैप पे, पर यूपीएससी मस्ती तो करता है। या मैप इजी देगा तो क्वेश्चंस लेंदी कर देगा, मतलब क्वेश्चंस में आड़ा क्या पूछ लेगा, कहीं और से भी है ना, आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछेगा, या खतरनाक मैप देगा। इस बार खतरनाक मैपिंग देगा, मतलब मैपिंग अल्ट्रा प्रो मैक्स चला गया। आप 2013 से पहले मैप देखोगे तो कैसे आता था पता है मैप से, ठीक है, समझे। लोकेशन सीधा अंदर मैप में पूछ देता था। 2013 से पहले मैप क्या था पता है, यहाँ लिख देगा जूनागढ़ सर, है ना, या गिरनार। हाँ, आपको जगह तो वो पहले से ही दे देता है, आपको खाली उसके ऊपर 20 वर्ड ही लिखना है या 50 शब्द लिखना है सर, मीटिंग ओके। यहाँ लिख देगा आपको एजेंडा सर, है ना, समझे। रोमन नंबर 1 सर, है ना। तो फिर आपको खाली एक्सप्लेन करना है, और भाई साहब इतना इजी मैप सर, ओके ना। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती थी सर, है ना, समझे। यहाँ लिख देगा कि है ना, चोला टेंपल या पल्लवा टेंपल सर, है ना, समझे। तो पल्लवा टेंपल और या महाबलीपुरम सीधा लिख ही देगा सर, है ना, समझे। तो फटाफट है ना, सीधा 50 वर्ड्स लिखने होते तो सबके दिमाग में। तो मैपिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट कंपोनेंट्स इन द प्री 2013 एरा। प्री 2013 मतलब जब मैंने तैयारी शुरू की थी और समझा था यूपीएससी को कि अच्छा ये बढ़िया मस्त है सर, ठीक है, समझे। अब क्या है, अब तो सीधा वो हटा दिया है उसने सर, है ना। अब यहाँ पे टाइप करके क्या लिखेगा सर, है ना, समझे, कि आर्टिफैक्ट बिलोंगिंग टू या अशोकन एडिक्ट सर, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये अशोका स्पेशल एडिक्ट सर, है ना, समझे। तो इस तरह से आपको फिर आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये यहाँ पे लिख देगा सर, है ना, समझे। और लिखेगा कि प्री अशोकन बेसिकली कॉपर प्लेट सर, है ना, समझे। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ओके ना, समझे। तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि बंगाल में प्री अशोकन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन तो एक ही मिला है, वो है बोगरा इंस्क्रिप्शन सर, है ना, समझे, है ना। महास्थान इंस्क्रिप्शन सोहागुड़ा तो वहाँ पे है, सोहागुड़ा इज नियर ईस्टर्न यूपी सर, ठीक है ना। महास्थान और बोगरा जो है वो बंगाल में मिलता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का है, प्री अशोकन है ना, इसके लिए सर। तो इस तरह के सवाल आते हैं सर आजकल सर, है ना, समझे। तो मजाक हो जाती है तुम लोग के साथ, है ना। मेरे साथ भी होती है, तुम्हारे साथ भी होती है सर, क्या, पर नसीब की बात है सर, ना यूपीएससी मजाक करती है हमारे साथ, हम भी क्या करें सर, क्या। चलिए लेट्स कम बैक टू दिस, ओके। अब सवाल ये आया कि इनके लिए शब्द बहुत यूज हुए, अलग-अलग प्रकार की कंफ्यूजन आपको मिलती रहेगी सर, समझे। तो कुछ-कुछ को इनको मिलिट्री ट्रेडिशन के साथ जोड़ा गया। लोकल टेक्स्ट में किताब है जिसका नाम है लेखा पद्धति सर, है ना। मैं यहाँ लिखना भूल गया था, बट हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर, ठीक है। इवन द बाडिक ट्रेडिशन अलोंग विद दैट देयर आर लोकल टेक्स्ट कॉल्ड लेखा पद्धति। अब ये लेखा पद्धति है क्या सर, ठीक है, समझे। नाम ही है लिखने की पद्धति सर, है ना, समझे। ये गुजरात के अंदर डेवलप हुई थी स्पेशल प्रकार की हिस्टोरिकल राइटिंग्स के लिए, और भी कंटेम्परेरी एविडेंसेस को वी विल सी कि यहाँ पे कंबाइन किया गया। इसमें इनकी ओरिजिन आपको मिलती है। लेखा पद्धति इज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट राइटिंग सर, ओके। इट डिफर्स फ्रॉम द ओल्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज कॉल्ड चारुपंशिका, है ना। अभी मैं आऊंगा कश्मीर पे लेके कि चारुपंशिका का फॉर्म ऑफ राइटिंग है, लेखा पद्धति का फॉर्म ऑफ राइटिंग है। उसके अंदर बहुत सारी अलग प्रकार की वेरिएशंस मिलती है। लेखा पद्धति में लेटर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे एक्सचेंजेस मिलेंगे। जैसे इस बार सूफी लिटरेचर के ऊपर सवाल आया ना आपको कि मकतूब एंड मलफूजत करके जो टेक्स्ट है वो कैसे आपको हेल्प करती है अंडरस्टैंड द सूफी हिस्ट्री सर, ओके। तो वही कहानी आपको यहाँ लेखा पद्धति के अंदर भी मिलती है, ओके। लेखा पद्धति में कभी-कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में संवाद भी हुआ है सर, ठीक है। और वाइफ हस्बैंड को लिखती भी है कि तुम मेरे को याद नहीं कर रहे हो, तुम अभी पैसा कमाने में लगे पड़े हो सर, ठीक है ना, अभी घर की याद नहीं आती तुम्हें सर, ठीक है। तो वही फैमिली मैन वाली घुमा फिरा के कहानी सर, ठीक है। अब कौन बताए हस्बैंड हस्बैंड का दुख है ना, समझे, बेचारे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है सर, क्या। तो वी विल कम टू नो कि घर की कहानी सर, ठीक है, समझे, समझे। तो अलग-अलग ही लेवल के ऊपर चलता रहता है। चलिए सर, ओके। तो वी विल सी कि लेखा पद्धति के अंदर हमको पता चलता है राजपूत ओरिजिन की स्टोरी आपको मिलेगी सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनमें भी इनका मेंशन किया गया है कि राजपूत कौन हुआ करते थे सर, ठीक है, समझे। सामान्य रूप से ये सामंतवाद के साथ जोड़े गए हैं। सामंतवाद के साथ जोड़ने का मतलब ये है कि दे वर फ्यूडल चीफ, ओके ना, जिनके पास विलेज की रेवेन्यू राइट हुआ करती थी। इनको अपने हथियार और बंदूक तो नहीं, पर सेना राजा को देनी पड़ती थी।
थी और पैसा भी देना पड़ता है। ये बेसिकली सामंतवाद का प्रक्रिया है सर, ठीक है। कुछ-कुछ को बेसिकली सन ऑफ अ किंग के रूप में कंसीडर किया गया है। सन ऑफ अ किंग का मतलब है कि ये राजपुत्र थे, बेसिकली लीनिएज से निकल के आए थे सर, ओके। जैसे गढ़वाल डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी है ना, इन दोनों को वी विल सी कि कहा गया है कि दे वर द सन ऑफ अ किंग, ओके, दे वर द सन ऑफ द नोबल लॉर्ड्स, ओके, समझे। ये लोग मूलतः से बड़े प्रोमिनेंट डायनेस्टी के रूप में निकल के आए सर, समझे। और इनको गवर्नर्स के रूप में अपॉइंट किया गया और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया सर, ठीक है। तो अलग-अलग किताब में अलग-अलग इनका ओपिनियन है। जैसे कुमार चरिता में इनका ओपिनियन लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो में इनको 36 वंशों में डिवाइड किया गया है। जेम्स टॉड ने तो अलग ही अपना इतिहास बनाया सर, है ना। उसकी किताब है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान सर, है ना। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान सर, ओके। ये जेम्स टॉड के ऊपर से वी विल सी कि आ रहे हैं इसमें बहुत परीक्षा में इस बार भी आया होगा ना दिव्यराज, टॉड के ऊपर से सवाल आया कि नहीं आया इसके। वो तो हर साल पूछता है उसमें जेम्स टॉड ने क्या ऑब्जर्व किया सर। मैं एक दफा पेपर लिखा था इसका प्रीवियस सर। तो जेम्स टॉड के ऑब्जर्वेशन पूछे गए हैं सर, ठीक है। मतलब भाई साहब हमको हमारे ऑब्जर्वेशन हमारे ऑथर की याद नहीं रहते, हम कहां वो टॉड को याद रखे सर। इनफैक्ट जेम्स टॉड के नाम का अवार्ड अभी भी मेवाड़ स्टेट देता है, क्योंकि मेवाड़ की हिस्ट्री को पुनर्जीवित किया है, मतलब मॉडर्न सेंस में उसको फिर से रिवाइव किया टॉड ने किया। क्योंकि टॉड ने क्या किया कि जितना बाड़ी ट्रेडिशन था ना, बाड़ बेसिकली मेवाड़ तो बहुत पुराना स्टेट है, मतलब पकड़ने को 1300 से, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने वो सब कुछ कंपाइल करवाया सर, समझे। और स्टेट सपोर्ट भी था मेवाड़ से सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने फिर पूरा हिस्ट्री लिखा। मेवाड़ अभी भी उसको फेल स्टेट करता है, उसके नाम का अवार्ड देता है हिस्ट्री में। अगर आप कल्चर में कंट्रीब्यूशन जेम्स टॉड अवार्ड सर, ओके। तो मेवाड़ उदयपुर चले जाओगे तो वहां आपको मिलेगा सर। खैर चलिए नेक्स्ट कमेंट, ओके। तो दैट डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस, ओके। अब देखिए आपको इसके अंदर से मैंने बताया कि जो टर्म है वो पता होनी चाहिए सर, ठीक है। टर्म क्या है? एक है सन ऑफ अ किंग, एक है नोबल, एक है मिलिटरी चीफ सर, समझे। किसने इसके ऊपर ओपिनियन दिया था, है ना। तो ओपिनियन दिया था रातरंगिनी ने, बाण भट्ट ने, हर्षचरिता में या कादंबरी में सर, ठीक है। और कहा था पृथ्वीराज रासो में कलहान के द्वारा सर, ठीक है ना, समझे। कलहान यहाँ पे लिख दिया गया है हेमचंद्राचार्य ने लेखा पद्धति में, और आखिर में इसके अंदर लिख सकते हो जेम्स टॉड सर, ठीक है ना, समझे। ओके। सो इस तरह से एंशिएंट ओरिजिन ऑफ राजपूत के ऊपर डिबेट हुई सर, है ना, समझे। अब ये तो खाली बातें थी सर, है ना, समझे। बातों का मतलब ये था कि भाई इनको बेसिकली एक माइथोलॉजिकल सेंस में भी हाईलाइट किया गया है, इनको पुराणिक लिटरेचर में भी हाईलाइट किया गया है, इनको महाभारत के अंदर भी हाईलाइट किया गया है। इनफैक्ट ये लोग खुद को अपने आप को ज्यादा प्रूव करा रहे थे कि दिस इज आवर ओरिजिन सर, ठीक है। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या हिस्ट्री के अंदर इनको इनके ओरिजिन को कैसे मानते हैं सर, ठीक है, समझे। हिस्ट्री में मानने का मतलब क्या है सर, है ना, समझे। ओके। कि ओपिनियंस ऑफ कंटेम्पररी ऑथर्स क्या कहते हैं सर, है ना, समझे। कंटेम्पररी ऑथर्स का मतलब क्या है कि भाई जो इनको मानते हैं कि कुछ राजपुत्र क्या कह सकते हैं कि अग्निकुल थे, कोई चंद्रवंशी था, कोई सूर्यवंशी था, या मिलिटरी चीफ के रूप में थे, ये कितनी हद तक सही है सर, ठीक है ना, समझे। इसको लेके फिर डिबेट चली सर, है ना। तो एक है बेसिकली ओरिजिन, ओरिजिन में कैसे ओरिजिन हुआ सर, ठीक है, उसके ऊपर बातें हुई सर, है ना, समझे। और टेक्स्ट कैसे बोलती है और इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है सर। दूसरी डिबेट यहाँ से क्या चलती है दोस्तों, दूसरी डिबेट यहाँ से चलती है वो है द स्कॉलस्टिक ओपिनियन, है ना, समझे। और स्कॉलर्स इसके ऊपर क्या कह रहे थे सर, ठीक है। अब स्कॉलर्स में 3 स्कॉलर्स का नाम आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। एक है बीएनएस यादव सर, ठीक है ना, इनका कुछ अलग ओपिनियन है। दूसरा थे डीसी सरकार, वो मैंने आपको बताया था न्यूमिस्मेटिक्स और उसके अंदर एपिग्राफी में इनका बहुत बड़ा योगदान है सर, ठीक है। और तीसरा अपने बीडी चट्टोपाध्याय साहब है ना, आपके फ्यूडलिज्म की हवा निकालने वाले सर, ठीक है ना, याद है कि नहीं आपको। तो फ्यूडलिज्म के ऊपर इन्होंने कहा था कि भाई फ्यूडलिज्म है ही नहीं सर, देयर इज नो फ्यूडलिज्म, कौन कहता है फ्यूडलिज्म, मैं दिखाता हूं सर, समझे। तो वी विल कम टू नो कि इन्होंने इन तीनों ने आइडेंटिफाई किया और इनके ओरिजिन को आइडेंटिफाई करके बताने की कोशिश की कि ये कौन थे, ये कहां से आए थे सर, ठीक है ना, समझे। तो किसी ने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हाईलाइट किया, किसी ने पॉलिटिकल फैक्टर्स को हाईलाइट किया, किसी ने कहा कि भाई दे वर आउटकम ऑफ द फ्यूडलिज्म पॉलिटी एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो सबने अपने अपने रीजंस को हाईलाइट किया है सर, ठीक है ना, समझे। ओके। और ओवरऑल फिर फाइनली हमको ये देखना है कि इसकी समरी क्या थी सर, है ना, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, उसको लेके कोई अग्निवंशी या चंद्रवंशी या सूर्यवंशी था कि नहीं था सर, ठीक है। इनफैक्ट एक डिबेट इसके अंदर से ये भी आई थी कि ये फॉरेन ओरिजिन के थे सर, है ना, समझे। फॉरेन ओरिजिन क्यों? क्योंकि कुछ डायनेस्टी ऐसी थी जो हुन के डिसेंडेंट हुआ करते थे। तो जब हुनों का आक्रमण हुआ ना भारत में सर, ठीक है, तो मेनी ऑफ द हुन डायनेस्टीज एंड द हुन रूलर्स सेटल्ड ओवर इंडिया सर, ओके। सो दे बिकॉज़ सेटल्ड इन इंडिया, तो दे आल्सो गेट इंडियनाइज्ड, उनका भी आर्यनाइजेशन हुआ, क्षत्रियनाइजेशन हुआ सर, ओके। शासक के रूप में तो मैंने बताया था सेकंड वेव क्षत्रिय के रूप में कंसीडर किया गया सर, ओके। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि इनका असिमिलेशन होता है, एक ये भी पार्ट है। तो वो फाइनली क्रक्स के अंदर हम लोग कंसीडर कर देंगे सर, समझे। अब देखिए यादव साहब क्या कहते हैं, सीधा स्लाइड से ही आपको समझा देता हूं सर, है ना। तो उनका ये मानना है कि ये कोई अग्निवंशी चंद्रवंशी तो चलो लिटरेचर का बात है, रियलिटी में कैसे हुआ होगा। तो रियलिटी में इन्होंने पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को ब्लेम किया, कहा कि भाई देखो इकोनॉमी डिक्लाइन चल रही थी, फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे, तो जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है ना, इसको लैंडेड मैग्नेट्स भी कहते हैं सर, है ना। ऐसे लोग हैं जो चुंबक की तरह सब कुछ खींचते अपनी तरफ सर, है ना। लैंडेड मैग्नेट समझ में आता नहीं आता सर, है ना। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे आजू-बाजू में बहुत सारे जागीरदार के छोटे लोग बैठते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स और लैंड वाली पार्टी थी, तो आजू-बाजू में बैठते थे, सोटा-वोटा पीते थे, है ना, पैसा खर्च करते थे, लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते थे, बैक पैक करते उन टाइप के सर। तो वी विल सी दैट वही था ना सर, भाई 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 भाई, है ना, गाड़ी लेके आता था सब 2004-5 में सब ऑडी और बीएमडब्ल्यू आईफोन लेके आने वाले लोग थे सर, फर्स्ट जनरेशन आईफोन, आईपैड, वो आईपॉड चलता था, आईपॉड वाज द म्यूजिक सर। मैंने तब के देखे हुए सर, मैं डिप्लोमा में था सर, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के छोटे लोग सर, अपन वो कमांडर पीछे जीप के पीछे लटक के जा रहे हैं सर, समझे। वहां से गाड़ी आ रही है सर, है ना। उस टाइम पे साहब बहुत बड़ी बात थी साहब, है ना, मर्सिडीज, मतलब अब तो क्या है कि नॉर्मल हो गया 20 सालों में सर, ना चीजें। तो ये सब लैंडेड मैग्नेट्स थे सर, है ना, तो सीधा अलग ही जलवा था साहब उसका सर, है ना। अपन नोकिया का मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे सर। मैंने आई गेस पहला मोबाइल मेरे को, मैंने सेकंड हैंड मतलब किसी थर्ड जनरेशन था मेरे पास आया था, मेरे कजिन ने यूज किया था, फिर उसके कोई कजिन ने यूज किया था, फिर फाइनली मेरे हाथ में आया था सर, है ना, समझे। कीपैड भी उसका घिस गया था सर, समझे। लेकिन बैटरी भी डाउन हो जाती है, मैंने बोला भाई कोई मोबाइल है तो दे दो सर, कम से कम कम्युनिकेशन में दे, तो छुपाना पड़ता था मोबाइल को सर, बाहर नहीं निकाल सकते सर, समझे। तो आपको तो क्या जल्दी मिल गया होगा सर, हमारे टाइम भी था। तो ये लैंडेड मैग्नेट्स हुआ करते थे। लैंडेड मैग्नेट्स का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, ये एरिस्टोक्रेसी के लोग थे जो फ्यूडल टेंडेंसी से निकल के आए सर, है ना, फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, और इसी के कारण अलग-अलग करके डायनेस्टीज, उसमें गुर्जर मिलेंगे, घोलोत मिलेंगे, गहलोत राजस्थान में है, जो गुजरात में आके गोहिल में कन्वर्ट हो गए सर, है ना, चौहान मिलेंगे, फिर एक छापास करके हुआ करते थे, बहुत सारे मिलेंगे सर, ठीक है, समझे। तो बीएनएस यादव ने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बताया सर, ठीक है, समझे। दूसरे कलहान और इनकी हिस्ट्री को स्टडी करके डीसी सरकार ने कहा कि भाई ये कोई और नहीं, खाली लैंडलॉर्ड से, इनकी कोई ज्यादा पावर नहीं थी सर, ठीक है, समझे। ओके। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम चट्टोपाध्याय साहब ने सब कुछ आइडेंटिफाई किया सर, है ना, समझे। इन्होंने कहा कि भाई इनके पीछे जो इमर्जेंस ऑफ राजपूत का जो फैक्टर है वो हमको देखने की आवश्यकता है सर, ठीक है। इनको एंसेस्ट्री में देखने की आवश्यकता है, इनके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है, और इनका एक-एक करके फैक्टर या इनका एक प्रोसेस निकल के आया है सर, ठीक है, समझे। ये रातों रात ऐसे नहीं है कि 36 समुदाय निकल के आ गए सर, है ना। मतलब आप कह रहे हो कि 36 क्लैन्स थे, है ना, इसमें गुर्जर प्रतिहार भी थे, चौहान भी थे, तोमर भी थे, गढ़वाल भी थे, और भी आपको मिलते हैं, सोलंकी, चावड़ा, वाघेला, मतलब है ना, यू नेम इट, देयर आर मल्टीपल कम्युनिटीज, ओके, समझे। अब सवाल ये था कि इतनी सारी कम्युनिटीज थी राजपूत क्लैन्स के अंदर से, तो ये 36 के 36 ऐसे थोड़ी निकल के आएंगे। इनफैक्ट ये 36 क्लैन का मेंशन 10th सेंचुरी के बाद सबसे ज्यादा निकल के आया, पहले नहीं हुआ करता था। पहले नहीं हुआ करने का मतलब ये है कि दैट मींस दे हैड लिमिटेड नंबर्स, ओके, समझे। 7 8 10 होंगे, फिर इसके बाद ग्रेजुअली हमको पता चलता है कि इनका ग्रोथ हुआ होगा सर, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि हाउ दे केम अप सर, ओके, समझे। तो इसको लेके बीडी चट्टोपाध्याय साहब ने कहा कि ये 36 के 36 क्लैन्स है, ये ओरिजिनली 36 में नंबर नहीं थे सर, ठीक है, समझे। वी विल सी कि इनका इंक्लूजन हुआ है, लोकल लैंडलॉर्ड्स का इंक्लूजन हुआ है, मैट्रिमोनियल रिलेशंस के थ्रू हुआ है, इनके बीच में इंटर क्लैन रिलेशंस हुए हैं, जो आज की तारीख में भी आपको मिलेंगे सर, ठीक है, समझे। आप राजपूताना डायनेस्टीज में और जो रॉयल फैमिलीज आज की तारीख में भी देखोगे, सो दे मैरी ऑफ सर, दे मैरी ऑफ द लोकल फैमिलीज और लोकल रूलर्स या बाहर के रूलर्स के साथ, ओके, समझे। तो इंटर क्लैन रिलेशंस, इंटर मैट्रिमोनियल रिलेशंस आपको इस तरह से मिलेंगे सर, ठीक है।
तो मूलतः से लैंड ओनिंग चीफ से ये इंडिपेंडेंट स्टेटस के रूप में निकल के आए और सबका अलग अलग प्रकार का ओरिजिन रहा, ठीक है समझ गए ओके। तो कैसे ओरिजिन रहा इसको लेके आपके बीडी चट्टोपाध्याय साहब ने पूरा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन दिया और कहा कि ये ग्रेजुअल एक्सपेंशन हुआ है सर, ठीक है समझे। ग्रेजुअल एक्सपेंशन कैसे हुआ तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उन्होंने समझाया है सर, ठीक है। ये प्रोसेस के रूप में उन्होंने बताने की कोशिश की कि सबसे पहले वी विल सी कि जब लैंड ग्रांट्स दी जाती थी सर, है ना समझे, ये लैंड ग्रांट से बेसिकली इनका ओरिजिन या इमर्जेंस आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है समझे। क्योंकि लैंड ग्रांट्स के कारण क्या हुआ कि सेटलमेंट्स बनने की शुरुआत हुई, होंगी कि नहीं होगी सर, है ना ओके। ये सेटलमेंट्स में क्या होता था कि जब राजा बेसिकली एक नोबल को लैंड ग्रांट देता था तो वो जो नोबल है वो लैंड ग्रांट के अंदर अपना सेटलमेंट बनाएगा। जब सेटलमेंट बना रहा था तो ऑब्वियस है कि वहां की जो लोकल डायनेस्टीज थी या लोकल पॉपुलेशन थी उनको सप्रेस करके अपना दबदबा बनाएगा सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम का ओरिजिन हुआ होगा सर, ठीक है समझे ओके। तो इनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है लैंड ग्रांट के फैक्टर्स से सर, ओके। और कहा लैंड ग्रांट्स लीडिंग टू एग्रेरियन एक्सपेंशन एंड टेरिटोरियल सेटलमेंट्स अल्टीमेटली हैविंग देयर ओन डायनेस्टी। अब जिसको लैंड ग्रांट मिली वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो वैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया गुहिलों को सर, या गुहिल को सर, है ना समझे। तो राजस्थान और गुजरात में आपको गुहिल डायनेस्टीज मिलेगी सर, गुहिलवाड़ करके एक रीजन है भावनगर के पास सर, ओके। तो भावनगर के रीजन को गुहिलवाड़ कहते हैं, वहां गुहिल डायनेस्टीज के राजा आपको मिलेंगे, आज के दौर में मिलते हैं। उनका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ओरिजिन ऐसा कहा गया कि भाई ये राजस्थान वाले रीजन से निकल के आए थे एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने लोकल पॉपुलेशन की ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको सप्रेस करके अपने आप को एस्टैब्लिश किया सर, ठीक है ना। तो एक फैक्टर लैंड ग्रांट्स का था, इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया सर, नोबल को लैंड ग्रांट मिली लोकल पॉपुलेशन और उसने अपना किंगडम बना दिया सर, है ना समझे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिस लैंड ग्रांट्स विल लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नोबल किंगडम जो अपनी लीनिएज को फिर आगे क्लैन के रूप में चलाते हैं सर, ठीक है ना ओके। दूसरे फैक्टर को उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश ये भी की कि नॉट ऑल क्लैंस वर आउटकम ऑफ कॉलोनाइजेशन सर, है ना समझे ओके। ये क्यों था उसके पीछे की कहानी आपको ये मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं द अपर मोबिलाइजेशन और द प्रोसेस ऑफ क्षत्रियलाइजेशन, ठीक है ना समझे ओके। अब प्रोसेस ऑफ क्षत्रियलाइजेशन का मतलब क्या है सर, ठीक है ना समझे। तो कुछ किंगडम्स ऐसे थे जो वी विल सी की क्षत्रिय नहीं हो रहे थे पर क्षत्रियलाइजेशन की प्रक्रिया के रूप में आगे चल रहे थे सर, ठीक है ना समझे। मतलब क्या था कि दे वर लोकल रूलर्स और दे वर फॉरेन रूलर्स एज वेल सर, ठीक है ना समझे। मेनी ऑफ देम वर एक्चुअली एक्सपांडेड एंड जैसे एक्सपेंशन ऑफ फैमिलीज होता रहा वैसे वैसे आपको मिलता है, जैसे आपको हुन मिल जाता है सर, ठीक है ना समझे। व्हेन द हुन हैड कम फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, ओके ना समझे, दे सेटल्ड इन इंडिया एंड व्हेन दे सेटल्ड इन इंडिया एज अ रूलर दे आल्सो स्टार्टेड क्लेमिंग द रॉयल स्टेटस, ओके भाई हम भी बेसिकली क्षत्रिय है, हम भी शासक के रूप में हैं। तो इनको बेसिकली सेकंड ग्रेड क्षत्रिय मिला था, अगर आपको याद होगा। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि विद इन दी ग्रेडेशन सर, है ना समझे, इन द गुप्ता पीरियड दे वर गिवन द सेकंड ग्रेड क्षत्रिय स्टेटस, ओके। तो इस तरह से आपको यहां से मिलते हैं। हुनों के बारे में काफी लोगों ने आइडेंटिफाई किया या कुछ ऐसी डायनेस्टीज थी जो ब्रह्म क्षत्रिय थी। मैंने आपको बताया था ब्रह्म क्षत्रिय कौन थे सर, ठीक है। तो इस पीरियड में राष्ट्रकूट ब्रह्म क्षत्रिय हुआ करते थे। इस दौर के अंदर देखोगे, पहले के दौर के अंदर देखोगे आपको सतवाहन ब्रह्म क्षत्रिय के रूप में दिखेंगे। ऊपर नॉर्थ इंडिया में कुछ डायनेस्टीज आपको या इनको देखिए क्या कह सकते हैं अपने चालुक्य को देख लीजिए सर, है ना, चालुक्य ब्रह्म क्षत्रिय थे। तो ऐसे बहुत सारी डायनेस्टीज थी जो ब्रह्म क्षत्रिय के रूप में थी सर, ओके। और इनको भी ग्रेजुअल सेंस के अंदर अर्ली मिडिवल पीरियड के अंदर ट्रांजिशन में लिया गया होगा सर, ठीक है समझे। तो ये क्षत्रियलाइजेशन के प्रोसेस के रूप में निकल के आया सर, है ना ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि वर्ण जाति का प्रोलिफरेशन हुआ तो वहां से निकल के आए होंगे सर, समझे। तीसरी कहानी इनका ये भी मानना है कि कुछ डायनेस्टीज अपने आप को क्लेम कर रही थी सर, ठीक है समझे ओके। जीनियोलॉजिकल क्लेम्स का मतलब क्या है सर, ठीक है समझे। सो दे विल बी क्लेमिंग टू द हिस्टोरिकल पास्ट, है समझे। हिस्टोरिकल पास्ट में हमको ये पता चलता है कि ये क्लेम करेंगे कि भाई हम फलाने राजा या फलाने वंश से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर सूर्यवंशी फैमिलीज वी विल सी की आइडेंटिफाई करेगी अपने आप को कि भाई हम लॉर्ड राम की डिसेंडेंट्स से या एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या एक लोकल डायनेस्टी क्लेम करेगी कि हम उनके वंशज हैं, या बेसिकली ये जो राजा थे 500 साल पहले उनके साथ हम लोग बिलोंग करते हैं सर। गुर्जर प्रतिहारों के साथ ये हुआ कि दे वर क्लेमिंग द सूर्यवंशी स्टेटस इन दिस वे सर, ठीक है ओके, टू मेंटेन द रिस्पेक्टिबिलिटी एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे गॉट लेजिटिमाइज्ड, है समझे। तो उनको भी लेजिटिमाइजेशन मिलता है सर, ओके। इसी कंटिन्यूएशन में वी विल कम टू नो कि एक और फैक्टर है हिस्टोरिकल पास्ट के ऊपर क्लेम करके इनका ओरिजिन हुआ है। एक फैक्टर जो आया है वो है फ्रॉम फ्यूडेटरी टू इंडिपेंडेंट किंगडम सर, है समझे। फ्रॉम फ्यूडेटरी टू इंडिपेंडेंट किंगडम का मतलब क्या है सर, ठीक है समझे, कि कुछ राजा ऐसे थे जो सामंत के रूप में थे सर, है समझे। बट जैसे ही हमको ये पता चलता है कि राजा कमजोर हुआ, बड़ा राजा कमजोर हुआ तो सामंतों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया सर, ठीक है। तो फ्यूडेटरी स्टेटस इंडिपेंडेंट हो गई, ये तो बहुत ही कॉमन चीज हमको देखने को मिल रही थी सर, ठीक है। तो दिस आल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सर, ओके। ये फ्यूडेटरी फैक्टर के अंदर लैंड ग्रांट्स भी आ जाती है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, और ये जो लैंड ग्रांट्स मिलती रही है लैंड ग्रांट्स के कारण और एंड और प्रोलिफरेशन होता है ऑफ द क्षत्रियलाइजेशन और द क्षत्रिय कम्युनिटीज, ओके। प्रोलिफरेशन क्यों होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को लैंड मिली उसने आगे पास ऑन की, आगे की जनरेशन में पास ऑन हुआ, इस तरह से विल सी कि सब अपना अपना बेसिकली डेवलपमेंट करते रहे। अब देखिए कि ये तो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स थे और पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, इसमें मिलिट्री फैक्टर्स भी आएंगे सर, ठीक है ना। ये मिलिट्री फैक्टर्स में क्या था सर, है ना समझे ओके। तो बिकॉज़ लैंड ग्रांट्स वर डेवलप्ड इन हेरिटेज स्टेटस, ओके ना समझे, वी विल कम टू नो कि ये लैंड पास ऑन होती थी, इसका डिवीजन होता था। किसी को 100 विलेजेस मिले हैं तो ये 100 गांव फिर वो 30 और 40 के अंदर डिवाइड कर देगा, तो उसके नीचे छोटे सामंत आएंगे। अब किसी को 30 गांव मिले हो, 30 में से भी विल सी कि 10 10 के 3 भाग में बांट देगा अपने बच्चों के बीच में या फैमिली मैन के बीच में या अपने जो भी डिसेंडेंट्स हैं उनके साथ या कोई उनके नोबल होंगे उनके साथ, ठीक है समझे। तो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता रहा। इसमें विल सी की फोर्टिफिकेशन हुआ सर, ठीक है समझे, क्योंकि जितनी लैंड मिलती थी, जितने एरियाज को आपने एस्टैब्लिश किया वहां फोर्टिफिकेशन हुआ। देखिए राजपूताना स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है सर, ओके। और फोर्टिफिकेशन नहीं विल सी की रूलिंग क्लैंस को लेजिटिमाइजेशन दिया है कि भाई देखो सोसाइटी के अंदर भी समझ में आ रहा था कि जिसका किला जिसका गढ़ सर, है ना, वो उस प्रदेश का मालिक है या उसका राजा के रूप में कंसीडर किया जाएगा सर, ठीक है समझे। तो फोर्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दी होल प्रोसेस ऑफ द राजपूत पॉलिटी सर, है ना समझे। जिन शासकों ने फोर्स बनाया है उन्हीं को ही स्टेटस दिया गया है सर, ठीक है ओके। और ये फोर्टिफिकेशन के अंदर एक चीज जो ऐड हुई वो है सोशल रिलेशंस या मैट्रिमोनियल रिलेशंस सर, ठीक है समझे ओके। ये मैट्रिमोनियल रिलेशंस में इंटर क्लैन रिलेशंस का मतलब है कि बिकॉज़ एक बेसिकली व्यक्ति को लैंड मिला था, एक्स को मिला था, एक्स ने फिर वाई ए और बी के बीच में डिवाइड किया और फिर उसके बाद डी या सी डी और ई के बीच में और डिवीजन हुआ, तो ए वाले ने ई के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशंस बना दिए सर, है ना समझे। और इसका भी फोर्थ था, इसका भी फोर्थ था, ये दोनों के दोनों विल सी की अपने रिलेशंस को आगे चलाएंगे सर, है ना। तो जिस तरह के मैरिज रिलेशन निकल के आए इसके कारण सोशियो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आपको मिलती रहती है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसमें से नई जनरेशंस नई प्रोजेनी निकल के आएगी, वो ये लेगेसी को कंटिन्यू करती रहेगी सर, है ना समझे ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि जब हम लोग राजपूताना स्टेट्स की ओरिजिन के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन में करीबन 6-7 फैक्टर्स आपको मिलेंगे। ये फैक्टर्स को बीडी चट्टोपाध्याय ने हाईलाइट करके लिखा है कि भाई दे वर आउटकम ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, दे वर नॉट एन आउटकम ऑफ मतलब है ना रातों रात कुछ हो गया ऐसा नहीं था सर, ठीक है समझे। तो एक फैक्टर वी विल सी की एग्रेरियन और टेरिटोरियल सेटलमेंट को लेके था कि जहां वी विल सी की लोकल एरियाज को सप्रेस करके ट्राइबल सेटलमेंट्स को सप्रेस करके अपना किंगडम बनाना सर, ठीक है समझे। जैसे गोहिल का बारे में मैंने आपको बताया कि राजस्थान में भील किंगडम हुआ करता था, पुलिंदास हुआ करते थे नॉर्थन एरियाज के, उनको सप्रेस करके अपना डोमिनेशन बनाया गया सर, ठीक है समझे। बहुत सारे ऐसे थे जो हमको पता चलता है कि ट्राइबल ओरिजिन के थे या फॉरेन ओरिजिन के थे सर, ठीक है। तो जैसे एक मेड करके एक वंश है या हुन वंश आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है ना। इन्होंने मोबिलिटी की है, मोबिलिटी का मतलब है कि ये लोअर ओरिजिन से थे या फॉरेन ओरिजिन के शासक थे, बट इन्होंने विल सी की क्षत्रियलाइजेशन के रूप में अपने आप को क्लेम किया। वैसे ही ब्रह्म क्षत्रिय थे सर, ठीक है। मैंने बताया ब्रह्म क्षत्रिय
और ब्राह्मण रूलर्स जो क्षत्रिय क्लैन के साथ अपने आप को लिंकेज करेंगे, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल एमिनेंस के ऊपर अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, दे विल बी लिंकिंग देमसेल्व्स विद एंसेस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एमिनेंस, ओके। जैसे सूर्यवंशी के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करना और उसके थ्रू इनकी लेजिटिमेसी मिलना, सर, है ना। तो पास्ट कभी-कभी पता नहीं होता है कि वे एग्जैक्टली कहां से डिसेंडेंट हुए हैं, सर, ओके। बट इस तरह से भी निकल के आए, सर, है ना, समझे। कुछ सामंतों से अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, सर, है ना। तो गुजरात जो है, गुजरात के अंदर या गोहिल है मेवाड़ के अंदर या चौहान आपको मिल जाएंगे, वो सामंत छोटे सामंत के रूप में थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं, सर, ठीक है ना, समझे। तो उनकी भी अपवर्ड मोबिलिटी होती है बिकॉज़ ऑफ मिलिटरी स्ट्रेंथ, नॉट ऑफ द सोशल लिंकेजेस, है ना। सामंत थे, सेना थी, उन्होंने बड़े राजा को पलटाया, बड़ा राजा कमजोर हुआ तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। लैंड बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर्टिफिकेशन एंड इंटर क्लैन रिलेशंस, ओके ना। इंटर क्लैन रिलेशंस का मतलब है कि मैरिज नेटवर्क होता है, इसी को भी प्रोसेस ऑफ राजपूताइजेशन होता है, सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक हायरार्की बनती है, एक रिजिड सेटअप बनता है, सर, ओके। और एग्जिस्टिंग को हायरार्की में लाया जाता है और जितने स्थानिक राजा थे उन सबके साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करके कंसोलिडेशन हुआ, सर। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि जो राजपूत पॉलिटी है या राजपूत सेटअप है वो यहाँ से निकल के आया। इनकी ओरिजिन को लेके वी विल कम टू नो कि अलग-अलग प्रकार की डिस्कशंस होती रही है। ये डिस्कशंस में मेनली तो एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ ही जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी और लोकल रूलिंग क्लास का वी विल सी की सेपरेशन, सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो वी विल फाइंड कि ये पुलिंदास और भील कम्युनिटीज थी, सर, पहले ट्राइबल किंगडम्स हुआ करते थे, भील अरवलीज में एस्टैब्लिश थे, सर, पर वहां पे वी विल सी कि राजपूत क्लैंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, सर, ठीक है। नए-नए टेक्निक्स का इवोल्यूशन होना, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होने की शुरुआत होने के कारण इट्स अ ट्रांजिशन एज़ वेल, सर, ठीक है, समझ गए, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो मेड वंश है या मीणा वंश है, सर, ठीक है ना, राजस्थान में आपको मीणा सबको मिलते थे, ट्राइबल किंगडम हुआ करते थे, उसके ऊपर फिर राठौड़ ऊपर के आके बैठ गए, सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से राजपूत क्लैंस का इमर्जेंस हुआ बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, है ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसमें पहले गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहारों के बाद फिर और भी वंश आपको निकल के आएंगे, सर, ठीक है ना, समझे। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू कि भाई कैसे ये राजपूत क्लैंस का ओरिजिन हुआ, इसको लेके डिबेट है, आपको मेन पूछा जाता है डिबेट, ओके। डिबेट में जो आपको बातें लिखनी है वो यही लिखनी है कि भाई ऑथर्स का नाम क्या था, मतलब बेसिकली हिस्टोरिकल डिबेट में इनको कैसे कंसीडर किया और बीडी चट्टोपाध्याय ने इसके पीछे जो फैक्टर्स दिए हैं। तो देयर आर सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर, जीनियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर हाइलाइटेड, सर, है ना, समझे। एंड रियलिटी में क्या था, रियलिटी में बेसिकली लोकल ट्राइबल किंगडम्स को सप्रेस करके एक जो कमजोर किंगडम था उसके बाद यहाँ के जो सामंत थे वही अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, सर, है ना, समझ गए, ओके। तो दे वर एन आउटकम ऑफ द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, दे वर आल्सो एन आउटकम ऑफ द फॉरेन ओरिजिन किंगडम सेटलिंग इन इंडिया, सर, ठीक है ना, समझ गए, ओके। तो सब कुछ आपको मिलती रहती है, सर, है ना, समझे। तो ये मैंने बता दिया है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टेट सिस्टम का इमर्जेंस होना, 5 10 50 गांव का आपको दबदबा एस्टैब्लिश होना, फोर्स बनाना, मैरिज अलायंसेस करना और क्षत्रियजाइजेशन या राजपूताइजेशन का प्रोसेस का डेवलपमेंट करना, सर, ठीक है। तो राजपुत्र, राउत, रणका ये सब शब्द आपको मिलते रहेंगे, सर, ठीक है ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये कहा गया कि अब क्षत्रिय है वही राजपूत है, सर, ठीक है, समझे। और राजपूत ही क्षत्रिय है। देखो पहले शब्द राजपूत नहीं यूज होता था, हमने पढ़ा था कि जो भी शासक आ रहे थे वो अपने आप को क्षत्रिय क्लैन के रूप में मानते थे, वो यज्ञ भी करते थे, अगले जन्म में क्षत्रिय कीजिए, सर, हिरण्यगर्भ यज्ञ, सर, ठीक है ना। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट राष्ट्रकूट का एक राजा था दाती दुर्गा, ओके। दाती दुर्गा ने एक यज्ञ किया था कि अगले जन्म में क्षत्रिय बनाइए, सर, ठीक है ना, समझे। बट नाउ अर्ली मिडिवल पॉलिटी में राजपूत टर्म ही यहाँ से निकल के आया, सर, समझे। सो यू शुड नो द कंटेक्स्ट ऑफ दिस टर्म, सर, ना, कि भाई ये आया ही बेसिकली सोशल रिलेशंस है और फिर क्या हुआ कि जितने मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनते रहे उतनी ही राजपूताइजेशन की प्रक्रिया स्ट्रांग हो गई, सर, ओके। एंड क्षत्रिय बिकेम एनालॉगस विद द टर्म राजपूत, समझे, पहले क्षत्रिय अलग था और राजपूत अलग था, समझे, ओके। क्षत्रिय वाज अ ग्रेटर अम्ब्रेला दैट एनकम्पास द रूलिंग डायनेस्टीज, ओके, समझे। बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम नाउ व्हाट डू वी सी, क्योंकि वो वर्ण के रूप में है, क्षत्रिय तो वर्ण है, सर, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अब रूलिंग पावर के साथ जो शासक है वही बेसिकली राजपूत के रूप में और वही क्षत्रिय के रूप में कंसीडर किया गया, ठीक है। तो इस तरह से हिस्टोरिकल डिबेट है, इसको लेके आप बेसिकली राजस्थान का फोक लिटरेचर देखोगे या कंटेम्परेरी जो कम्युनिटी सेंट्रिक हिस्ट्री देखोगे तो आपको अलग मिलेगा, बट उसमें हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमको तो मेनली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट देखनी है कि भाई हाउ द राजपूत डायनेस्टीज केम अप, व्हाट इज द डिबेट सराउंडिंग टू इट एंड व्हाट फैक्टर्स वर एसोसिएटेड एंड द लिटरेरी एंड द स्कॉलास्टिक ओपिनियंस ऑन देम, सर, है ना, समझे। क्योंकि ये 5 मुद्दों के ऊपर ही हमारे डायमेंशंस आते हैं, सर, है ना, समझे। तो आप में से बहुत लोग ऐसा, मैं एक बार पढ़ा रहा था कहीं पे, सर ऐसा नहीं था, है ना, समझे। मतलब भाई बहुत फोक कहानी है या वो फोक स्टडीज का पार्ट है, बट हमको यूपीएससी सेंट्रिक देखना है, सर, है ना, समझे। तो क्वेश्चन जहां से आता है उतना हम लोग कंटेक्स्ट में देखेंगे, इससे ज्यादा हमको नहीं आता है, इससे ज्यादा आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, सर, ठीक है ना। अब जैसे कल गांधी जी के ऊपर वीडियो बनाया तो मेरे को किसी ने टैग बैक कर दिया, सर, है ना। तो बोले गांधी जी ने ये भी ओपिनियन दिया था, ये भी दिया था। कहने के लिए तो मैं भी कह सकता हूं कि बहुत सारी चीजें थी, पर एग्जाम टाइटल देखोगे गांधी जी इन वन वीडियो, एवरीथिंग फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, सर, वो टाइटल में ही डलवाया हुआ है मैंने, सर, है ना, समझे। टाइम कंस्ट्रेंट भी दूर की बात है, सर, डाला हुआ है कि रिवीजिंग लेगेसी ऑफ गांधी जी इन वन वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ क्लियर कट, सर, है ना, समझे। जितना जरूरी उतना आप उसकी डिबेट के ऊपर मैं कहां जाऊंगा, सर। देयर इज अ डिबेट, ओके, आई कैन टॉक ऑन दैट पार्ट एज़ वेल, सर, बट देन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि वीडियो किस कंटेक्स्ट में बनाया गया है। मेरे को उसमें जाना नहीं है, सर, ओके। आई कैन गिव 100 पॉइंट्स, ओके ना, जिसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, गांधी जी के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर, है ना, समझे। बट देन वी विल फाइंड कि समझे हम एग्जाम क्लियर करने, फिर उसके बाद आप करते रहिए डिबेट, सर, है ना, समझे, है ना, कि गांधी जी ने इनके बारे में ये कहा, डिवीजन में पार्टीशन में ये कहा, कम्युनिज्म के ऊपर ये कहा, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी हुआ करती थी, सर, है ना, उनके एक्सपेरिमेंट्स कैसे हुआ करते थे, बहुत सारी उनकी अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, सर, ठीक है ना, समझे। तो उसको लेके यूं ऐसे करके विल सी कि लोग प्रोवोक करता है, सर। बट देन मैं कहां जवाब देने बैठे, सर, है ना, समझे, क्योंकि ट्रोल्स तो सब जगह आपको मिलेंगे, सर, है ना। उनको जवाब देने बैठ गए तो फिर अपना काम अधूरा रह जाएगा, सर। क्या चलिए लेट्स कम टू दिस, ना डिबेट करते हैं, सर, एक से डिबेट करते हैं, राइट लेफ्ट सेंटर वाला सबका सब डिबेट करने बैठ जाता है, सर, क्योंकि वी इंडियंस आर वेरी मच आर्गुमेंटेटिव ना, सर। हमारे सेम ने किताब लिखी आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ओके। कोई भी मुद्दा आ जाए तुरंत खड़ा हो जाएगा, मैं लड़ जाऊंगा, अरे भाई तू बैठ जा, तू तेरा काम धंधा कर, सर, ठीक है ना। तो अपना काम मैं अपना कर रहा हूं, सर। मैं लिखा एग्जाम, वीडियो के टाइटल देखो, थंबनेल भी डाला है, गांधी जी इन वन वीडियो, एवरीथिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, पूरी थीम डाल दी, विचार डाल दिए, कुछ पॉइंट रह गए, सर, बहुत हो गया, सर। अब उसके ऊपर फिर आप मुझे गांधी जी का कच्चा चिट्ठा, तो ये टी-शर्ट में होगा नहीं, सर, ओके, समझे, समझे। और कुछ अलग टाइम के ऊपर मैं रहूंगा तब मैं बनाऊंगा उसके ऊपर, सर, मन किया था, सर, समझे। अभी हम एग्जाम सेंट्रिक बात कर रहे हैं, तो देखो आई एम कमिटेड टू दिस ना, सर, है ना, समझे। आई एम कमिटेड टू दिस, है ना, ये मेरी वर्दी है ना, सर, एक तरह से, सर, समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई बहुत क्लियर कट है अपना आइडियोलॉजी, सर, है ना, कि अपन जो काम करना है वो करेंगे, आगे करेंगे, सर। चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो वापस आते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं राजपूत पॉलिटी कैसे निकल के आई, और बेसिकली इनका ओरिजिन कैसे हुआ, सर, ठीक है, समझे। तो देखिए कि ये प्रतिहार ही थे जिनके सामंत अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, सर, है ना, समझे, समझे। गुर्जर प्रतिहार जो थे ना, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, इन्हीं के ही सामंत अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, सर, ठीक है, समझे। इनफैक्ट ये जो सामंत थे ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चल रहा है कि महासामंत के रूप में अपने आप को कंसीडर करेंगे, सर, है ना, समझे। तो प्रतिहारों के डिक्लाइन के बाद लोकल डायनेस्टीज का इमर्जेंस हुआ। ये लोकल डायनेस्टीज वी विल सी की डिस्कस कि ये सब निकल के आएंगे, सर, है ना, समझे। तो राष्ट्रकूट आपको मिलते हैं, आपको पाल मिलेंगे, क्या कह सकते हैं कि परमार मिलेंगे, चंडेल मिलेंगे, चौहान मिलेंगे, सर, है ना, समझे। अंकित कौन है नहीं पता आपको यार, राम राम भाई सारे होने, सर, है ना। मेरे को भी 75 डे हार्ड चैलेंज चालू करना है, 75 ऑफ नॉन स्टॉप टीचिंग, सर, समझे नहीं समझे, एकदम नहीं, किसी को नहीं पता, 70 राम राम भाई सारे होने, सर, है ना। क्या यार, मतलब अलग ही फैट चल रहा है सब उसका। पीएम साहब से तो बाद में मिला मैं, तो ठीक है, एक दो बार मैं बोल भी रहा था, सर, है ना, समझे। पिछले बैच में, पिछले महीने भी बात कर रहे थे हम लोग, सर, ठीक है। अलग ही दुनिया है, सर, है ना। वो खतरनाक है, सर, वो बंदा। अब 75 डे ऑफ नॉन स्टॉप क्लासेस है ना, 75 दिन, अब नई बैच चालू करूंगा ना, 75 डे पूरा 75 डे हार्ड हिस्ट्री, है ना, नॉन स्टॉप, सर, ओके। डीएस पेपर 2 आने दो, सर, समझे नहीं समझे। डीएस का अपना ऑप्शनल का पेपर 2 75 दिन में नॉन स्टॉप, सुबह शाम, सुबह शाम, सर। 75 डे ऑप्शनल चैलेंज, हार्ड ऑप्शनल चैलेंज। आप तंग आ जाओगे, मास्टर ने ये क्या कर दिया हमारे साथ, कर दे, सर। फिर 2.5 घंटे की जगह 1.5 घंटे का क्लास करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। प्रॉब्लम ये है कि 2.5 की जगह 1.5 घंटे, क्योंकि अपने घंटे डिवाइड करने पड़ते हैं, सर, ओके। समझ में आया कि नहीं आपको। हाँ, तो वरना तो कर देगा अपन, सर।
सर फिर भी छूटा आपको फिर से करना होगा सर, एक भी छूटा मैं क्यों छोड़ूंगा सर, है ना समझे? नहीं 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 सर, कुछ करते हैं अपन सर, ओके आई टॉक टू टीम, मैं टीम के साथ बात करता हूँ कि मेरे को है ना 2-3 महीने के अंदर 75 फिर से स्टार्ट करना होगा, इफ आई मिस द सिंगल डे, ऐसा होता है क्या उसमें? मतलब अगर आपने एक दिन खत्म छोड़ दिया तो फिर से 0 करना पड़ेगा, तो भारी पड़ जाएगा सर, ये तो कतई जहर हो जाता है सर। तो पर तो भी कर देंगे सर, है ना समझे? 75 डे ऑप्शनल, 75 डे ऑप्शनल चैलेंज है क्या? पेपर 2 75 इंटू 2 भी कर दे तो भी 150 घंटा है ना, तो नहीं 150 नहीं 2.5 घंटे में करना पड़ेगा, तो करते तो है सर, आपको आएगा 75 डे वर्क। चलो लेट्स सी सर, है ना मतलब दोस्त दोस्त ने बोल तो दिया 75 दे, पर फिर मेरे को याद है कि मेरे को तो जीएस भी करवाना है, खाली ऑप्शन करवाना था तो करवा देता मैं 75 दिन, है ना 75 पीडीएफ अपलोड नहीं होगा सर, पीडीएफ बात मत करिए सर, ओके। अब लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। अब देखिए चौहान, सोलंकी, परमार, चंडेल, गढ़वाल, देखिए जैसे परमार थे ना, ये राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे, देवर द सामंत ऑफ राष्ट्रकूटों, है ना समझे? और चौहान जो थे वो गुर्जर प्रतिहारों से निकल के आए थे सर, है ना? सोलंकीज भी मोस्ट ऑफ गुर्जर प्रतिहारों के साथ थे, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनका ट्रांजिशन हुआ। अच्छा 75 डे क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं अपन सर, क्वेश्चन चैलेंज, ओके ना समझे? 75 डे के क्वेश्चन एंड आंसर का चैलेंज कर सकते हैं सर, कुछ नहीं तो ये तो करें कम से कम, है ना? एक ये हफ्ता दे दो सर मेरे को, प्लीज गिव मी दिस वीक, अगले हफ्ते देखो एकदम चकाचक करवा देता हूँ। 75 डे एमसीक्यू चैलेंज है, वो ज्यादा ठीक रहेगा सर, है ना समझे? 75 डे एमसीक्यू चैलेंज, यस, डेली एमसीक्यू पोस्टिंग, है ना? वो बीच में मैं करता था मेरे टेलीग्राम पे उसको, है ना? वो ठीक रहेगा, पहले अनाउंसमेंट कर देता हूँ, एक बार अनाउंसमेंट करूंगा ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा सर, है ना? वो फिर वो छाक का सवाल आ जाता है सर, नाक का सवाल आ जाता है, सो वंस आई अनाउंस ना सर, ओके आई विल नॉट, आई कैन विथड्रॉ बैक सर, है ना? हाँ अब डेली एमसीक्यू चैलेंज, ओके, आंसर राइटिंग भी करेंगे, आंसर राइटिंग पर 4 डेज भी करेंगे, एमसीक्यू चैलेंज तो टेलीग्राम पे करेंगे सर, डेली एक एमसीक्यू, एक नहीं 2 डाल देंगे सर सुबह शाम, पर उसमें फिर एंगेजमेंट बहुत कम हो जाता है, मैंने देखा अभी बीच में, पहले एंगेजमेंट ज्यादा था इनिशियली मैं जब करता था क्वेश्चन, बट नाउ डे बाय डे एंगेजमेंट इज गेटिंग डाउन सर। चलिए सर, ओके मैं समझा, सस्ता चैलेंज है कल के भी, जेलेंस्की कौन सा कंट्री का वो तो होता है सर, अब देखिए कि इनके ओरिजिन के ऊपर से आप समझिए कि जैसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के साथ ये लिंकेज थे सर, ओके, गढ़वाल और चंदेल जो थे गुर्जर प्रतिहारों के थे सर, मतलब नॉर्मली ये 5 डायनेस्टीज निकल के आई ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये पांचों के पांचों वंश को बेसिकली हम लोग खाली एक ओवरव्यू लेके पढ़ लेते हैं, सो दैट हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग बन जाए सब्जेक्ट को लेके और इनके हिस्ट्री को लेके सर, ठीक है समझे? सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द राजपूत डायनेस्टीज, द हिस्ट्री ऑफ द राजपूत डायनेस्टी, सबके ऊपर डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, पीछे नहीं करेंगे सर, ओके, बट वी जस्ट ट्राई टू टेक एन ओवरव्यू पिक्चर ऑफ व्हाट हैज हैपेंड सर, ओके। जैसे सोलंकी यूज्ड टू रूल फ्रॉम गुजरात, है ना? विल सी कि दी परमार यूज्ड टू रूल फ्रॉम मालवा, है ना? तो आज का धर धर मतलब बेसिकली मांडू जो है एमपी के अंदर आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है? वी विल सी दैट चंडेल यूज्ड टू रूल फ्रॉम बुंदेलखंड सर, वी विल आल्सो फाइंड कि द चौहान यूज्ड टू रूल फ्रॉम अजय मेरू, ये अजमेर के रूप में इसको पहचानते हैं सर, ठीक। सो द तोमस यूज्ड टू रूल फ्रॉम दिल्ली एंड विल साइमन दिल्ली हरियाणा एंड फाइनली विल सी द गढ़वाल्स यूज्ड टू रूल फ्रॉम कन्नौज सर, ओके। तो इस तरह से ये 5-6 डायनेस्टीज आपको मिलती है, ये डायनेस्टीज 1000 के बाद प्रोमिनेंस के ऊपर आई थी और 1000 से लेकर 1200 तक चलती रहेगी सर, ठीक है समझे? सो इनका जो है ये 200 साल का इतिहास है। अब आपको इसमें से सवाल क्या आएगा? एक तो इनके फीचर्स आएंगे, फीचर्स का मतलब है राजपूत डायनेस्टी के फीचर्स बता दीजिए सर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ राजपूत पॉलिटी, एक आधा ये पूछ लिया था इसमें, और वी विल सी की सोशल स्ट्रक्चर ऑफ राजपूत मैंने बता दिया, और फिर इनकी वीकनेसेस पूछी है, वीकनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी आइडेंटिफाई करवाना है कि भाई इनकी कमजोरी क्या थी, बिकॉज़ दे फॉर अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन्स, ओके। इनफैक्ट इन्होंने 2 फॉरेन इन्वेजन्स को झेला सर, है ना? एक तो गजनी को झेला, है ना समझे, जब सोलंकी की संघर्ष हुई, और दूसरी चौहानों ने घुरी को झेला सर, ठीक है समझे? तो इसके ऊपर मैं आऊंगा कि व्हाई घुरी एंड गजनी वॉन अगेंस्ट द लोकल रूलर्स ऑफ दिस कंट्री एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ओके। तो पहले इनका खाली एक मैक्रो सवाल देख लेते हैं, मैक्रो का मतलब है कि ओवरव्यू देख लेते हैं कि भाई अरब को बेसिकली गुर्जर प्रतिहार ने झेला था, है ना? गुर्जर प्रतिहार तो बहुत पुराने थे, है ना? जैसे गुर्जर प्रतिहार थे, ओके। तो गुर्जर प्रतिहार की जो पॉलिटी है वो तो बेसिकली अरब के साथ जुड़ी हुई थी सर, अंडरस्टूड सर, ओके। तो बहुत पहले हो गया था सर अरब इन्वेजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ओके। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी सर। मैं आऊंगा, आई कम बैक टू दिस पार्ट, है ना समझे, कि गुर्जर प्रतिहार उसके बाद फिर ये बपरावल और ये मिलेंगे आपको जो सिंध के अंदर और पंजाब में लड़ाई करते हैं सर। तो मेनली हमको यहाँ से जो सवाल है, एक तो मैक्रो सवाल इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री से आता है, पॉलिटिकल फीचर्स या पॉलिटिकल वीकनेसेस ऑफ द राजपूत रूलर्स, इसको अभी नहीं कराऊंगा, वो फॉरेन इन्वेजन के साथ देखेंगे। अभी इनका खाली कल्चरल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पीरियड, कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस होल 4-5 डायनेस्टीज, दे कंट्रीब्यूटेड इन ह्यूज नंबर्स इन द इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर एंड अदर पार्ट्स एज वेल, तो हम लोग को कहानी इनके स्थापत्य से इनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन से पता होनी चाहिए, एंड मेनली इसके रिलेटेड हम कह सकते हैं कि कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है? अब देखिए कल्चरल इंपॉर्टेंस में मैं आपको पहले फ्लो चार्ट से ओवरऑल एक थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा देता हूँ, क्योंकि हम लोग को लिखना होता है 150-200 शब्द, है ना समझे? ये 250 शब्द सर, ओके। तो 250 शब्द के आजू-बाजू की कहानी हमको समझ में आ जानी चाहिए सर, ठीक है समझे? पहले कल्चरल इंपॉर्टेंस में हम लोग लिखेंगे वो है बिकॉज़ दे वर पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड सेटलमेंट्स, ओके, एंड द प्लेसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन दैट दे हैड मेड, ओके ना समझे? सो द फोर्ट्स बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन बेसिकली आर्किटेक्चर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओके। और फोर्ट्स और पैलेसेस के साथ जो नए सेटलमेंट बनने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना समझे? वहाँ से नए शहरों का निर्माण किया गया सर, ठीक है समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब जैसे इसमें एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हो अजय मेरू का फोर्ट या अजय मेरू का पैलेस सर, है ना समझे? अजय मेरू बिकेम ओवर पीरियड ऑफ टाइम अजमेर सर, है ना समझे? तो अजयपाल करके एक राजा हुआ करते थे, अजय राजा करके एक राजा हुआ करते थे चौहान डायनेस्टी के, जिनके समय पे अजमेर की स्थापना की गई सर, है ना समझे? तो वी विल कम टू नो कि एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलती रहती है जो हिस्टोरिकल सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट थी सर, है ना समझे? दूसरी कहानी हम लोग इसके अंदर से मिलेंगे कि इनके फोर्ट्स के साथ-साथ जो दूसरे राजा थे, मतलब बेसिकली आपको लिखना है तो महोबा हो गया है सर, ठीक है समझे? या खजुराहो हो गया है सर, ठीक है समझे? तो आर्किटेक्चर के अंदर अलग-अलग डायनेस्टीज़ हैं सर, है ना? जैसे चंदेल वंश की हम लोग बात करेंगे तो दे हैड कंट्रीब्यूटेड इन ह्यूज नंबर्स, है ना समझे? खजुराहो के अंदर हमको जो भी टेंपल्स मिलते हैं आज की तारीख के अंदर सर, है ना? आज का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में निकल के वो कैसे निकल के है? इट इज बिकॉज़ ऑफ द वी कैन से द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डायनेस्टीज़ हू हैड कंट्रीब्यूटेड इन द आर्किटेक्चर सर, है ना समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से खजुराहो के टेंपल्स मिलते हैं, महोबा के अंदर आपको टेंपल्स मिलेंगे। वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके यहाँ पे जो स्टाइल थी वो गुर्जर प्रतिहार की स्टाइल थी, नगर आर्किटेक्चर को इन्होंने कंटिन्यू किया, ठीक है समझे? सो वी विल सी कि द चंदेल डायनेस्टी कंटिन्यूड टू फ्लरिश, दे कंस्ट्रक्टेड द नगर सेट ऑफ टेंपल्स। ये टेंपल्स में सबसे फेमस टेंपल अगर आप देखोगे तो आपको कंडरिया महादेव टेंपल मिलता है, कंडरिया
महादेव टेम्पल। ये कौंदरिया महादेव टेम्पल बहुत फेमस है सर, ठीक है ना, ये पंचेतन स्टाइल का टेम्पल है, नगर आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। फिर आपको विश्वनाथ टेम्पल मिलता है, लक्ष्मण टेम्पल मिलता है सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल सी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलती है। इनफैक्ट नगर का सब स्कूल बन के आया था। सब स्कूल का मतलब ये है कि जो नगर शैली है स्थापत्य में, उसमें चंदेल शैली अलग तरह से निकल के आई है, खजुराहो आर्किटेक्चर अलग तरह से निकल के आया सर, ठीक है, समझे। तो बहुत प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको यहाँ से मिलता है। सैंडस्टोन का यूज किया गया था, अलग-अलग प्रकार के स्कल्पचर्स का डेवलपमेंट होना सर, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट पार्ट है, इसके ऊपर आगे मैं आपको स्लाइड से समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या हुआ सर, ठीक है। वैसे ही कंट्रीब्यूशन आपको परमाणु के द्वारा भी मिलती है सर, ठीक है, समझे। एंड द परमार डायनेस्टी आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द कल्चरल पार्ट, ठीक है, समझे। ये कल्चरल पार्ट के रूप में धार और मांडू के अंदर अपने कैपिटल का निर्माण कराना और वहाँ पे पैलेसेस और फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करना। सेकंड आल्सो सी यू सी कि राजा भोज आपको मिलेंगे सर, है ना, समझे, जिन्होंने भोजपाल की स्थापना की थी। और फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये भी पता चलता है कि he'll also be instituting or he'll also be constructing multiple activities, है ना, समझे, ओके। तो राजा भोज का ही स्थापना भोजपाल के रूप में सर, है ना, समझे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर उन्होंने भोपाल नाम के शहर की भी स्थापना की। हमको ये भी पता चलता है कि इन्होंने भी वी विल सी की टाइटल या अपने आप को आर्किटेक्चर के अंदर कंट्रीब्यूट करवाया। मेनली अगर आप देखोगे तो ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड द टेंपल्स इन एमपी सर, इनके द्वारा भी मंदिर बनते हैं सर, ठीक है, समझे। वी विल साइमल्टेनियसली सी विद रिस्पेक्ट टू द लेक्स दैट ही हैड कंस्ट्रक्टेड सर, है ना, समझे। तो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ से भी काम किया है, टेंपल्स के पॉइंट ऑफ से भी काम किया है और नए सिटीज का भी निर्माण हुआ। तो ये पीरियड के अंदर हमें ऑलमोस्ट हर एक डायनेस्टी नए शहरों का निर्माण कराएगी। तो ये जो डार्क एज की कहानी है ना कि राजपूत पॉलिटी में फ्रेगमेंटेशन था और कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं था सर, ठीक है, समझे, ओके। इनफैक्ट परमार डायनेस्टी कंटिन्यू टू बिल्ड टेंपल्स। आपको एमपी से लेके महाराष्ट्र के विस्तार के अंदर आपको बहुत सारी जगह में आपको परमार आर्किटेक्चर मिलेगा सर, ठीक है। ये परमार आर्किटेक्चर की अपनी कंट्रीब्यूशन आपको मिलती है। इनफैक्ट इनके द्वारा भारत की आखिर की गुफा भी बनाई गई है सर, 1000 के बाद ऐसे भारत में केव आर्किटेक्चर खत्म हो गया था, बट इन द रीजन ऑफ थाना, मतलब आज का जो थाने का रीजन है, वहाँ पे इनके द्वारा वी विल सी की केव आर्किटेक्चर को प्राधान्य दिया गया है सर, ठीक है, समझे। तो वी विल सी की इनका ये भी कंट्रीब्यूशन हम लोग इसके अंदर से लिख सकते हैं सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि अलग-अलग प्रकार की कंट्रीब्यूशन इन द आर्किटेक्चर पार्ट कैन बी सीन सर, ओके। इसके कंटिन्यूएशन में ही आप सोलंकीस को लिख सकते हो सर, ठीक है, समझे, क्योंकि अभी हम लोग आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। एंड सोलंकीस ने भी गुजरात में विल सी की सोलंकी स्टाइल है ना, एक सब स्कूल ऑफ नगर के रूप में अपनी स्टाइल बनाई। ये सोलंकीस को चालुक्यस के रूप में भी पहचानते थे। एंड बिकॉज़ दे वर कॉल्ड एज़ द चालुक्यस, ओके, या चालुक्य डायनेस्टी, इनकी चालुक्य स्टाइल भी इसको कहते हैं सर, है ना, समझे। तो आपको मोढेरा का सन टेंपल देखने को मिलता है या आपको माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा करके एक जगह आपको मिलती है सर, ठीक है। वहाँ के आपको जैन टेंपल्स मिल जाएंगे सर, ओके। या रानी की वाव आपको पता होगा सर, ठीक है ना, समझे। अभी स्टूडेंट अपना मेंस लिखा इस बार, क्या नाम है उसका, नाम है ऋषभ, ये ऋषभ करके स्टूडेंट है, उसने मेंस लिखा, वो भी आया था अहमदाबाद सर, ठीक है, मिला उससे। तो वो रानी की वाव जाके आया, बोले सर मैं आपके शहर में आया हूँ, मैंने कहा कहाँ पे हो? बोले रानी की वाव। मैंने बोला मैं रानी की वाव में नहीं रहता हूँ सर, तो मेरा मेरा होम टाउन है सर, मतलब मेरा वतन है, बट अभी तो मैं अहमदाबाद में है। बोले सर मैं अहमदाबाद आऊँगा, मैंने बोला तो बोलो सर, है ना, समझे। फिर मैं वो नजदीक में था कहीं पे, तो आई ड्रॉप टू मीट हिम सर, ओके। तो इट्स लाइक कि सर मैं आपके शहर में हूँ, कहाँ पे आया हो? इतना बड़ा शहर है। बोले मैं रानी की वाव में हूँ, मैं पाटन कहाँ रहता हूँ, पाटन तो बना नहीं, ऐसे ही तो मैं दिख जाऊँगा कहीं पे सर। तो देन फिर आई मेट हिम सर, तो आधा घंटा हमने गप मारी सर, ओके, इधर-उधर की बातें की। तो आज वो सोमनाथ घूमने जा रहा है, जाओ जाओ, है ना, समझे। तो उसने मेंस एग्जाम दिया है इस बार, लेट्स सी उसका पीटी के इंटरव्यू कैसा आता है। खैर चलिए, ओके। तो सोलंकीस बनते हैं, सोलंकीस ने मोढेरा का सन टेंपल बनाया, दिलवाड़ा के टेंपल, जैन टेंपल्स बनाए हैं सर, है ना, समझे। पाटन के अंदर आपको एंशिएंट स्टेपल और ये सब टेंपल आर्किटेक्चर का आपको प्रकार देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलता है सर, ठीक है। यही प्रोमिनेंट पार्ट में आप तोमर को भी लिख सकते हो सर, ठीक है ना, आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ से। तो जो तोमर डायनेस्टी ने तो दिल्ली के अंदर सर, है ना, समझे, अपनी इंपीरियल कैपिटल बनाया था सर, ठीक है। और ये इंपीरियल कैपिटल में जो पुराना किला है ना सर, ठीक है ना, पुराना किला के लिए ऐसा कहते हैं कि तोमर का घर था सर, है ना, समझे। इनफैक्ट महरौली के अंदर भी इनके द्वारा फोर्ट बनाया जाता है सर, ओके। तो फोर्टिफिकेशन वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन द तोमर पीरियड ओनली। सो व्हेन द चौहान टुक ओवर सर, है ना, समझे, चौहानों के समय पे भी हमको इसकी कंटिन्यूएशन मिलती रहेगी सर, है ना, समझे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द गढ़वाल्स हु वर रूलिंग ओवर कन्नौज, है ना, समझे, दे कंटिन्यूड टू फ्लरिश कन्नौज, है ना, समझे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कन्नौज के अंदर भी टेंपल्स बनते हैं, प्लेसेस ऑफ आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये जो दौर है या काइंड ऑफ दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेयर कल्चरल डेवलपमेंट कंटिन्यू टू फ्लरिश, है ना, कल्चरल डेवलपमेंट आपको यहाँ से मिलता रहेगा सर, कैरिंग ऑन, ओके। ये कल्चरल डेवलपमेंट के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट बहुत हुआ सर, ओके। इसके सिवाय आपको लिटरेरी ट्रेडिशंस मिलते हैं सर, कल्चरल सिग्निफिकेंस में हम दूसरा क्या लिखेंगे, लिटरेचर सर, ओके। अब लिटरेचर में क्या क्या चीज हो रही थी सर, कैरिंग ऑन, ओके। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस, हमें पता चल रहा है कि राजा भोज जैसे परमार डायनेस्टी के बारे में आपको मिलता है सर, ठीक है ना। भोज एक्चुअली यूज्ड टू बी पॉलीमैथ सर, पॉलीमैथ समझ में आता है सर, ठीक है, पॉलीग्लॉट एंड पॉलीमैथ बोथ। ही वाज अ स्कॉलर इन मल्टीपल एक्टिविटीज, मतलब मेटलर्जी से लेके क्या कह सकते हैं कि बाकी सारे तलवारबाजी से लेके आर्किटेक्चर से लेके, एंड ही वाज आल्सो अ स्कॉलर विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस एज़ वेल सर, ठीक है, समझे। तो हमें ये पता चलता है कि ही रोट मल्टीपल बुक्स, ओके। दिस बुक्स वर रिटन विद रिस्पेक्ट टू वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र, है ना, समझे, आर्किटेक्चर को कैसे बनाना है, हाउ टू मेक टाउन प्लानिंग सर, है ना, क्योंकि भोपाल की स्थापना की थी, और भोपाल की स्थापना की गई, डैम्स बनाए गए इनके द्वारा सर, है ना, समझे, वेरी ओके। इन्होंने यंत्र और तंत्र के ऊपर लिखा है और बहुत सारे क्या कह सकते हैं कि स्कल्पचर के ऊपर इन्होंने अपनी किताबें लिखी है सर, ठीक है, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्कल्पचरल ट्रेडिशंस के अंदर भी आप इनका कंट्रीब्यूशन को लिख सकते हो। इनफैक्ट इन्होंने भोजशाला का निर्माण किया था। भोजशाला बेसिकली दिस वाज द लास्ट पीरियड वेयर द वी कैन से द एंशिएंट कल्चर कंटिन्यू टू फ्लरिश, ओके, समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी दैट वहां पे संस्कृत एजुकेशन का बहुत प्रभाव मिलता है। वैसा ही प्रभाव आपको अजमेर के अंदर भी मिलता है सर, ठीक है, समझे। अजमेर में भी ये आपने ढाई दिन का झोपड़ा देखा होगा। ढाई दिन का झोपड़ा क्या कह सकते हैं कि अब तो बेसिकली मॉन्यूमेंट का जो ऑब्जेक्टिव वो चेंज हो गया ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बट इट यूज्ड टू बी संस्कृत पाठशाला सर, ठीक है, समझे। और ये चौहानों के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी सर, ओके। तो दिस थिंग स्टिल शोस की द लेगेसी ऑफ द संस्कृत एजुकेशन, द वैदिक एजुकेशन वाज इम्पार्टेड टू द मासेस इन द फॉर्म ऑफ पाठशाला सिस्टम सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये आपको हर जगह के ऊपर आपको मिलता है। परमार डायनेस्टी के अंदर भी हमको मिलता है, अजमेर के अंदर भी हमको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है, समझे। हिस्टोरिकल सेंस के अंदर सर, ओके, समझे। ये लिटरेचर सेंस के अंदर ही जब हम लोग सोलंकीस की भी बात करेंगे, तो इवन विद रिस्पेक्ट टू सोलंकीस देयर वर ऑथर्स हु वर सिटिंग इन द कोर्ट ऑफ द सोलंकी किंग्स, ओके। ये ऑथर में एक ऑथर का नाम आपका आना चाहिए, वो है हेमचंद्राचार्य सर, ठीक है, समझे। हेमचंद्राचार्य का इंपॉर्टेंस ये एक्चुअली ये सब संस्कृत में कंपाइलेशन हुआ था। यहाँ अभ्रंश बनने की शुरुआत हुई सर, है ना, समझे। और अभ्रंश लिटरेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो विल आल्सो सी दिस पीरियड वेयर जैन लिटरेचर वाज आल्सो बीइंग रिटन। हेमचंद्राचार्य ने त्रिसहस्त्रलक्षण महापुराण जैसी किताब लिखी है सर, ठीक है, समझे, जहां ही हैड हाइलाइटेड 63 जैन स्कॉलर्स इंक्लूडिंग द तीर्थंकर, ओके। हेमचंद्राचार्य आल्सो रोट अ बुक कॉल्ड कुमार पर चलिता वेयर ही रोट द हिस्ट्री ऑफ द किंग एज़ वेल सर, है ना, समझे। एंड ही आल्सो रोट अ बुक कॉल्ड सिद्धहेम शब्दानुशासन। सिद्धहेम शब्दानुशासन वाज अ बुक दैट मेंशन्ड अबाउट सिद्धराज जयसी द रूलर ऑफ गुजरात, ओके, समझे। तो दिस आल्सो शोज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, ओके। इनफैक्ट विद इन द लिटरेरी ट्रेडिशंस आपको एक लिटरेरी ट्रेडिशन मिलता है लेखा पद्धति का सर, है ना, समझे। लेखा पद्धति वाज अ सेपरेट टेक्स्ट, ओके, ना, समझे, और अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सर, है ना, समझे, जहां आपको एक स्पेसिफिक स्टाइल आपको निकल के आती हुई मिलेगी सर। आई कम बैक टू दिस पार्ट, लेखा पद्धति के ऊपर क्वेश्चन आया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बट अभी तो हम लोग मैक्रो लेवल देख रहे हैं, वी आर जस्ट हाइलाइटिंग कि कौन-सी चीजें इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं
सर, समझे? तो लेखा पद्धति भी हम इसके अंदर से मेंशन करेंगे, विल बी राइटिंग दिस पार्ट कि कैसे लेखा पद्धति का निर्माण किया गया और लेखा पद्धति भी एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग के रूप में निकल के आई, सर, ओके? तो लिटरेरी ट्रेडिशंस इन दिस पीरियड कंटिन्यू टू फ्लरिश, ओके, समझे? सो देयर वाज संस्कृत लिटरेचर, देयर वाज प्राकृत लिटरेचर और अभ्रंश लिटरेचर, सर, समझे? एंड वी विल सी कि देयर वर डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज हु वर कंट्रीब्यूटिंग टू द लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड द राइटिंग पार्ट एज़ वेल, सर, समझे? तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई राइटिंग पार्ट के रूप में, लिटरेरी ट्रेडिशंस के रूप में, बाकी आपको इस पीरियड के अंदर बहुत सारी टीका आपको मिल जाती है, सर, ठीक है, समझे? टीकास वर एक्चुअली काइंड ऑफ कमेंटरीज दैट वर कंटिन्यूइंग, सर, ओके, समझे? तो वी विल सी द कमेंटरीज एंड द टीकास कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर या नीचे आप चालुक्य में जाओगे, पर अभी तो हम लोग क्या है कि राजपूत पीरियड के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं, राजपूत डायनेस्टीज के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा इधर-उधर नहीं जा रहे हैं, सर, ठीक है? बट तो भी हमको एक अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए कि कहाँ-कहाँ डेवलपमेंट हुआ था विद रिस्पेक्ट टू लिटरेरी ट्रेडिशंस, ओके, समझे? दूसरा राजपूतों का जो ट्रेडिशंस हम इसके अंदर से देखेंगे दैट विल बी मेनली रिलेटेड विद लिटरेरी ट्रेडिशंस में ये आ गया, ये आ गया। हम लोग लिख सकते हैं कॉइन्स इनके द्वारा इशू किए गए, कॉइन्स तो ठीक है, बट कल्चरल सिग्निफिकेंस आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ना, समझे? समझे कल्चर में ही, सर, ठीक है, समझे? अब कल्चर में रिलीजियस सिग्निफिकेंस कहाँ से आएगा, सर, ठीक है, समझे? तो बिकॉज़ दे वर राजपूत किंग्स, ओके, ना, समझे? ओके, मेजॉरिटी ऑफ देम और मेनी ऑफ देम वर सपोर्टर्स ऑफ शाक्तिज्म, सर, समझे? सो वी विल फाइंड कि दे कंटिन्यूड द यज्ञस एंड द रिचुअल्स दैट वर कंटिन्यूइंग, सर, एंड दे वर द लास्ट पैट्रोन गिवर्स टू द रिचुअलिस्टिक फॉर्मेट, ओके, ना, समझे? वेयर यज्ञस वर बीइंग कंडक्टेड स्टिल और उससे लेजिटिमेसी गेन होती थी और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिलेगी, सर, ठीक है, समझे? तो शाक्त संप्रदाय का उदय आपको राजपूत दौर के अंदर भी मिलेगा, सर, ठीक है, समझे? सेकंडली वी विल सी कि वैष्णविज्म के अंदर से भी हमारे पास एविडेंसेस है एंड शैविज्म के भी एविडेंसेस आपको मिलेंगे, सर, ठीक है, समझे? इंक्लूडिंग जैनिज्म के एविडेंसेस। अब देखिए जैनिज्म के एविडेंसेस आपको तो खजुराहो के अंदर मिलते हैं, खजुराहो में जैन टेंपल्स आर आल्सो देयर, सर, ओके? शक्तिज्म के एविडेंसेस भी आपको खजुराहो के अंदर से मिलेंगे, सर, ठीक है, समझे? और गुर्जर प्रतिहारों के अंदर से आपको मिल जाएंगे, सर, ठीक है, समझे? इनफैक्ट देयर इज अ टेंपल कॉल्ड 64 योगिनी टेंपल, सर, है ना? समझे? इसी दौर के अंदर बना हुआ मोरेना के अंदर, ना, जिसके ऊपर सवाल भी आया था। एक 64 योगिनी टेंपल आपको ग्वालियर के पास भी दूसरा मिल जाएगा, सर, ठीक है? एंड दिस एक्चुअली हाइलाइट्स द फैक्ट कि भाई भारत के अंदर ये जो दौर है, सर, ना, राजपूत डायनेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारा कंटिन्यूएशन आपको मिलता है, सर, ओके? वैष्णविज्म कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द टेंपल्स दैट वर बिल्ट एट दैट टाइम। मेनली आप देखोगे तो जो खजुराहो के टेंपल्स है या परमार डायनेस्टी के द्वारा जो टेंपल्स बने हैं, इसमें वैष्णविज्म और शैविज्म बहुत मिलता है। जैनिज्म कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू खजुराहो, वहाँ पार्श्वनाथ का टेंपल आया है, और जैनिज्म कैन आल्सो बी सीन विद रिस्पेक्ट टू गुजरात, है ना? मतलब गुजरात में आपको दिलवाड़ा मैंने आपको बताया, जो माउंट आबू के पास है, सर, ठीक है, समझे? वहाँ पे जैन मंदिर आपको बहुत मिलते हैं, ये वर बिल्ट इन द सोलंकी पीरियड, सर, ओके? तो बड़े प्रोमिनेंट वे के अंदर हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन, सर, ओके? सो वी विल सी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड या इस दौर के अंदर हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई राजस्थान से लेके गुजरात से लेके राजपूत डायनेस्टीज में धार्मिक परंपराओं का भी ग्रोथ होता रहा है, सर, ठीक है? ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली डिक्लाइन और डेसिमेशन में आपको मिलती है रिलीजियस। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वी कैन से पॉलिटिकल वीकनेसेस दैट इंडिया हैड फेस्ड, ओके? द राजपूत पीरियड सो द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। वी विल आल्सो सी बुद्धिज्म वाज नॉट गिवन मच पैट्रोनेज, ओके? बट बुद्धिज्म माइट हैव सर्वाइव्ड, ओके ना? क्योंकि पाल पीरियड इस पीरियड में कंटेम्परेरी था, तो पालास के समय पे बुद्धिज्म तो ग्रोथ हो ही रहा था, सर, ठीक है, समझो? बट स्टेट पैट्रोनेज आपको बुद्धिज्म में नहीं मिलता है, पर जैनिज्म में और इन सब के अंदर आपको बहुत दिखेगा, सर, वेरी गुड, ओके? इनफैक्ट ज्यादातर राजपूत शासक शैव और शाक्त परंपराओं के अंदर ज्यादा काइंड ऑफ यू विल सी कि अपने आप को जोड़ते हैं, सर, है ना? समझे? क्योंकि रिचुअल्स और बाकी सारी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को जोड़ेंगे, सर, ठीक है? भक्ति ट्रेडिशन अभी भी निकल के नहीं आया है, सर, ओके? नो डाउट वी विल सी कि सिंगुलरली बहुत सारी वी विल सी कि ट्रेडिशंस थी जो फॉलो हो रही थी, बट नॉट इन लार्ज नंबर, सर। उसके पीछे के 2-3 कारण हैं, सर, ठीक है? बिकॉज़ राजपूताइजेशन की जो प्रक्रिया है और या क्षत्रियज़ेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें कुल देवी और कुल देवता का बहुत इंपॉर्टेंस है, सर, ठीक है, समझे? और कुल देवी बेसिकली शाक्त संप्रदाय के साथ जुड़ी हुई है, सर, ठीक है, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो उसमें देवी की पूजा बहुत मिलती है, सर, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? आज की तारीख में भी आप राजस्थान चले जाओ या गुजरात में आओगे, जय माता दी के साथ ही सब कुछ परंपरा के ट्रेडिशंस आपको मिलेंगे, सर, ठीक है, समझे? गुजरात, राजस्थान में जय माता दी का कांसेप्ट बहुत है, सर, ठीक है, समझे? क्यों? क्योंकि बेसिकली जो कुल देवी का कांसेप्ट है वो वहाँ से निकल के आया है। तो पैट्रोनेज भी उनको ट्रेडिशंस के रूप में देना, वहाँ से रिचुअल्स और यज्ञ का भी करना, सर, ठीक है? इनफैक्ट द राजपूत डायनेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आरसी मजुमदार ने बहुत प्रोमिनेंटली लिखा है कि दे वर द वंस who actually continued the legacy of Indian culture, सर, है ना? समझे? क्योंकि they were the last of the dynasties, है ना? समझे? कि जो फाइट कर रही थी with respect to the foreign invasions, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि जब हम लोग राजपूताना डायनेस्टीज को स्टेट्स को देखते हैं, तो हमें उसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, सर, ठीक है, समझे? और उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है। बाकी कुछ-कुछ चीजें भी यहाँ स्लाइड से भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बट हमको इसका क्रक्स पता होना चाहिए। जैसे लिटरेचर में अगर आपको लिखना है, तो लिटरेचर में एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वो है बाडिक लिटरेचर का ग्रोथ होना, सर, ठीक है? और बाडिक लिटरेचर में वी विल सी कि जैसे अजमेर के बारे में मैंने आपको बताया, तो पृथ्वीराज रासो जैसी किताब इसी पीरियड के अंदर लिखी गई है, सर, ठीक है, समझे? चांद बड़े के द्वारा लिखा गया था, कंपाइल किया गया था। तो दैट आल्सो कंट्रीब्यूटेड ना, उसने भी कंट्रीब्यूट किया है, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो ये सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोग हाइलाइट कर देंगे कि कैसी-कैसी डायनेस्टीज थी, क्या-क्या रूल कर रहे थे, सर, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और सोशियो कल्चरल कंडीशंस हमारी क्या हुआ करती थी, मेन तो हमको वही देखना है कि व्हाट वाज द सोशियो कल्चर। पेंटिंग्स का डेवलपमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एक्जेक्टली कोई पेंटिंग को डायनेस्टी ने कंट्रीब्यूट किया था कि नहीं किया था, बट दे माइट हैव बेसिकली डेवलप, मतलब जैसे एक जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग आपको मिलते हैं, सर, है ना? इस दौर के अंदर से वो आपको थोड़े बहुत मिलेंगे, सर, है ना? तंत्रवाद आपको यहाँ से मिल जाएगा, सर, है ना? समझे? और ओवरऑल वी विल सी कि लिटरेरी ट्रेडिशंस में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, सर, है ना? समझे? तो इसमें लोकल लैंग्वेजेस का बहुत प्राधान्य मिलता है, सर, ठीक है, समझे? ओके? सो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम देयर इज द ग्रोथ ऑफ लोकल लैंग्वेजेस टेकिंग प्लेस, है ना? समझे? कुमारपाल चरित इज रिटन बाय हेमचंद्राचार्य हिमसेल्फ, इट्स नॉट अ बाडिक लिटरेचर, क्योंकि हेमचंद्राचार्य वाज यूज्ड टू बी द कोर्ट पोएट ना, सर, तो कोर्ट पोएट के रूप में, सर, समझे? तो वी विल फाइंड कि हमको इस दौर के अंदर आपको एक हर्ष श्री हर्ष करके एक ऑथर मिलेंगे, राजशेखर मिलेंगे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहारों के जस्ट ट्रांजिशन में आए, सर, ठीक है, समझे? हेमचंद्राचार्य के बारे में मैंने आपको बताया, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? वी विल सी दैट दूसरे ऑथर के रूप में शेमेंद्र करके एक ऑथर मिलते हैं। शेमेंद्र 8 सेंचुरी के बाद आए थे। शेमेंद्र के ऊपर इस बार सवाल भी पूछ दिया यूपीएससी ने 2 साल पहले पूछा था कि हु आर दिस पीपल, सर, ठीक है, समझे? तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑथर्स मिलते हैं, सर, है ना? समझे? दे कंट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स, ओके, समझे? पर हम अभी बेसिकली राजपूत सेंस में ही बात कर रहे हैं ना, तो राजपूत सेंस में ही गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, सर, ठीक है ना? सोमनाथ का मंदिर जैसे इनके द्वारा बनता है, और फिर इनके कंटेम्परेरी पीरियड में वो उड़ीसा के भी टेंपल्स बनेंगे, पर वी आर नॉट गोइंग मच इनटू उड़ीसा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, सर, है ना? समझे? दूसरा राजपूतों ने पेंटिंग्स में कंट्रीब्यूट किया होगा, तो केव केव कहाँ, ये जो टेंपल्स बने हैं और पैलेसेस बने हैं, उसमें कंट्रीब्यूट किया होना चाहिए, सर, ठीक है, समझे? सो दे माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पेंटिंग्स विद रिस्पेक्ट टू पैलेसेस इन द टेंपल वॉल्स, ओके, समझे? बट उतने हमारे पास एविडेंस नहीं। जैसे पालों में पेंटिंग बहुत बनती है, पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग आपको मिलती है, सर, ठीक है? वैसी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। राजपूत की पीरियड की दूसरी कंट्रीब्यूशन में भक्ति भी नहीं होगी, सर, क्योंकि भक्ति भी उतनी प्रोमिनेंटली नहीं निकल के आई थी, सर, है ना? तो ओवरऑल स्थिति कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रेसिव है, उतनी भी प्रोग्रेसिव नहीं है, सर। जैनिज्म अभी भी फ्लरिश हो रहा है, बुद्धिज्म नहीं हो रहा है राजपूत सेक्ट्स के अंदर से पॉइंट ऑफ व्यू से। वैष्णविज्म का ग्रोथ आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा, सर, ठीक है? वैष्णविज्म और शैविज्म और शाक्त संप्रदायों का आपको भर-भर के एविडेंसेस आपको मिल जाता है, सर, ठीक है, समझे? ओवरऑल स्थिति इनके दौर के अंदर एग्रीकल्चर का डिक्लाइन था। एग्रीकल्चर का डिक्लाइन मतलब उतना स्टेबल था, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी आपको मिलती है।
इंडस्ट्री और ट्रेड एंड कॉमर्स में लिमिटेशंस आपको मिलेगी सर, है ना समझे। फॉरेन ट्रेड इनके दौर में ज्यादा हो नहीं रहा था सर, क्यों नहीं हो रहा था, उसके पीछे के सबसे फंडामेंटल रीजंस क्या थे सर, ठीक है ना समझे। व्हाई द फॉरेन ट्रेड वाज नॉट गोइंग ऑन, बिकॉज़ दे वर क्लोज्ड डायनेस्टीज, ओके, एंड बिकॉज़ दे वर क्लोज्ड डायनेस्टीज दे केप्ट ऑन फाइटिंग अमंग ईच अदर सर, गेटिंग ओके। इन फैक्ट वी विल आल्सो सी कि जब हम लोग कल्चरल कंडीशंस देखते हैं तो हमें इस दौर के अंदर वुमेन की स्थिति के बारे में भी थोड़ी बहुत आइडिया रहनी चाहिए सर, ठीक है समझे। बाड़ी लिटरेचर का मतलब है कि कोर्ट पोर्ट्स बैठा करते थे राजा के कोर्ट में, ये जितने भी किंगडम्स हुआ करते थे बेसिकली, एक कम्युनिटी है चारण कम्युनिटी, गुजरात राजस्थान में होगी सर, ओके ना समझे। चारण कम्युनिटी का काम ही था बेसिकली बार्ड्स के रूप में काम करना सर, है ना समझे। एंड दे यूज्ड टू राइट पोएट्री सर, है ना समझे, दे यूज्ड टू राइट द रिकॉर्ड्स, ओके ना समझे, ऑफ द किंग, एंड दे यूज्ड टू बेसिकली कंपोज सम काइंड ऑफ थियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द किंग इन अ जीनियोलॉजिकल वे सर, ठीक है ना। जीनियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से में हमको ये पता चलता है कि ये सब बार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको मिलती है सर, ठीक है ना समझे, ओके। तो इस दौर के अंदर ओवरऑल स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई कल्चरल सिग्निफिकेंस में डेवलपमेंट हुआ, कुछ कुछ जगह के ऊपर वुमेन की स्थिति आपको डाउन मिलेगी कल्चर में सर, ठीक है समझे। तो ओवरऑल कल्चरल सिग्निफिकेंस में हम लोग लिख सकते हैं वो है कंडीशन ऑफ वुमेन सर, ठीक है समझे। क्योंकि वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 से 1200 ये राजपूत पीरियड के अंदर एक प्रोमिनेंट पार्ट आपको ये बहुत चीजें देखने को मिलती है कि दो प्रकार की स्थिति थी सर, है ना समझे। एक तो रॉयल वुमेन की कंडीशन है ना समझे, नहीं समझे, और एक कॉमन वुमेन की कंडीशन है सर, है ना, ओके। सो वी विल सी कि जब हम लोग टेक्स्ट के बारे में देखेंगे इस पीरियड में लिटरेरी टेक्स्ट हमको मिलता है, वो चाहे आपकी टीका होगी जैसे मिताक्षर सिस्टम इस पीरियड में कंपोज की गई है, या वी विल सी कि दयाभाग सिस्टम आपको बंगाल के अंदर से मिलेगी सर, ठीक है, ओके। उसमें कुछ अलग कहानी है सर, ओके ना समझे। बट व्हेन वी सी द ओवरऑल कंडीशन ऑफ वुमेन वी विल सी कि दो थिंग्स, एक तो स्वयंवर की प्रथा आपको यहाँ से देखने को मिलती है, दैट आल्सो हाइलाइट्स द फैक्ट कि इट वाज स्टिल अलाउड फॉर द वुमेन टू चूज देयर पार्टनर सर, समझे। अब ये स्वयंवर की प्रथा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की अगर आपको थोड़ी कहानी पता है तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेके आए थे। संयोगिता कौन थी सर, ओके ना समझे। संयोगिता यूज्ड टू बी लेडी बिलोंगिंग टू, शी वाज अ प्रिंसेस बिलोंगिंग टू द गढ़वाल, ओके ना, वो गढ़वाल की प्रिंसेस हुआ करती थी और उनको ये लेके आए थे स्वयंवर से ही सर, ठीक है समझे, ओके। सो दैट थिंग एक्चुअली हाइलाइट्स द फैक्ट कि स्वयंवर वाज स्टिल वी कैन से कंसीडर और इट वाज वैलिड सर, ओके ना समझे। वुमेन वर आल्सो सीन विद वेरी हाई डिग्निटी विद रिस्पेक्ट टू द राजपूताना पॉलिटी एंड राजपूताना कल्चर सर, ठीक है समझे, ओके। डिग्निटी के साथ इसके लिए क्योंकि व्हेनेवर अटैक्स यूज्ड टू टेक प्लेस और व्हेनेवर कॉन्फ्लिक्ट्स यूज्ड टू टेक प्लेस, ओके, वी विल कम टू नो कि द वुमेन वर नेवर टच्ड अपॉन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर नेवर टच्ड अपॉन सर, ठीक है समझे, ओके। एंड वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये देखने को मिल रहा है कि देयर आर एविडेंसेस ऑफ वुमेन हु वर इन्वॉल्वड इनटू डांसिंग, म्यूजिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस एज़ वेल सर, ठीक है समझे। अब जैसे आप स्कल्पचर को देखोगे खास करके सर, है ना, तो स्कल्पचर्स में हमको ये समझ में आ रहा है कि इनका म्यूजिक एंड डांस के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट था। अब ये कहां से पता चला, तो खजुराहो के अंदर अगर आप चले जाओ सर, ठीक है ना, वहां के स्कल्पचर्स देख लो तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इनके यहाँ से थे सर, है ना, ओके। ओवरऑल स्थिति टेक्स्ट में ये भी पता चल रही है कि इनको कंट्रोल किया जाता था बाय द फैमिली सर, ठीक है समझे। तो फादर ब्रदर हस्बैंड सर, है ना समझे, ओके। तो इनके कंट्रोल में आपको ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स और बाकी सारे राइट्स आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे सर, है ना, ओके। तो ओवरऑल स्थिति में ये था कि प्रॉपर्टी राइट्स धीरे-धीरे कम हो रहे थे। एक्सेप्ट स्त्रीधन, मैंने आपको बताया था स्त्रीधन वाज द गिफ्ट दैट द वुमन रिसीव्ड इन द मैरिज फ्रॉम द इन-लॉज एंड आल्सो फ्रॉम द फादर मदर, है ना, फादर मदर से मिलने वाली सर, ठीक है समझे। वी विल आल्सो फाइंड देयर एविडेंसेस ऑफ सती टेकिंग प्लेसेस, ओके ना समझे, ओके। अब देखिए सती से अभी जौहर नहीं आया है, जौहर अभी बाद आया है, ठीक है समझे। जौहर आता है 1200 के बाद सर, ओके। ये ट्रांजिशन में होना शुरू हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत था, पार्शियल था पर बड़ी मात्रा में नहीं था सर, ठीक है समझे। एक्चुअली जौहर इज एन आउटकम ऑफ द फॉरेन इन्वेजन आल्सो ना सर, ओके समझे। देखो सती एंड जौहर वर टू डिफरेंट रिलेटेड कांसेप्ट्स, ओके समझे। सती हैड वेरी वी कैन से इंडिजिनस थॉट प्रोसेस जिसके कारण ये निकल के आया, क्योंकि राइट फ्रॉम द डेथ ऑफ हस्बैंड सर, ओके, वुमेन वर सीन एज एन इंडिविजुअल। अब उनका केयर कौन करेगा, और फिर प्रॉपर्टी में राइट से लेके और भी बहुत सारी मैटर्स थी, तो सती वाज बीइंग कंडक्टेड सर, ओके ना समझे। जौहर वाज समथिंग एल्स, ओके ना समझे। सो व्हेन हस्बैंड वी विल सी ही इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन, ओके, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इनको समझ में आ गया था कि इनके पति वापस नहीं आने वाले, तो राजपूताना किंगडम्स की जितनी भी स्त्रियां थी सर, समझे, ओके, उन्होंने वी विल सी की जौहर कंडक्ट करवाया सर। तो वो 1000 के बाद प्रोमिनेंट के अंदर निकल के आएगा सर, समझे, ज्यादा प्रोमिनेंस के अंदर तो अभी हो रहा था, इट स्टार्टेड कमिंग अप, बट इन लार्ज नंबर इट विल बी लाइक नो फॉलोड इन द मीडियल एरा सर, समझे। तो इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग पीरियड हम इसके अंदर से कंसीडर करेंगे सर, ओके। तीसरी कहानी हमको बेसिकली चाइल्ड मैरिजेस या ऑर्थोडॉक्सी भी आपको देखने को मिलती है। ये ऑर्थोडॉक्सी में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति हमको यहाँ से अलग तरह से मिलेगी सर, ठीक है। टेम्पल्स के अंदर हमको देवदासी प्रथा का ओरिजिन मिल रहा था, ये देवदासियों के रूप में इनका ओवरऑल विल सी की बहुत बार ऐसा होता था कि देवर काइंड ऑफ विल सी की लाइक नो स्टक इनटू द देवदासी सिस्टम, ओके, वो आगे नहीं आ पा रही थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको सामाजिक रूप से भी आपको मिल जाएगी सर, ओके। तो ओवरऑल सोशल कंडीशंस में राजपूताना पीरियड में आपको दो प्रकार की चीजें मिलती है सर, ठीक है। बिकॉज़ फ्यूडलिज्म था या लैंडलॉर्ड की सिस्टम चल रही थी राजपूताना स्टेट से इसके ऊपर से, तो पीजेंट्री की कंडीशन तो अच्छी नहीं होगी सर, समझे। तो पीजेंट्री की स्थिति तो खराब ही थी, और इसी के लिए ये जो प्रोपोनेंट्स ऑफ फ्यूडलिज्म है, ये पूरे राजपूत पीरियड को भी फ्यूडल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आइडेंटिफाई करवाते हैं। वो कहते हैं कि देखो राजपूत पीरियड भी है, ये मूल तो सामंतवाद का ही एक प्रक्रिया है या उसी को भी रिफ्लेक्ट करता है सर। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है समझे। तो ये तीन चार पॉइंट्स हम लोग इसके अंदर से आइडेंटिफाई करके लिखेंगे एंड विल ट्राई टू जस्टिफाई और विल ट्राई टू लाइक नो डिस्कस कि जहां-जहां हमारे पास क्या है कि सवाल आता है कि कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द राजपूत पीरियड बता दीजिए कि डार्क एज को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है सर, ठीक है समझे। तो दोनों प्रकार की चीजें आपको मिलती रहती है सर, ओके। सो वी विल सी कि बोथ दिस थिंग्स कैन बी सीन, ओके। बट इसको लेके वो इंडिजिनस आउटलुक बहुत आपको मिलता है एक्चुअली। अब देखिए इंडियन सोसाइटी या इंडिया के अंदर का जो कल्चरल आउटलुक है बड़ा इनवर्ड लुकिंग था। इसको मैंने कल भी बताया था कि वो अल बरूनी करके एक ऑथर आएगा सर, ठीक है। अल बरूनी गजनी के साथ आया सर, ठीक है। और अल बरूनी एक चीज किताब हिंद के अंदर लिखता है कि भाई देखो मैंने इंडियंस के साथ संवाद किया सर, ठीक है, बट इंडियंस आर वेरी मच इनवर्ड लुकिंग पीपल सर, ठीक है। इनवर्ड लुकिंग का मतलब है कि भाई ये भारत के बाहर सोचते नहीं है सर, ओके। अब ये नहीं सोचने के कारण हमारी ज्योग्राफी भी ऐसी है कि हमको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। वी गेट एवरीथिंग सर, तो फिर हम इनवर्ड लुकिंग ही होंगे सर, गेटिंग इनवर्ड, हम अपना ही गुणगान गाएंगे कि देखो बढ़िया चल रहा है सर, समझे। तो इतना खराब भी नहीं चल रहा था, गेटिंग इनवर्ड, ओके। तो ये पूरी बैकग्राउंड थी जो हमको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन एंड विद रिस्पेक्ट टू दी सोशो कल्चरल पार्ट सर। ट्रेड तो डिक्लाइन में था सर, है ना। देखिए ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन दिस पीरियड वाज नॉट फ्लरिशिंग सर, क्यों नहीं था उसके पीछे का कारण देखिए सर, है ना। क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाज गोइंग थ्रू अ पॉलिटिकल क्राइसिस ना सर, है ना। तो इस दौर के अंदर जब हमको ये पता चल रहा है कि राजपूत किंगडम्स जो थे, ये राजपूत किंगडम्स के बीच में लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई बेसिकली स्पोर्ट्स के रूप में थी सर, है ना। तो बिकॉज़ दे यूज्ड टू फाइट कंटीन्यूअसली और ये इसको स्पोर्ट्स के रूप में देखते थे, तो दे हैड क्रिएटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर देम एज़ वेल सर, है ना। कि भाई हम इतने बजे से इतने बजे तक लड़ाई करेंगे, है ना। दुश्मन भाग रहा है तो वी विल कम टू नो कि पीछे नहीं मारेंगे, है ना, समझे। या फैमिलीज के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो हम लोग फॉलो करेंगे सर, ठीक है समझे। सो एवरीथिंग वाज देयर, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये कोई भी चीज हमको पता चल रहा है कि देखी नहीं जाती है सर, ठीक है, ओके। एंड जब विदेशी आक्रमण होंगे तो हमें पता चला कि ये कर ही नहीं पा रहे, उसको फाइट ही नहीं कर पाएंगे सर, ओके। तो कम बैक टू दिस पार्ट, है ना, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या कहानी है सर, ओके। सो देयर इज अ चेंज इन रिलीजियस बिहेवियर, कल्चरल कंडीशंस आपको नई तरह से देखने को मिलते रहेंगे सर, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल आल्सो सी कि टेंपल्स का भी ग्रोथ होने की शुरुआत होगी, है ना। टेंपल्स के ऊपर अभी मैंने बताया कि भाई राजपूत पॉलिटी में तो हुआ, बाकी सारे पॉलिटी में भी आपको इस प्रकार का डेवलपमेंट मिलता रहेगा सर, ओके। तो ये खजुराहो है सर, दिस इज फॉर एग्जांपल खजुराहो।
जहाँ आपको आर्किटेक्चर की नई स्टाइल मिलती है, नगर स्टाइल है सर, समझे, नगर की सब स्टाइल है सर, ठीक है समझे, तो इसको खजूरपुरा के रूप में पहचानते हैं, तो बफ कलर का सैंडस्टोन आपको मिलता है, इसमें भी आपको पंचयतन मिल जाएगा, पंचयतन पता होगा तो एक मंदिर मुख्य यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा पीछे होगा, ये चौथा है और ये पांचवा है सर, ठीक है समझे, सो ये आपको रेस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे सर, ठीक है समझे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट स्टार पैटर्न में नहीं थे, स्टार पैटर्न में तो नीचे मिलेंगे हॉरिजॉन्टल में, उसको कल पढ़ेंगे, वो 1200 के ट्रांजिशन में है सर, है ना? ये नॉर्मली क्रूसिफाइड प्लान आधारित दिखते थे सर, समझे, तो इसमें जो वुमेन की कंडीशन है वो पता चलती है, जैसे वुमेन ड्रेस अप है, वुमेन अलग अलग प्रकार के कल्चर डांसिंग मुद्रा में है सर, कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाली आपको मिल जाएगी सर, ठीक है समझे, इसमें शिव शक्ति विष्णु और कुछ कुछ जगह पे जैन टेंपल्स भी है सर, ओके, तो खजुराहो आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ वी कैन से द जैन टेंपल्स एज वेल सर, ठीक है समझे, तो ये भी हमारे लिए बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट इसके अंदर से मिलती रहेगी सर, है ना? तो वी विल सी कि खजुराहो में तो इरोटिक आर्ट आपको मिलता रहता है और दूसरे वो गुर्जर प्रतिहारों की कंटिन्यूएशन है सर, ठीक है समझे, ओके, तो कोमरिया महादेव सबसे फेमस है, उसके और भी टेंपल है, यहाँ पे आपको लक्ष्मण टेंपल मिलता है, फिर पापनाथ टेंपल मिलता है, विश्वनाथ टेंपल मिलता है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है समझे, इसमें मेन पार्ट हमको डिफरेंशिएशन में क्या देखना है सर, ठीक है समझे, वो ये देखना है कि इसके टेंपल्स की वॉल्स में इंटीरियर में भी कार्विंग होता था और आउटर पोर्शन मतलब बेसिकली जो आउटसाइड पोर्शन है उसमें भी कार्विंग होता था सर, ठीक है समझे, दूसरी कहानी ये गुप्ता और गुर्जर प्रतिहार को कॉपी तो करता है बट इनकी लोकल स्टाइल भी है सर, लोकल स्टाइल में ऑर्नामेंटेशन बहुत होगी सर, तो इफ यू सी द टेंपल्स दे आर वेरी हाईली डेकोरेटेड टेंपल्स, ओके, तो नगर स्टाइल के अंदर भी इनको लगा कि नहीं हमको कुछ और करना चाहिए सर, हमको ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं फॉलो करनी चाहिए, तो नगर के अंदर भी इन्होंने वेरिएशन निकाला सर, ठीक है, कई मौका क्योंकि ये लेट गुप्ता पीरियड से लेके लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर 8 9 सेंचुरी के बाद आपको बहुत प्रोमिनेंट मिलता रहता है सर, तो इसमें खजुराहो में बहुत सारे टेंपल्स बने, ज्यादातर में पंचयतन मिलता है, इट रिफ्लेक्ट्स सम काइंड ऑफ माउंटेन रेंज है ना, समझे, मतलब आप देखिए मन की आंखों से सर, देखो पहाड़ियों की, और फिर इसमें मंडप अर्ध मंडप है ना, ये सबके सब साथ में चलेंगे, ओके, तो ये एंट्री है, फिर अर्ध मंडप आता है, फिर मंडप आता है और फिर उसके बाद गर्भगृह आता है, आपको आजू बाजू में प्रदक्षिणा पथ मिल जाता है, आपको रेस प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इसमें पंचयतन में सब्सिडरी श्राइन्स मिल जाते हैं सर, ठीक है समझे, तो दिस आर वेरी प्रोमिनेंट स्टाइल्स, ओके, विच आर फाउंड इन द टेंपल्स एट खजुराहो, और ये बड़ा सिग्निफिकेंट था सर, इसमें जैन वैष्णवाइट शैवाइट टेंपल सब प्रकार के आपको मिलेंगे सर, ठीक है समझे, तो जैसे कंडरिया महादेव है तो इट इज डेडिकेटेड टू शिवा सर, ओके, विश्वनाथ टेंपल है, पापनाथ टेंपल है, ऐसे सब टेंपल्स आपको मिलेंगे, दिस इज द प्लान ऑफ द खजुराहो टेंपल सर, कंडरिया महादेव का टेंपल आपको मिलेगा, तो ये अर्ध मंडप है, फिर मंडप आता है, फिर महामंडप आता है, फिर बीच में अंतराल है, अंतराल इज द वेस्टिब्यूल है ना, जो गर्भगृह में जाने से पहले झुक के जाना पड़ता है सर, एंड देन फाइनली इट इज अ प्रदक्षिणा पथ सर, तो वेरी प्रोमिनेंट है, और ये आजू बाजू में सब्सिडरी श्राइन्स मिलते हैं, सो 1 2 3 4 सर, अब इसको आप देखोगे तो प्रॉपर आप क्रूसिफाइड प्लान में नहीं दिखेगा ना, क्योंकि आपको टेंपल्स यहाँ पे मिल जाते हैं सर, ठीक है, तो इस तरह से लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग तरह से सर, अपने हिसाब से इन्होंने ट्रांजिशंस ली है सर, तो दे हैव डिवाइडेड इट इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे, तो ये रीजनल आर्किटेक्चर का प्रकार था, इनफैक्ट ये खासियत ये थी कि दिस वाज द टेंपल वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड, सो टेंपल्स इन स्पाइट ऑफ दे वर बिल्ट एट दैट टाइम सर, मतलब राजपूत डायनेस्टी और डायनेस्टी ने बनाया, पर इसमें कॉमनर्स अलाउड नहीं थे, शायद तक ये खजुराहो में जो इरोटिक आर्ट है ये भी उसके साथ ही कोरिलेट करता होगा, इसके लिए किया होगा कि भाई हम कॉमनर्स को अलाउ नहीं करेंगे सर, ठीक है समझे, तो एक प्रोमिनेंट पार्ट खजुराहो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग से नहीं आएगा, बट रॉयल टेंपल्स का एक प्रकार है, हम ये लिख सकते हैं सर, समझे, इसी में लेटर पीरियड में ये 64 योगिनी टेंपल बना, वो थोड़ा बाद में बना 14th सेंचुरी के अंदर सर, तो ये बेसिकली कंटिन्यूएशन ही है ये बुंदेल आर्किटेक्चर का सर, समझे, तो योगिनी टेंपल्स बेसिकली किसको दर्शाता है, शाक्त संप्रदाय को, तो मैंने बताया कि शाक्तिज्म स्टिल ग्रोइंग अप सर, तो वी विल सी कि दुर्गा माता या शक्ति को बेसिकली एट्रिब्यूटेड आपको मिल जाएगी सर, खैर, तो एक खजुराहो था, दूसरा मैंने आपको बताया कि गुजरात में टेंपल्स मिलेंगे सर, है ना, तो गुजरात में एक तो मोढेरा का सन टेंपल इस पीरियड के अंदर बना, रानी की वाव मिलता है, एक्चुअली रानी की वाव इज एन इन्वर्टेड टेंपल, मतलब आप कभी यूं करके देखोगे ना सर, ठीक है, तो वो ऐसा है ना, उसको उल्टा कर दोगे तो मंदिर का आकार है सर, वो बड़ा प्रोमिनेंट है, इसको ये जो इंडोलॉजिस्ट है और आर्कियोलॉजिस्ट है जिनको शक्ति या क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत एनर्जी होती है उसके साथ जोड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये एक अभिशाप के जैसा है सर, इट्स अ काइंड ऑफ अ कर्स हो गया ना, समझे, क्योंकि ये बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा को उसने समाप्त करके रखा हुआ है, समझे, एंड वी विल फाइंड कि उसकी एक अलग ही नेगेटिव इंपैक्ट भी हुई थी सर, पर ये बना है स्टेपल के रूप में सर, समझे, तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग, एंड इफ यू सी फ्रॉम द टॉप साइड में अगर आप देखोगे तो अलग दिखेगा आपको सर, बट देन यू विल सी कि यहाँ पे आपको अलग दिख रहा है, ये 100 रुपए की नोट में है, ये मोढेरा का सन टेंपल है, इट इज डेडिकेटेड टू सूर्य देवता, इनफैक्ट आप इस पीरियड में रिलीजियस कंडीशन देखोगे ना, उसमें आप ऐड कर सकते हो रिलीजियस कंडीशंस में कि अंडर द रिलीजियस कंडीशंस कहां गया सर, द सन वर्शिप, सूर्य वर्शिप इज आल्सो देयर, है ना, समझे, सूर्य वर्शिप को भी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि सन टेंपल एट मोढेरा इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सूर्य वर्शिप, मोढेरा भी 16 टाउन के रूप में बनाया गया है सर, ठीक है समझे, तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी, एक्चुअली पहले यहाँ अंदर जाने देते थे सर, ओके, सो दे यूज्ड टू अलाउ टू गो डीप इनसाइड, बट 2001 के अर्थक्वेक के बाद सब हिल गया है सर, तो पूरा हिलने के कारण नाउ दे आर नॉट अलाउइंग, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, ओके, इसके पीछे एक जगह है सहस्त्रलिंग तालाब, इसमें 1000 लिंग आए हुए हैं सर, ठीक है, 1000 शिवलिंग्स आ गए सहस्त्रलिंग, ओके, तो वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इज देयर, उसको यूनेस्को हेरिटेज का स्टेटस नहीं दिया हुआ है, बट वो बहुत मस्त है, मतलब बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम रानी की वाव है, ओके, ये मोढेरा में यू कैन डू इट इन सिंगल डेज है ना, क्योंकि मोढेरा से पाटन जाने में 50 किलोमीटर लगता है सर, समझे, तो सेम रूट पे पहले मोढेरा के अंदर बस निकलोगे गाड़ी लेके, है ना, समझे, तो मोढेरा से फिर निकल के पाटन, फिर राउंड ट्रिप वापस, या पाटन से आगे आप चले जा सकते हो सर, क्योंकि वहां से 100 किलोमीटर माउंट आबू हो जाएगा, 100 किलोमीटर सर, तो माउंट आबू में आपको ये मिलेंगे सर, ठीक है सर, नहीं ये तो बात है, ये तो बाजी मंदिर है, माउंट आबू वाला कहां गया सर, शायद फोटो नहीं डाला रह गया होगा सर, लेट मी कम बैक, ओके, तो ये मोढेरा है, मोढेरा में सन टेंपल के एविडेंसेस आपको मिलते हैं, मैंने बता दिया सर, बाकी तो फैक्ट फैक्ट है, ओके, वो हमारे लिए प्रोमिनेंट नहीं है, दूसरा इनके द्वारा एक शिव वर्शिप आपको मिलती है सर, ठीक है, और शिव वर्शिप में आपको रुद्र महल मिलेगा, रुद्र महल इट इज डेडिकेटेड टू शिवा, इट इज लोकेटेड एट सिद्धपुर, सिद्धपुर यूज्ड टू बी द ओल्ड इंपीरियल सीट ऑफ पाटन रूलर्स ओनली, सिद्धराज जयसी करके जो राजा थे उनकी ही सीट हुआ करती थी सर, ओके, इनफैक्ट कल्चरल सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हो कि इस दौर के अंदर जैनिज्म को बहुत जगह पे स्टेट पैट्रोनेज मिला है, स्टेट पैट्रोनेज आपको गुजरात के रूलर्स देंगे सर, है ना, सोलंकी इस वर गिविंग द स्टेट पैट्रोनेज टू जैनिज्म, इसमें सिद्धराज जयसी और उसके साथ-साथ कुमारपल, है ना, ये कुमारपल के समय पे तो पूरा का पूरा जैनिज्म मतलब नॉन वायलेंस और उसको ज्यादा प्राधान्य दिया गया था, तो देयर इज अ मेंशन कि जब वो सत्ता के ऊपर आए तो बूचड़खाने बंद करा दिए, बूचड़खाने बेसिकली कसाईयों के खाने थे सर, मीट मिलता था, तो कसाईयों ने जाके कंप्लेन कर दिया राजा को, बोले ये क्या कर दिया तुमने, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, तो राजा को समझ में आया कि यार ये तो गलत कर दिया हमने सर, इनका दुकान बंद करवा दिया, तो उन्होंने कहा कि इनको वेलफेयर स्टेट में इनको कंपनसेशन देंगे और साथों के साथ इनको दूसरी जॉब्स में एम्प्लॉय करेंगे सर, ओके, तो दर्शाता है कि भाई नो दे वर गाइडेड बाय रिलीजियस वैल्यूज बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म, सिद्धराज जयसी और उसके बाद कुमारपल के समय पे हेमचंद्राचार्य यूज्ड टू बी जैन स्कॉलर बाय द वे सर, सो बिकॉज़ ही रोट विद रिस्पेक्ट टू जैनिज्म एंड जैन डॉक्ट्रिन, तो शासकों ने भी जैनिज्म को फॉलो किया था सर, ठीक है, तो ये बड़ी प्रोमिनेंट एस्पेक्ट आपको निकल के आएगी इस दौर की सर, है ना, तो सोलंकी में आपको ये सब चीजें मिलती है, थोड़ी वेलफेयर की पॉलिसीज भी आपको यहाँ से मिलती रहेगी, बाकी मैंने बताया कि चौहानों में आपको एक तो पृथ्वीराज रासो मिलता है सर, बहुत ही फेमस किताब थी चांद बड़ाई के द्वारा लिखा गया, फिर एक लेटर किताब लिखी थी पृथ्वीराज महाकाव्य सर, है ना, ये बॉडी लिटरेचर का प्रकार था, तो लिटरेचर हमने लिख लिया बहुत हो जाएगा सर, दूसरी कहानी हमने इसकी देख ली क्या कह सकते हैं, तीसरी राजा भोज के बारे में, ठीक है, अब देखिए राजा भोज एक तो पॉलीमैथ थे सर, समझे, मतलब ग्रामर पोएट्री योगा केमिस्ट्री सब में कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने सर, ठीक है, एंड भोजपुर की स्थापना की, फिर वहां अपने आप को जो भोज का टाइटल दिया ना सर, ओके, उसको देख के कृष्णदेव राय भी बहुत मोटिवेटेड थे,
इन द मिडीवल एरा व्हेन कृष्णदेवराय विल रूल ओवर विजयनगर, वो भी अपने आप को कहेंगे कि मैं आंध्र भोज हूं, मैं अभिनव भोज हूं, है ना। तो वो अपने आप को भोज कहते हैं इसलिए क्योंकि कृष्णदेवराय वाज आल्सो पॉलीमैथ। अगर आपको पता होगा तो उनका भी कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर, साइंस, लिटरेचर, है ना, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, इन सब के अंदर आपको मिलता है, भक्ति मूवमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा सर। तो वैसी कहानी आपको कृष्णदेवराय के अंदर मिलती है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। तो बाकी उन्होंने भोपाल की स्थापना कराई, भोजपुर करके शहर का निर्माण कराया, है ना, फिर एक संस्कृत कॉलेज बनाई थी जो संस्कृत पाठशाला के रूप में थी, और फिर वास्तुशास्त्र में उन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है। तो ही टॉक्ड अबाउट द जेस्चर्स, मुद्रास, स्कल्पचर एंड डांस फॉर्म्स एज़ वेल, ओके। तो बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट इस दौर के अंदर मिलता है सर। परमाणु के समय पे टेंपल भी बने, इन्होंने परमार स्टाइल ऑफ टेंपल्स बनाए, ये नगर का ही वेरिएशन था सर, समझे। तो ये नगर का ही वेरिएशन था, बट इनका शिखर थोड़ा अलग है, समझे। तो आपको ये थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, और दूसरा आपको एमपी के अंदर उदयपुर करके जगह है, वहाँ पे नीलकंठेश्वर टेंपल मिलता है, मूलतः से शिव जी को डेडिकेटेड टेंपल्स मिलेंगे। इनफैक्ट इनके समय पे केव्स भी बनती है, आखिर की गुफाएं थी, है ना, समझे। आखिर की गुफाएं, क्योंकि रॉकेट आर्किटेक्चर प्रोमिनेंट नहीं रहा है ना, 1000 के बाद तो कहाँ रॉकेट आर्किटेक्चर मिलेगा, ओके। बट वहाँ आपको शिवलिनी केव्स मिलती है महाराष्ट्र में सर, है ना, मालवा से लेके नीचे महाराष्ट्र तक जाते हुए सर, है ना। तो वहाँ आपको ये केव्स मिलेगी करीबन 11th सेंचुरी की, द लास्ट केव्स एट दैट टाइम सर, है ना। तो दे वर डेडिकेटेड टू शिवा ओनली सर, वहाँ सप्तमातृका भी है, और नंदी मंडप मिलता है। नंदी मंडप का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, वहाँ नंदी जी है, नंदी जी मतलब शिव जी का टेंपल आपको वहाँ से मिलता रहेगा सर, ठीक है। तो ये भी राजपूत डायनेस्टी के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी रुद्र महल मैंने बताया, ये सिद्ध हेम शब्दानुशासन करके किताब बताई सर, ठीक है, समझे। हेमचंद्राचार्य ने एक और किताब लिखी है त्रिसहस्त्र लक्षण, 63 जैन संतों की कहानी है सर, ठीक है, समझे। इज वेरी प्रोमिनेंट बुक है। बाकी टेंपल्स इनके समय पे भी बनते रहेंगे सर, ओके ना। दरवाड़ा के टेंपल्स मैंने आपको बताया, और मोढेरा का टेंपल बड़ा प्रोमिनेंट आपको मिलता रहता है। गढ़वाल के समय पे भी बहुत सारी चीजें बनती है सर, है ना। गढ़वाल के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि एक तो टेंपल्स बहुत बनते हैं। ये टेंपल्स में गजनी खुद लिखता है, और बरूनी भी लिखते हैं कि इसने बहुत सैकड़ों मंदिरों को तोड़-तोड़ के रूप भी लिया था सर, ठीक है। इनफैक्ट इसके समय पे भी किताबें लिखी जाएगी ना, कल्पतरु करके किताब है, कल्पतरु करके, ओके। तो दैट वाज कंपाइल्ड इन द गढ़वाल पीरियड। ऐसे बहुत सारे स्टेटर आपको मिलती रहती है। बाकी महरौली है, ये महरौली ये राजा जो तोमर डायनेस्टी थे इनके द्वारा बनाया गया था सर, ठीक है। लालकोट का जो फोर्ट है वो इनके द्वारा बनाया था, अनंगपाल करके राजा थे इनके द्वारा सर, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो में भी इनकी कहानी आपको मिलेगी। इनफैक्ट ये लंबी कहानी है, बट ये दिल्ली नाम कैसे पड़ा सर, है ना। दिल्ली नाम के पीछे एक फोक स्टोरी चलती है। स्टोरी ये चलती है कि ये दिल्ली नाम जो है ना, ये दिल्ली से पड़ा है। दिल्ली इसके लिए क्योंकि ये जो स्तंभ आपको पता होगा, महरौली का स्तंभ, ये तो चंद्रगुप्त ने बनाया था, चंद्रगुप्त टू ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो इसके नीचे बेसिकली एक सर्प राजा रहते थे, सर्प राजा, वी विल सी दैट वसुकी करके एक सर्प बेसिकली राजा है, उनका भारतीय साहित्य में भी मतलब बहुत बार इनकी कहानी में मेंशन है सर, ठीक है। तो ये सर्प राजा का किंगडम था नीचे, उनके माथे के ऊपर ये पिलर टिका हुआ है, ऐसी फोक स्टोरी चलती है। तो जैसे ही फिर ट्रांजिशन हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, तो कुछ शासक आए, उन्होंने इसको हिलाया। तो नीचे क्या है, ये पिलर हिलता क्यों नहीं है? तो हिलाने के बाद वी विल सी कि कहा गया कि पिलर लूज हो गया, तो ये पिलर ढीला हो गया, तो ढीला से दिल्ली बन गया सर, दिल्ली से दिल्ली बन गया सर, समझे नहीं समझे। तो मतलब कहानी है, इट्स नॉट अंडरस्टूड दिस पार्ट सर, समझे। बट इवन द तोमर बिल्ट मल्टीपल सिटीज। एक तो लालकोट का स्थापना करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो महरौली के अंदर लालकोट की स्थापना करना बहुत प्रोमिनेंट पार्ट आपको मिलता है। तो दिल्ली में फिर जो ओल्ड दिल्ली वाला जो रीजन है उसको स्थापना करेंगे। दूसरा इनके द्वारा ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिजर्वायर बनता है सर, ठीक है, समझे। ये रिजर्वायर भी बेसिकली सूरजकुंड का रिजर्वायर है, इसी पीरियड के अंदर बन गया था सर, ठीक है, समझे। इनके द्वारा भी कौन से इश्यू किए गए सर, बावड़ी बहुत सारी बनाई गई थी। बावड़ी का मतलब बेसिकली स्टेपवेल्स। इनफैक्ट ये जितनी भी डायनेस्टीज थी ना सर, ओके ना, समझे। खास करके गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक सटे हुए अजमेर की डायनेस्टीज भी आप देख लोगे, दे वर कंट्रीब्यूटिंग ह्यूज नंबर टू द स्टेपल आर्किटेक्चर। अगर आपको आर्किटेक्चर में लिखना है तो एक पार्ट स्टेपल में भी लिख सकते हो कि दे वर आल्सो इन्वॉल्वड इन द स्टेपल आर्किटेक्चर, एंड स्टेपल में बावड़ी बनती है सर, ठीक है ना। ये वाटर कंजर्वेशन में भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे सर, है ना। क्योंकि सवाल यहाँ से ऐसा आया नहीं है कल्चरल आउटलुक ऑफ द राजपूत डायनेस्टीज, तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीजों को सर, स्लाइड्स में है पर आड़ा टेढ़ा है, हमने यहाँ फ्लो चार्ट के रूप में सीधा कर दिया सर, है ना, समझे। वैसे ही अजमेर की मैंने बात किया सर, है ना, समझे। तो अजमेर में वी विल फाइंड कि देयर वाज अ किंग कॉल्ड एज अजय राज, है ना। अजय राज ने बेसिकली अजमेर की स्थापना की अजमेर के रूप में, और फिर वहाँ पे ही अजमेर तो बनाया, वहाँ पे कैपिटल के रूप में भी शिफ्ट किया। ओवर पीरियड ऑफ टाइम अजमेर में लेक भी बनता है, और फिर वहाँ संस्कृत की पाठशाला बनती है सर, ठीक है ना। तो अजमेर ओवर पीरियड ऑफ टाइम संस्कृत की पाठशाला के अंदर कन्वर्ट हुआ, शायद लिखा हुआ है, पर आप देख लीजिएगा उसको सर, वहाँ पे आर्किटेक्चर के फोटो से आपको मिलता है। बाकी स्वयंवर की कहानी मैंने आपको बताई कि क्या हुआ, और फिर बुक्स यहाँ पे लिखी जाती है। चंद बड़ाई कंटेम्परेरी थे पृथ्वीराज चौहान के 1192 में, घोड़ी के साथ लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है सर, खैर। तो ये भी प्रोमिनेंट पार्ट था विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ द राजपूत, ओके, समझे। तो ज्यादातर राजपूत की ये 5-6 डायनेस्टीज के अंदर से आपको कहानी पता होनी चाहिए कि क्या हुआ था सर, समझे। क्लियर हो गया राजपूत पीरियड, राजपूत डायनेस्टीज का ग्रोथ, एंड साइमल्टेनियसली हमें ये भी देखना है कि इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। अब एक सवाल यहाँ से जो आता है वो है पॉलिटिकल वीकनेसेस ऑफ राजपूत, और जो सवाल आया था वो था मेनली राजपूत की वीकनेसेस। तो वो मैं गोरी गजनी के साथ कवर करवा दूंगा सर, है ना, समझे। क्यों? क्योंकि वो उसके कंटेक्स्ट में हम लोग इनको फिर से रिवाइव करेंगे, है ना, कि जब गजनी का आक्रमण हुआ तो हम राजपूत राजा क्यों नहीं रोक पाए। जब घोरी का आक्रमण होगा तो भी हमको पता चलता है कि जो राजपूत रूलर्स थे दे वोंट बी एबल टू स्टॉप द इन्वेजन, है ना, समझे। तो जो टाइड ऑफ इन्वेजन है वो वी विल सी कि क्योंकि उसके कंटेक्स्ट में सवाल भी वैसे ही पूछे गए कि द इंफीरियर कैवलरी ऑफ द राजपूट्स वाज नॉट द ओनली कॉज ऑफ द डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द तुर्को अफगान्स एंड द मुगल्स। कमेंट करिए सर, कि खाली और खाली निम्न कोटि की अश्वारोही मतलब कैवलरी एकमात्र कारण नहीं था जिसके कारण राजपूतों का पतन हुआ, है ना। या वी विल फाइंड कि टू, है ना, ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ राजपूत। ये पढ़ लिया है हमने सर, है ना। 1998 में सवाल आया था और पूछा था कि ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द राजपूत, टू व्हाट एक्सटेंट दे वर रिस्पांसिबल फॉर द वीकनेसेस ऑफ द राजपूत रेजिस्टेंस टू फॉरेन इन्वेडर्स, ओके। तो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा और पॉलिटी के बारे में देखा कि देखो पॉलिटी में प्रॉब्लम ये था कि लैंड ग्रांट्स, है ना, समझे। और राजपूताइजेशन की प्रक्रिया में भी लैंड ग्रांट्स तो चलती रही जनरेशन बाय जनरेशन, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन तो चलता ही रहा है सर, है ना। दूसरी यूनिटी नहीं होना सर। तीसरी ये लोग अंदर जैसे पृथ्वीराज चौहान की हम लोग बात करते हैं 2 मिनट। तो पृथ्वीराज चौहान हैड फॉट अगेंस्ट एवरी किंगडम्स नेबर टू ईच अदर, मतलब उन्होंने चंडेलों के साथ लड़ाई की, उन्होंने परमाणु के साथ लड़ाई की, उन्होंने सोलंकियों के साथ लड़ाई की सर। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल आल्सो फाइंड उन्होंने गढ़वाल के साथ लड़ाई की, है ना। गढ़वाल से तो वो सहयोगिता को लेके आए तो जयचंद बौखला गए, बोले ये क्या कर दिया इन्होंने सर, है ना, समझे। तो वो कह रहे मेरा नाक का सवाल है, मैं इनकी कमजोरी जाके भूरी को बता के आऊंगा सर, है ना। तो घर का विधि लंका ढाई वाली कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है। तो ही फॉट अगेंस्ट एवरीवन। इनफैक्ट ये चंडेलों के साथ जब इन्होंने आक्रमण किया कलिंगर में, मतलब खजुराहो से लेके महोबा वाले रीजन में, वहां से 2 चंडेल राजपूत राजाओं ने लड़ाई की थी, युवराजों ने, अल्हा और उदल करके। उनके ऊपर से वो फोक सॉन्ग भी निकल गया। टोटल एक्चुअली 5 थे, देयर वर 5 प्रिंसेस, ओके ना, समझे। दे फॉट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान सर, ओके। तो चौहानों की या ओवरऑल राजपूत पॉलिटी की ये वीकनेस इसी आपको मिलती है सर, कि दे केप्ट ऑन कंटीन्यूअसली फाइटिंग। मैं आऊंगा इसके ऊपर वीकनेस में आपको बता दूंगा, अभी नहीं करवा रहा हूं, पर आपको एक थीम बता दिया कि क्या हो रहा है। आप देखिए 1000 के बाद ये प्रोमिनेंस के ऊपर है, 1000 से लेके 1200 तक ये राजपूत डायनेस्टीज निकल के आएगी सर। 1000 क्यों? क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों के डिक्लाइन और राष्ट्रकूटों के डिक्लाइन के बाद ही इनका ग्रोथ हुआ, है ना। सो वी विल सी कि जब एक साइड के ऊपर इनका पतन हो रहा था तब राजपूत डायनेस्टीज का ग्रोथ होने की शुरुआत हुई। अब ग्रोथ होने के बाद ये अंदर-अंदर लड़ते रहे, अंदर-अंदर इनकी कॉन्फ्लिक्ट होती रही, कभी मैट्रिमोनियल अलायंसेस होती, कभी फाइट करते थे। तो आप समझने की कोशिश करिए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जो है, इन तीनों के लड़ने के चक्कर में गजनी आ गया, है ना। गजनी क्यों आया था भारत में? क्यों उसको फ्री हैंड मिला था? क्योंकि कन्नौज के चक्कर में इन्होंने सब कुछ घुमा दिया ना सर। वी हैड डिस्कस ना कि व्हेन राष्ट्रकूट, पाल एंड द गुर्जर प्रतिहार वर फाइटिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज, दिस क्रिएटेड अ फ्री हैंड।
this gave a free hand to Ghazni. So the Ghaznvid invasion took place. अब this Ghaznvid invasion ultimately paved up the way for the rise of the Rajput dynasties. अब Rajput dynasty भी फिर लड़ाई कर रही है ना 200 साल तक सर, है ना, 1025-26 में लास्ट में गजनी आया, उसके बाद 1178 में घोरी आता है, और इस ट्रांजिशन के दौर के अंदर भी हमें पता चल रहा है कि राजपूत राजाओं के बीच में 150 साल थे, ये 150 साल में अपने आप को कंसोलिडेट कर दिए होते, है ना। तो आपके जेएल मेहता साहब यही तो लिखते हैं इसको लेकर सर, ठीक है ना, कि भाई द प्रॉब्लम इज दिस ओवर हियर, कि दे डिड नॉट थॉट कि दे शुड ब्यूटीफाई देमसेल्व्स, है ना, समथिंग। और फिर ये गजनी और घोरी टाइम में देख के आते थे, इनको पता था कि कब आना है, किस पीरियड में आना है, कैसे ट्रांजिशन में आना है सर, ठीक है, एंड दे विल मेक श्योर कि भाई, है ना, अपने हिसाब से पूरा मैनेज करके आए सर, करेंगे। ओके, तो मेनी थिंग्स ना, बहुत सारी चीजें आपको इसके साथ जुड़ी हुई मिलेगी जो हमको क्लैरिटी देती है सर, समझे। खैर, तो यू गॉट द पिक्चर क्लियर कि क्या हो रहा था सर। ओके, देखिए इसके कंटेम्परेरी पीरियड में जब हम लोग राजपूत डायनेस्टीज को देखेंगे तो इसमें से इतना ही सवाल आया है अभी तक सर, ओके, सोशल पॉलिटिक्स और आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो कंटेम्परेरी डायनेस्टीज निकल के आई है सर, वो सब दक्कन में आई, या वी विल कम टू नो कि दे विल बी कमिंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दैट इज राजस्थान, सॉरी, बंगाल और उड़ीसा और दक्कन सर, समझे। तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ चले जाते हैं, और 1000 से लेके 1200 और 1200 से लेके ऑनवर्ड्स का जो पीरियड है सर, उसमें एक तो राजपूताना डायनेस्टीज का ग्रोथ हुआ, वो हमको मिल जाता है सर, ठीक है, समझे। करेंगे राजपूत पीरियड कहते हैं इसको हिस्ट्री के अंदर। अब इनकी वीकनेसेस के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि उसमें ओपिनियंस आते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो देखिए बंगाल में क्या हुआ, तो बंगाल में इस पीरियड में पाल डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, और पाल के डिक्लाइन के बाद सेनास निकल के आए थे सर, समझे, क्योंकि पाल 1100 के बाद 1100 के बाद इनकी पूरी बच जाती है। पाल वर कंटेम्परेरी इवन टू चोलास एंड राजपूत, जब राजपूत डायनेस्टी ये पांच निकल के आए ना, प्रतिहार एंड ऑल दिस डिक्लाइन हुआ, और बाकी तो पाल वर इन डिक्लाइन। पाल कंटिन्यू टू सर्वाइव इवन अप टिल द 1100s, 1120 के बाद उनका डिक्लाइन हुआ। 1120 में, मतलब 12वीं शताब्दी की शुरुआत के आसपास उनका पतन होता है सर, महिपाल करके लास्ट राजा था, रामपाल और महिपाल सर, और उसके बाद इनकी पूरी बच जाती है सर, समझ। तो फिर रामपाल से महिपाल, ये दो प्रोमिनेंट थे, आपको नहीं मिलेगी सर। फिर सेनास आई है 1120 के दशक में, और ये चलते रहे 1190 तक। 1190 के बाद इनकी पूरी बदल जाती है। सेनास का कंट्रीब्यूशन ही बेसिकली आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिमिटेड था, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेरी ट्रेडिशन में बहुत था। लिटरेरी ट्रेडिशन इसके लिए क्योंकि जयदेव यहाँ से बिलोंग करते थे सेना डायनेस्टी से, जिन्होंने भक्ति की शुरुआत की थी बंगाल के अंदर, भक्ति मूवमेंट की। आप में से जो लोग कह रहे थे ना कि सर भक्ति ट्रेडिशंस राजस्थान के अंदर हमको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं सर, ओके, बट देन विल सी भक्ति ट्रेडिशंस कैन बी रिफ्लेक्टेड in the Sena period, sir, समझे, करेंगे अपन, okay. Secondly, this is also the period where the Yadavs are coming to power, sir. Yadavs are coming to power in the Deccan, sir, करेंगे, and ये देवगिरी के अंदर निकल के आए। इनके यहाँ पे भी हमको पता चलता है कि साइंस एंड टेक और कल्चरल ट्रेडिशंस का ग्रोथ हुआ सर, समझे। तो इनको हम लोग कल थोड़ा मैक्रो में देखें, क्योंकि सवाल आपको मैक्रो भी आएगा या अदर देन राजपूत डायनेस्टी के ऊपर से भी आएगा सर, समझे, करेंगे, ओके। तो इनके डिक्लाइन के ऊपर उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग सर, पर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होगी, मराठी भक्ति मूवमेंट सर, समझे, समझे। मराठी भक्ति मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से विल कम टू नो, देन वी विल सी कि आपको नामदेव देखने को मिलेंगे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम नामदेव देखने को मिलेंगे, है ना, विठोबा का मूवमेंट चलता है, दत्तात्रेय भगवान को वर्शिप करने वाले लोग मिलेंगे आपको। वी विल सी कि महानुभव करके एक संप्रदाय मिलता है जो भी कृष्ण को ही मानता था सर, ठीक है, समझे। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय आपको मिलते हैं। साइंस एंड टेक के अंदर वी विल कम टू नो कि जो आपके आर्यभट्ट के दर्शन थे उसको आगे कंटिन्यू किया गया सर, ठीक है, समझे। एंड साइमल्टेनियसली जो रीजनल लिटरेचर है वो आपको भर भर के देखने को मिलता है सर, ठीक है। रीजनल लिटरेचर में जैसे यहाँ सेना डायनेस्टी के अंदर बंगाली लिटरेचर का ग्रोथ आपको मिलता है सर, ठीक है, और भक्ति लिटरेचर आपको मिल जाएगा क्योंकि जयदेव ने गीत गोविंदा लिखा था सर, ठीक है। वैसे ही आपको बंगाली लिटरेचर का ग्रोथ आपको मिलता है, यहाँ आपको मराठी लिटरेचर का ग्रोथ मिलेगा सर, ठीक है ना। कंटेम्परेरी टू दैट विल आल्सो फाइंड कि द कल्याणी चालुक्यस आर आल्सो राइजिंग, है ना, तो कल्याणी चालुक्यस आर आल्सो राइजिंग, एंड दे विल आल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग टू द लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। इनके यहाँ पे भी वैसा आर्किटेक्चर चलता रहा। उसके नीचे आप थोड़े आओगे तो आपको होयसाल डायनेस्टी देखने को मिलती है। होयसाल डायनेस्टी हालेवीड के अंदर या कर्नाटक के अंदर आपको मिलेगी, एंड दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द आर्ट फॉर्म, एंड विल आल्सो फाइंड कि 1200 तक आते आते काकटियास का भी ग्रोथ होना शुरू हुआ था सर, एंड साइमल्टेनियस टू दिस पार्ट द काकटियास वर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर सर, ओके। कंटेम्परेरी टू दिस पार्ट द गंगास ऑफ उड़ीसा हैड आल्सो इमर्ज्ड, समझे। सो गजपति थे और फिर उसके बाद गंगास आए सर, हम करेंगे, ओके। तो गजपति थोड़े बाद में, पहले गंगास आते हैं फिर गजपति आएंगे। गजपति से थोड़े मतलब आप देखिए 14-15 के ट्रांजिशन आएंगे, अभी तो गंगास है सर, ठीक है। ईस्टर्न गंगास कहते हैं। ईस्टर्न गंगा इसके लिए क्योंकि मूल वेस्टर्न गंगा के वंशज थे। वेस्टर्न गंगा वो डायनेस्टी है जो मैसूर के आजू-बाजू में रूल किया करती थी इन द कर्नाटक रीजन इन द गुप्ता पीरियड सर, ओके। बट देन दे विल बी हैविंग मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड दे विल बी गोइंग टू द उड़ीसा रीजन, एंड वहां पे टेंपल्स और स्कल्पचर्स बनाएंगे सर, ओके। तो फिर जगन्नाथ से लेके और भी टेंपल्स आपको इस पीरियड के अंदर मिलते हुए दिखेंगे सर, समझे। सो व्हाट इज हैपनिंग कि इन द नॉर्थ व्हेन द राजपूत डायनेस्टीज वर फ्लरिशिंग, ओके ना, कंटेम्परेरी टू द डिफरेंट लोकल एंड रीजनल डायनेस्टीज दैट वर कमिंग। सो ओवरऑल 1000 से 1200 और 1200 से लेके करीबन 1300 तक का पीरियड देखोगे ना, वेयर सो मच पॉलिटिकल चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन नॉर्थ, व्हेन गजनी हैड इन्वेडेड, व्हेन घोरी हैड इन्वेडेड सर, है ना। कंटेम्परेरी टू दिस पीरियड ऑल दिस रीजनल डायनेस्टीज वर फ्लरिशिंग। इसी को कहते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया, है ना, समझे। रीजनलाइजेशन का मतलब क्या है सर, ठीक है, क्योंकि लिटरेचर का एक पूरा नया डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेजेस का एक नया डेवलपमेंट हुआ, रीजनल लैंग्वेजेस बन के आई। आगे बढ़ेंगे हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस के पीछे के कारण क्या है सर, ठीक है। ऑल्सो कंटेम्परेरी टू दिस पार्ट विल सी कि कल्चरल सिग्निफिकेंस निकल के आया, और कल्चरल सिग्निफिकेंस में आपको जो ट्रेडिशनल भक्ति मूवमेंट या ट्रेडिशनल संप्रदाय थे, शैविज्म, शक्तिज्म और वैष्णविज्म के साथ साथ अब आपको भक्ति ट्रेडिशंस भी आपको मिलते रहेंगे सर, जो फोक ट्रेडिशंस का पार्ट था सर, करेंगे अपन, ओके। विल आल्सो सी कि इसके कारण आर्ट फॉर्म्स भी नई तरह से निकल के आए, आर्ट के अंदर टेंपल्स अलग तरह से बन के आते हैं, स्कल्पचर्स अलग तरह से बन के आते हैं सर, ठीक है, करेंगे, ओके। सो दे कंट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट वेज। इनफैक्ट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी पता चलता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये रीजनलाइजेशन की प्रक्रिया इंडिया के अंदर रिवाइव करती है इकोनॉमी को भी सर, है ना, समझे। तो ये जो बातें हो रही थी कि इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ, कि इकोनॉमिक डिक्लाइन आपको नॉर्थ में शायद दिख जाएगा, बट व्हेन वी सी द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हम लोग दक्षिण को देखने की कोशिश करेंगे, या जैसे नर्मदा के नीचे की तरफ जाते हैं, विंध्यास के नीचे की तरफ जाते हैं, इस दौर में इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी हो रहा है सर, ओके। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो चोलास के समय पे शुरू हुआ था, ये कंटिन्यू रहा बात के हिसाब से, जैसे काकटियास के समय में भी चालू था। वी विल सी दैट कंटेम्परेरी टू दिस पीरियड हमें ये पता चल रहा है कि जो पांड्यास के समय में भी चालू था, हालेवीड के अंदर जो आर्किटेक्चर निकल के आया, जो द्वार समुद्र के जो रीजन है सर, और वहां पे भी होयसाल डायनेस्टी के द्वारा भी कंटिन्यूअसली आपको ये सब चीजें मिलती रहेगी सर, समझ, ओके। तो रीजनलाइजेशन अलोंग विद इकोनॉमिक एक्सपेंशन, है ना, और ट्रेड एंड कॉमर्स से लेके बहुत सारी चीजें एक्सपांड हो रही है, कॉइन्स आपको मिल जाएंगे सर, है ना, समझे। तो ये जो फ्यूडलिज्म की जो प्रक्रिया है उसको भी अलग तरह से बताता है सर, ओके। ये आपको लिखना है 1000 से लेके 1200। अब आपको ऐसा टॉपिक में क्यों बता रहा हूं सर, ओके, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि एनालाइज द वाइब्रेंट कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ साउथ इंडिया एंड कंपेयर इट विद नॉर्थ इंडिया बिटवीन द पीरियड ऑफ 500 टू 750। अगर आपको याद आया तो यूपीएससी ने पूछा था कि 500 से लेके 750 के बीच में आप नॉर्थ साउथ की एक्टिविटीज के बारे में बताइए सर, और वाइब्रेंसी को बताइए कि कितना वाइब्रेंट था, है ना, समझे, और कंपेयर करना था। आप इसी को ही अगर टाइम पीरियड को हटा दो और 1000 से लेके 1200 तक का टाइम पीरियड को कवर करोगे, या 1200 सी से लेके करीबन 1300 तक का, तो आपको ये सब चीजें आपको मिलेगी, समझे। इनफैक्ट आप समझिए कि इस पीरियड में साइंटिफिक प्रोग्रेस भी बहुत हुआ। हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर कि ये जो यादव डायनेस्टी है जो देवगिरी में रूल करी है, अलाउद्दीन खिलजी यादव को खत्म करके ही दिल्ली के ऊपर जाता है ना।
उसका पैसा से फंडिंग करके उसने जलालुद्दीन को पलटाया सर 1296 में। तो यू कैन इमेजिन द मनी दैट ही लूटेड फ्रॉम द यादवास, ओके ना, समझे, द सेनास ऑफ द यादवास, सेना वंश भी कहते हैं उसको। एक सेना वंश बंगाल में और एक महाराष्ट्र में यादव, उसको एक्चुअली सौना या सेवना के रूप में पहचानते हैं, पर वो प्रोनाउंस सेना के रूप में हो जाता है सर, ठीक है। सो वी विल सी कि देवगिर की एक अपनी महत्वता मिलेगी सर, ओके। तो देयर इज फ्लरिशिंग रीजनल सेंटर्स, देवगिर है, हालेबीड है, वरंगल है सर, है ना, समझे। बंगाल में आप देखने की कोशिश करोगे, लखनऊ आपको मिलता रहता है सर, ओके। तो इतने सारे आपको एरियाज मिलेंगे व्हिच आर फ्लरिशिंग इन दिस पीरियड सर, है ना, समझे। एक कल्चरल सेंटर के रूप में, इकोनॉमिक सेंटर के रूप में, मार्केट सेंटर्स के रूप में सर, तो आपको सवाल नॉर्मली क्या एनालिसिस के ऊपर बहुत आ रहा है ना, टाइम जोन निकाल के, टाइम एंड स्पेस डायमेंशन से। इसके लिए हमको ये पीरियड वैसे देखना है। अगर आप मुझे जीएस में ये चीज पूछते ना सर, समझे, तो मैं आपको फैक्ट कराता हूं। फैक्ट का मतलब ये है कि मैं आपको भर भर के बताता इसमें ये राजा है, इसमें ये राजा, यही स्लाइड्स। तो बिकॉज़ हम लोग ऑप्शंस कर रहे हैं सर, ओके, तो एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, इसी को कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, समझे। और क्वेश्चंस आपको इसी तरह से पूछे जा रहे हैं आजकल सर, जो किसी किताब में ना दिया हो, ना कोई मटेरियल में सीधा-सीधा दिया हो, बट जो है वो फ्रेगमेंटेड है। हम उसको उसमें से सिलेक्टिवली निकाल के लेके आ रहे हैं कि कितना वाइब्रेंट था, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है सर, है ना, समझे, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ था। अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना, समझे। द यादवास आर रिलेटेड टू यादवास ऑफ द्वारका, नो, दे वर इंडिजिनस डायनेस्टी सर, ठीक है ना, समझ में आया। तो कल कंटिन्यू करेंगे, टुमारो विल कंटिन्यू दिस पार्ट सर, है ना। तो वी विल कम टू नो कि कहानी किस तरह से चलती है। तो कल इसके ऊपर आएंगे सर, है ना, कि यादव कौन थे, कहां से आए थे सर, ओके। यादव एक्चुअली राष्ट्रकूटों के सामंत थे, है ना, समझे। और इनके देश को कहते हैं सेना देश। सेना देश के कारण ये यादवों के लिए शब्द भी सेना वंश के रूप में लिखा गया, समझे, अंडरस्टूड। तो ये राष्ट्रकूट, क्योंकि मैं बताया देखो, सामंतीयेशन या सामंती प्रक्रिया सब जगह थी, अंडरस्टूड। तो यादव, काकटिया, होयसाल, और बीच में आपको वेस्टर्न चालुक्य भी मिल जाएंगे। वेस्टर्न चालुक्य या वो क्या थे, कल्याणी चालुक्य, समझे। ये भी एक पीरियड में अभी रिवाइवल हुआ था 1000 के बाद। तो लंबी कहानी आपको मिलती रहती है, अंदर अंदर ये लोग लड़ते रहेंगे सर, ओके, है ना। तो इस पीरियड में हमें कल्चरल सिग्निफिकेंस मिलना चाहिए सर, है ना, कि संप्रदायों का निर्माण हुआ। अब मैंने बताया कि नामदेव है, ज्ञानदेव है, इनका डेवलपमेंट होता है ना, वीर शैव संप्रदाय का निर्माण हुआ। इनफैक्ट बासवाचार्य इस पीरियड से बिलोंग करते थे, 1200 से। ये यादव डायनेस्टी के साथ आपको मिलता है सर, है ना। बासवाचार्य, बासवन्ना, जो शैव संप्रदाय थे सर, है ना, समझे। हाँ, काकटिया का इस पीरियड में ग्रोथ होगा सर, है ना। इनफैक्ट साइंस का कितना डेवलपमेंट हुआ आप देखिए, भास्कराचार्य करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आर्यभट्ट और वराहमिहिर के जो दर्शन थे उसको आगे कंटिन्यू किया, है ना, एक्सपेंशन होता है। मराठी लिटरेचर आपको मिलता है, मैंने बताया रीजनलाइजेशन, कल मैं करवा दूंगा। बुद्धिज्म मतलब क्या कहते हैं, बंगाली लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, है ना, तेलुगु लिटरेचर, है ना, समझे। ये सबके सब लिटरेचर आपको बनेंगे इस पीरियड, क्योंकि रीजनलाइजेशन है तो साहित्य। और इसमें दो प्रकार का डेवलपमेंट होगा, एक इंडिजिनस डेवलपमेंट होगा और दूसरा ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन में टीकास बहुत आएगी, कमेंट्रीज आपको मिलेगी सर, समझे। इसमें रिलीजियस लिटरेचर का भी होगा और सेक्युलर लिटरेचर भी होगा। रिलीजियस लिटरेचर जैसे वेद है, पुराण है, महाभारत हो गया है ना, समझे, रामायण हो गया है, उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। और दूसरी कहानी आपको सेक्युलर लिटरेचर में जो धर्मशास्त्र थे, वो शास्त्रों का रीइंटरप्रिटेशन किया जा रहा है सर, टीका के रूप में, कमेंट्रीज के रूप में, जैसे मिताक्षरा सिस्टम निकल के आई। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति थी, है ना, याज्ञवल्क्य की स्मृति के ऊपर विघ्नेश्वर जो चालुक्य के कोर्ट में बैठते थे, इन्होंने मिताक्षरा के ऊपर कमेंट लिखी कि किसको कितने राइट मिलने चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के अधिकार को लेकर डिबेट हुई थी ना सर, ओके। तो बहुत सारी चीजें आपको इसके साथ मिलेगी सर, अंडरस्टूड दिस पार्ट सर, ओके। तो ये इसके साथ स्टोरी क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे ये रिलेटेड था सर, समझे। चलिए सर, तो हाँ, मेरा थी भी इसी पीरियड में आया सर, बहुत सारे ऑथर्स, आई कम बैक टू दिस पार्ट टुमारो सर। So world history begins from Renaissance or Enlightenment. The questions are asked from Enlightenment, but the theme begins from Renaissance. देखो क्वेश्चंस एनलाइटमेंट से पूछते हैं 18th सेंचुरी से, बट देन कहानी ये है कि ये एनलाइटमेंट आया रेनेसां के कारण, ये नहीं समझोगे तो क्या समझोगे। प्रॉब्लम यही है ना सर, है ना, ऐसा आसमान से टपका खजूर पे लटका थोड़ी होगा। अरे उसकी बुआ लगती होगी सर, गलती से मासी बोल दिया होगा। बुआ या मासी थी सर, ना समझे, उसकी इमीडिएट फैमिली से थी सर। मासी की छोकरी थी या बुआ की वो था। अरे ये इंडस वैली ट्रेडिशन नाम क्यों दिया गया है, उसके साथ जोड़ा गया है सर, ठीक है, समझे। सो द पर्पस वाज टू अप्रिशिएट द कंटिन्यूटी ऑफ मटेरियल एविडेंसेस व्हिच लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन एंड इवेंचुअली लोकलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कल्चर्स। बेसिकली इंडस वैली को लेकर जो टर्मिनोलॉजी में डिबेट है ना, किसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, इसको इंडस वैली ट्रेडिशन कहते हैं, उसमें बेसिकली ये शब्द यूज किया गया था, इंडस वैली ट्रेडिशन। क्यों किया गया था, क्योंकि ये मूल तरह से लोकल कल्चर्स थे, लोकल कल्चर्स एक हुए, ये बड़े ट्रेडिशन में आए। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद डिक्लाइन में गया, उसके बाद फिर लोकलाइजेशन हुआ। इसके लिए इसको ट्रेडिशन कहा गया कि ये परंपरा थी, ये परंपरा एक हुई, ये परंपरा फिर टूट गई सर, बाहर निकल के आ गई, तो उसके कंटेक्स्ट में दिया गया था। अंडरस्टूड दिस पार्ट। चलिए सर, ठीक है ना, तो आज खत्म करते हैं क्लास को। ऐसा जहर तो बहुत लोग देते हैं, प्यारी प्यारी बातें करके भी लोग जहर पिलाते हैं, कौन सी बड़ी बात। हाँ जी भाई सर, विश्वास, हेलो, आवाज आ रही है आपको विश्वास की। हेलो विश्वास, हेलो, हेलो, चेक चेक चेक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए सर। हेलो, हाँ जी, बोलो सर। हाय सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए, यू आर ऑडिबल। हेलो, हाँ बोलिए सर, इनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। बस क्या भाई, बस क्या, ऐसा करने का गजब। मतलब पहले क्या किसी की आवाज़ सुननी होती थी ना तो फ़ोन लगाते थे, ब्लैंक कॉल कहते थे हमारे ज़माने में। आजकल तो चलता नहीं है क्योंकि मोबाइल में नंबर आ जाता है ना। पहले लैंडलाइन होता था तो ब्लैंक कॉल आता, सुनते थे आवाज़, अलग ही सुकून मिलता था। अब तो क्या मोबाइल में तो नंबर आ गया, ट्रू कॉलर आ गया, सब आ गया है, कौन करता है, कहाँ से कर रहा है सब। तो ये सब ब्लैंक कॉल था। विश्वास को, उनको हमारी आवाज़ उनको सुनाना था सर। हाई स्कूल में थे तब ये प्रथा बहुत चलती थी, ब्लैंक कॉल की प्रथा। हमारे स्कूल डेज में मोबाइल नहीं हुआ। हेलो 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 रख दिया। फिर वो उसमें कॉलर आईडी आना शुरू हो गया। फिर उसमें बीएसएनएल में अलग से डब्बा लेना पड़ता था कॉलर आईडी वाला, सामने वाले का नंबर डिस्प्ले हो जाता था। और फिर कुछ कुछ टेलीफोन्स भी ऐसा लगे जिसमें नंबर डिस्प्ले होता है, कॉलर आईडी के लिए 100 रुपये अलग से बिल आता था। तो हमारे दोस्त को पता नहीं था, उसको लगा वही पुराना सिस्टम चल रहा है। तो भाई साहब ने 2-3 नंबर घुमाए होंगे, वो पहले से करता था बस सुनने के लिए। फिर सामने कॉलर आईडी था, रिटर्न कॉल आया, पकड़े गए, धर दिए गए सर, समझो। फिर कंप्लेन हो गई कि बोले ना देखो ऐसी-ऐसी करतूतें हो रही है नवासी के दौरान। खैर चलिए, तो मतलब वो जनरेशन को आप समझ नहीं पाओगे सर, समझे। यू वोंट बी एबल टू कोरिलेट टू द फैक्ट्स, है ना, वो जनरेशन से बिलोंग। क्योंकि क्या सब कुछ मिल गया, मैसेज भी सीधा हो जाता है सर। हमारे ज़माने में मैसेज पहुंचाने के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, क्या पता सर। खैर चलिए सर, बाय बाय।